लोगों ने इसकी फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि यहाँ पे फेंग ने अपना आधा अधूरा बदला यहाँ पे सॉन्गफी के साथ ले लिया था, उसे कई बार चटका के। इसके बाद वो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा के लिए उसे यहाँ पे सोलो ही रखना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे उसे वैंग की टीम से कट ऑफ करवा देता है एक नई टीममेट को मिलवा के, जो कि यहाँ पे उसी की पास्ट में एक मेंबर हुआ करती थी, इसका नाम लिटिल जुबे था। इसके बाद जब वैंग और उनके सब लोग एक साथ मिलते हैं तो फिर यहाँ पे आनियो भी आ जाती है और फेंग हम लोगों को उसके बारे में बताता है कि यहाँ पे दूसरी कंट्री के फॉरेन प्लेयर्स हुआ करते थे, ये उनके लिए नाइटमेयर होती थी, क्योंकि एक तो चीफ ऑफ जस्टिस है, इसलिए जो बुरे फंक्शन होते हैं उन्हें भगा भगा के पीटती थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं से ही शुरू होती है। आनियो यहाँ पे फेंग से डायरेक्ट कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट है और उनमें से सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो या फिर रिकार्नेटर हो, ऐसा ही कुछ। साथ ही में वो फेंग की बची हुई जो पेमेंट थी वैंग वाली वो पूरी भी कर देती है। वहाँ पे फेंग को अच्छे से याद था कि ये जो आनियो है वो वैंग की टीम में नहीं हुआ करती थी, वो किसी दूसरी टीम में हुआ करती थी। खैर फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक उसे यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलते हैं। वहीं पे आनियो फेंग को बताती है कि वो लोग यहाँ पे फेंग से सारा सामान खरीदेंगे जो भी वो बेचेगा, क्योंकि जियांग सिटी की जो ऑफिशियल लाइफ स्पैन है वो सब कुछ यहाँ पे आनियो के पास ही है, इसलिए यहाँ पे फेंग को उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। इस पे फेंग जवाब देते हुए कहता है कि ना ना, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, जब तक पैसा आता रहेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और वह बताता है कि आनियो दो धारी तलवार के तरीके हैं, बहुत ज्यादा चालाक, एकदम चतुर और एकदम खतरनाक। मौका मिले तो ये तुम्हारी गुद्दी दबोच लेगी, इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा आनियो से दूरी बनाए रखो, लेकिन जब भी फायदे की बात तो तुरंत लूट लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रियलिटी पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग उन सभी फैन गर्ल्स को देखते हैं। वहीं सॉन्गफी ने अनाउंस किया था कि वो सभी लोगों से यहाँ पे बात करने वाला है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए, इसलिए उसके जितने भी फैन थे वो सभी बौखलाए हुए थे और अपना सारा ट्रेडेबल लाइफ स्पैम सॉन्गफी को देने लगती है। लेकिन सबके पास ज्यादा लाइफ स्पैम बचा ही नहीं हुआ था, ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पे कई सारी चीजें की थी। ऑफ कोर्स फेंग की तरह इन लोगों ने भी कई सारे प्लेयर्स को यहाँ पे मौत की नींद सुलाई थी, तो फिर इन लोगों के ऊपर भी किलर का स्टेटस लग चुका था, जैसे कि फेंग के ऊपर लगा था। इसलिए अगर ये लोग मरते हैं तो फिर इन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा लाइफ स्पैम देना पड़ेगा नॉर्मल प्लेयर के मुकाबले में। इसके बाद हम लोग उस मोटी वाली फैन पे आ जाते हैं और ये तो बौखलाई हुई ही थी, तो क्योंकि ये टीम की टैंक हुआ करती थी, तो फिर आगे जाकर इसको यहाँ पे हल्ला रोकना और हमला करना दोनों ही काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए इसके पास सिर्फ 2 दिनों का लाइफ स्पैम बचा हुआ था। इसलिए इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम गेम के अंदर चल बसी तो फिर बिस्तर से सीधा तुम्हारी अर्थी ही उठेगी, इसे तो 4 लोग भी नहीं उठा पाएंगे, बिस्तर में ही आग लगानी पड़ेगी। खैर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे से कहती है कि ये सॉन्गफी के पास जाएगी और सॉन्गफी इसकी पक्का मदद करेगा। और ये चीता छाप चीजें देख के जानते हो मुझे किसी की याद आ गई, पापा हूँ मैं इस दुनिया का पापा। इसके बाद सबसे खतरनाक ड्रेस पहनती है जिसको देख के मैं तो खून के आंसू रोना चाहूंगा और मीठी खीर खा के भानु प्रताप की तरीके दुनिया को त्याग देना चाहूंगा। हीरा ने तो उसे बचा ही लिया था, लेकिन मेरा कोई हीरा नहीं, इसलिए मैं सीधा चल बसूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे सोयो के ऊपर आ जाता है और ये भी जाग के उठती है, तो फिर सही से पता चलता है कि यहाँ पे जो गेम की करेंसी है ट्रेडेबल लाइफ स्पैम वो यहाँ पे एक दिन की लाइफ स्पैम 15,000 युआन के बराबर है। इस तरीके से सोयो इतने समय यहाँ पे मिलीनियर हुई। और ऑफ कोर्स सॉन्गफी की जबरी फैन होने की वजह से इसके पास तुरंत न्यूज आती है कि सॉन्गफी गेम के अंदर 3 बार निपटा दिया गया सैडो के हाथों। फिर इसका इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इतना तो मैं अपने मामा के लिए नहीं रोया था जितना ये बिलक बिलक के रो रही है। इसके बाद ये बिलक बिलक के रोने ही लगती है, रोने ही लगती है, रोती ही रहती है। और ऑफ कोर्स ये लोग इतना ज्यादा बड़ी वाली फैन है तो इन लोगों का एक फैन ग्रुप भी था, नॉर्मल थिंग। और इन्होंने फैन ग्रुप सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं, बर्बादी के लिए, जो इन आइडल के फैन नहीं रहते या फिर किसी दूसरे आइडल के फैन। इसमें मोटी वाली यहाँ की लीडर थी एज यूजुअल को ये सभी लोगों से कहती है कि सॉन्गफी को जरूरत है, वो सभी लोग यहाँ पे जियांग सिटी के अंदर इकट्ठा होंगे और सॉन्गफी को यहाँ पे अपना ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बेच देंगे और उसके बदले में इन लोगों को यहाँ पे एक दिन के रेशियो के बराबर में 10,000 युआन मिलेंगे। और इन लोगों से कहती है कि ऐसे हम लोग अमीर भी हो जाएंगे और हमारे पास मौका भी आ जाएगा सॉन्गफी की मदद करने का। और ऑफ कोर्स सायो जैसे ही सुनती है तो ये तुरंत भागते हुए चले जाती है, नहा तो लेती कम से कम सॉन्ग की मदद करने के लिए। कहती है कि ये 200 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ जो इसके पास है पूरा का पूरा ये सॉन्गफी को दे देगी, इसकी भी अर्थी साथी में उठेगी। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे फेंग को देखते हैं जो कि इसी साइड पे आया हुआ था और थोड़े से खाना खाने के लिए कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा कर रहा था। और देखते ही देखते भाई साहब हमारे लेवल 10 पे आ जाते हैं। इसके बाद दोबारा हम एकदम लंबी चौकी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं जानना, ना ही तुम्हें जानना है। हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट स्टेटस पे देखते हैं तो सभी लोगों को बताया जाता है कि फेंग ने यहाँ पे लेवल 10 को अचीव कर लिया, जो कि पहला प्लेयर है गेम के अंदर, जबकि ये गेम अभी तक ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ है। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि गेम को एक्सेस कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। खैर ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ दूसरे कंट्री के भी लोग थे वो भी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो साला ब्राजीलिया से भी नहीं है, इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ तक कि कुछ हिडन प्रोफेशन वाले लोग भी सिर्फ लेवल 8 पे ही है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी कैसे लेवल अप कर गया। और ऑफ कोर्स फेंग यहाँ पे लेवल अप कर लिया तो फिर इसको जितनी भी इनिशियल स्किल्स थी वो यहाँ पे अपग्रेड हो जाती है, बेसिकली उनका डैमेज वैमेज बढ़ता है बस। लेकिन फेंग को अब इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, तो सिर्फ यहाँ पे गेम से मतलब रहता था। तो हम लोगों को बताता है अगर तुम लोगों को यहाँ पे बिगनर टाउन छोड़ के जाना होता है तो फिर तुम्हारे पास कम से कम 7 लोग होने चाहिए जो कि यहाँ पे लेवल 10 पे होंगे, तभी गेम तुम्हें अलाउ करेगा बिगनर लेवल छोड़ के जाने को। हालांकि फेंग को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कई सारे लोगों का लेवल यहाँ पे सिर्फ अभी 7 ही है, इसलिए अभी के लिए वो रियलिटी में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा काम करना है। फिर इसके बाद लोग फेंग को देखते हैं जो कि जाग उठता है और ये सॉन्गफी के लिए नाइटमेयर है जो कि जाग उठा है। ये जैसे ही जागता है तो फिर सिस्टम से पूछता है कि तुम यहाँ पे रियलिटी के अंदर अपनी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे, अपने लेवल को एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे, इक्विपमेंट्स, लाइनेज, डिविनिटी भी सब कुछ। हालांकि लिए वो अभी यहाँ पे लाइनेज और डिविनिटी अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ अपनी क्लास एंड लेवल, इक्विपमेंट एंड स्किल्स। तो फिर फेंग तुरंत यहाँ पे अपनी क्लास को एकदम इनेबल कर लेता है। इसके बाद फेंग के पास उसकी हिडन क्लास के लिए नॉर्मल क्लास दोनों आ जाती है। इसके बाद वो लेवल को एक्सट्रैक्ट करता है तो लेवल 3 पे पहुंच जाता है। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम लगे ना बहुत ज्यादा हाई है, पूरे 12,000 इसने खर्चा किया, सिर्फ लेवल 3 पे आया है। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे एबिलिटीज का था तो फिर वो तुरंत यहाँ पे एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फेंग ने यहाँ पे सिर्फ अपनी शैडो वाली एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट किया था जिसके अंदर स्टेल्थ आ जाता है और भी कुछ लो लेवल की क्वालिटी वाली स्किल्स जो कि यहाँ पे उसके लिए काफी रहेंगे, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ज्यादा हाई है, एजिलिटी हाई है, साथ ही में वो एक ह्यूमन बीइंग की लिमिट पे एकदम पार जा चुका है। साथ ही में उसके पास यहाँ पे अनलिमिटेड इनविजिबिलिटी है, पॉइजन डार्ट्स है जो कि इजीली यहाँ पे किसी भी बंदे को निपटा सकते हैं, खासकर सॉन्गफी के लिए ही उसने ये सब कुछ निकाला है। इसके बाद फेंग अपना फोन उठाता है तो फिर इसे भी पता चल जाता है कि सॉन्गफी इतने टाइम पे यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के लिए भीख मांगना शुरू कर चुका है सभी लोगों को अपने कॉन्सर्ट पे बुला के। इसमें फेंग आगे से कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो बुलाया है तो फिर हम भी जाएंगे। साथ ही में फेंग के पास यहाँ पे कीविन नाम के एक बंदी का मैसेज भी आता है जो कि उसकी कंपनी में शायद सुपरवाइजर है, जिसके नीचे फेंग पहले काम करता होगा और एक सुपरवाइजर होने के तौर पे वो फेंग को गाली ही दे रही थी कि साले तेरे को जॉब नहीं चाहिए क्या, काम धंधा नहीं है, कब से बुला रही हूं मैं, वापस आना, मर मर के क्या, इस तरीके की बातें। इसमें फेंग आगे से कहता है इनकी ऐसी की तैसी और उसको सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है कि जा कर ले फोन जितना करना है। और वो मन के अंदर सोचता है कि बहुत ही जल्दी इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि असली फॉरसेकन गॉड गेम है क्या चीज। जैसे किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का मीटअप नहीं होता है वैसा ही सीन यहाँ पे ही
था, सब लोग बौखलाए जा रहे थे और चिल्ला चिल्ला के नाम बुला रहे थे। और फिर हम लोग सोंगफी को देखते हैं और उसके बगल में एक और महिला मित्र थी, और इसे मित्र नहीं बुलाओ तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। खैर मुझे नहीं पता कि इन दोनों की बातें यहाँ पे पब्लिक हो रही है या फिर नहीं, कि ये दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। अब स्टेज के ऊपर बैठे माइक लगा रहता है ताकि सब लोगों को सुनाई दे, और ये लाइव चल रहा है तो बेसिकली इन लोगों के पास माइक होना ही चाहिए। लेकिन इनकी बातों से हमें नहीं लगता है कि ये लोग खुल्लम खुल्ला बात कर रहे थे। खैर लड़की यहाँ पे सोंगफी से कहती है कि मैंने सुना किसी ने तुम्हारी गेम के अंदर 3 बार गुद्दी दबोची एकदम कस के और एकदम चटाक चटाक से मारा। चिंता ना करो, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे हायर कर लिया है ताकि वो लोग उस शैडो वाले बंदे की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता लगा सके, और वो जैसे रियलिटी के अंदर आएगा तब हम उसकी गुद्दी दबोच लेंगे। सोंगफी उसे पूछता है कि तुम लोगों को कुछ पता ही चला कि ऐसे ही फीके जा रहे हो। इस पे वो लड़की आगे से बताती है कि उसने कुछ लोगों को यहाँ पे टाउन के अंदर भेजा है, हम लोग उसे इतना ज्यादा पैसा ऑफर करेंगे, इतना ज्यादा ऑफर करेंगे कि वो साला मना ही नहीं कर पाएगा, और वो जैसे ही रियलिटी के अंदर पैसा लेने के लिए आएगा तब हम उसे धर दबोचेंगे। इसके बाद तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो कभी भूल ही ना पाए। इस पे सोंगफी आगे से कहता है कि अच्छा तुम्हारी डार्जिंग इंडस्ट्री यही काम करती है और तुम लोगों ने कई सारे प्लेयर्स को यहाँ पे अपने लिए फ्री में काम पे लगाया है। अच्छा ये वही लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे फैंग ने बताया था कि रियलिटी के अंदर चोर वाला काम करती थी और लोगों को फंसा लेती है, वही वो वाली लड़की जो एक आर्चरर थी जिसने शैडो को शुरुआत में ही वेलकम करने के लिए कहा था। इसका जियांग नाम था, क्या नाम था मैं भूल गया, ऐसा ही कुछ था। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। खैर जियांग आगे से कहती है कि वो सब तो एकदम बेवकूफ है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ स्पैम ज्यादा जरूरी है पैसों के मुकाबले में। अच्छा वो तुम हमारी साइड पे और ये सभी लड़कियां तुम्हारे लिए बौखलाई हुई है, तो ये अपना सारा लाइफ स्पैम तुम्हें देने वाली है और तुम्हारे लिए मर मिटने को राजी है। जिसपे सोंगफी सोच रहा था कि वो हवा में उड़ेगा। अब इन्हीं के बीच में हम लोग लौंडे को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अपने लाइफ स्पैम को ना बेचना। तुम लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं देखा क्या गेम की तरफ से? अगर तुम्हारा लाइफ स्पैम 0 हो जाता है तो फिर तुम रियलिटी के अंदर भी मर सकते हो। और भाई तू इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं कि साइको रहते हैं, इसके सब साइको फैन है। अगर तेरी मां बहन यहाँ पे टपली मारो उनके सर पे और लेके जाए यहाँ से। खैर ये सोंगफी की तरफ इल्जाम लगा ही दे रहा था कि तुम्हें पता है कि लाइफ स्पैम यहाँ पे लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे अपने फैंस को ब्रेन वॉश करके उनके लाइफ स्पैम को खरीद रहे हो। तुम यहाँ पे लोगों की जाने ले रहे हो, क्या अथॉरिटी तुम्हें ये परमिशन देती है? मैं जा रहा हूँ अथॉरिटी को तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करने को। हालांकि सोंगफी को पता था कि ऐसे लोग आते ही रहेंगे। इसके बाद सॉरी मेरा मतलब ये बंदा माइक उठाता है और आगे से बोल बचन शुरू कर देता है कि वो यहाँ पे लाइफ स्पैम खरीद रहा है, अथॉरिटी को इससे दिक्कत होगी, इसलिए वो इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। जिस पे लड़कियां कह रही थी कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। दैट्स हाउ सी अंधभक्त देयर लीडर्स। अगर वो किसी पे गाड़ी भी चढ़ाते तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन लोगों को दोबारा ब्रेन वॉश करते हुए कहता है कि अब से वो यहाँ पे किसी भी लोगों को कुछ भी नहीं करेगा, वो लोग एक साथ में रहेंगे, ग्रुप बना के घूमेंगे और दूसरे की परवाह करेंगे। इससे सभी लोग यहाँ पे जिंदा रहेंगे और पॉजिटिविटी लेके आएंगे सोसाइटी के लिए। इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे अथॉरिटी इसके साथ काम करेगा, यानी कि सरकार के साथ मिलकर, ताकि ये गेम के अंदर संतुलन बनाए रखे और ये अपने पर्सनल एसेट्स यानी कि पैसों का इस्तेमाल करेगा लाइफ स्पैम इकट्ठा करने के लिए, और गेम के अंदर हर एक बंदे को यहाँ पे बांट देगा ताकि हर कोई को किसी भी दिक्कत ना हो और हर कोई जिंदा ही रहे। खासकर वो अपने फैंस को बांटेगा और ये कहते हुए टसुए बाहर जा रहा था। इस पे सभी लोग आगे से और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ये वो। इसके बाद ये लोग उस बंदे को उंगली करने लगते हैं जो यहाँ पे सोंगफी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि साले चोरी करके ला दो। ये उसे ही पकड़ लेते हैं और उसे कस के धो देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोटी वाली आती है और वो आगे से चीखते हुए कहती है कि तुम लोगों को इन सभी बातों के ऊपर यकीन कैसे हो रहा है? जो भी अफवाह या अनाउंसमेंट हो रहा है वो सब बकवास है। तुम लोगों का दिमाग यहाँ पे सुअर के दिमाग से बदल चुका है, तुम लोग मानो या ना मानो बात। एक 2 करोड़ की गेम का लाइफ स्पैम यहाँ पे रियलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकता है? तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? सभी लोग आगे से कहती है मोटी भैंस ऊपर कैसे चढ़ गई भाई, घास खाने के लिए गई है, कैसे नीचे उतारो यार। फिर इसके बाद अपनी छाती पीटते हुए कहती है कि ये जैसे ही उठी नोटिफिकेशन ने इसे बताया कि इसके पास एक दिन से भी कम का लाइफ स्पैम बचा हुआ है, लेकिन ये इसके बाद में यहाँ पे सही सलामत खड़ी है। इसके बाद चीखते हुए कहते हैं अगर तुम लोगों को यहाँ पे सोंगफी के ऊपर यकीन नहीं है, तुम लोग उसके कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम लोग उसके प्यार के लिए हकदार नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। इस पे लड़कियां तो रोते चीखते जा रही थी कि मेरे पास 1 दिन का है, 3 दिन का है, 17 दिन का है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे सोंगफी को देने वाली हूँ, तो दो ना। परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। इसके बाद हम लोगों को एकदम इमोशनल घिनौना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये फूट फूट के रो रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को राजी हूँ, तुम्हारी ये चेहरा देखने को मैं यहीं पे ही दम तोड़ने को राजी हूँ। और सोंगफी जैसे ही लव यू टव यू बोलने ही वाला था, उसी टाइम पे यहाँ पे फैंग आता है और डांट का इस्तेमाल करते हुए और इसकी आधी मुंडी उड़ा देता है एकदम खटाक से। रेडर इसको सेंसरशिप ना करना प्लीज, जरूरी है स्टोरी के लिए लोगों को महसूस हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। जो डांट उसकी मुंडी का आधा हिस्सा लेके गया है उसको देख के सभी लोगों की फट जाती है, खासकर जियांग की, क्योंकि ये ज्यादा करीब है। और ऑफ कोर्स इसी के साथ ही सोंगफी का खेल यहीं पे ही खत्म होता है और उसकी मुंडी सीधा धड़ाक से जाके इस मोटी वाले के ऊपर गिरती है, तो इस मोटी वाले की भी फट के चार हो जाती है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद सोंगफी को आवाज लगाते हुए कहती है भाई उठो तुम्हें क्या हो गया। फटी सबसे ज्यादा जियांग की थी, वो तुरंत यहाँ से जान बचाते हुए कहती है भागो। उसे अच्छे से पता था कि जब सोंगफी यहाँ पे मरा था तो फिर उसकी बॉडी के ऊपर से एकदम लाइट सी गई थी। ये ऐसी लाइट है जो कि हवा में गायब नहीं हो सकती है, इसको पक्का यहाँ पे किसी ने फेंका था और ऐसे इफेक्ट उसने यहाँ पे गेम के अंदर देखे ही थे, तो फिर वो तुरंत समझ जाती है कि भागो। हालांकि इसे अंदाजा लग चुका था कि गेम की स्किल्स को यहाँ पे रियलिटी के अंदर भी लाया जा सकता है और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ये सब कुछ कर ही सकता है, जिसके बाद वो नाम लेने ही वाली थी कि उससे पहले ही फैंग यहाँ पे एक पत्थर को उठाता और उसकी मुंडी के ऊपर दे मारता है और उसकी भी आधी मुंडी गायब। इसी के साथ जियांग का भी खेल यहीं पे ही खत्म हो जाता है और इस तरीके से फैंग ने यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े 2 बोझों को खत्म कर दिया। आगे की ये बोझ ही बनते भाई बाकी लोगों के ऊपर। एंड डैम दैट्स सैटिस्फाइंग, सच में मजा आ गया देख के। जब पहली बार पढ़ रहा था कुछ ज्यादा एक्साइटेड था, एकदम मजा आ गया था, जो एकदम स्वाद नहीं होते वो आ गए थे। खैर इसके बाद ये सोंगफी वाली न्यूज यहाँ पे आग के तरीके फैल जाती है कि उसकी मौत कुछ ज्यादा ही भयानक थी और उसकी एकदम दर्द दिल को वाली बहन जो उसके बगल में ही थी, जो कि यहाँ पे अपनी जिंदगी उसके लिए निछावर करने वाली थी, तो फिर गेम ने कहा कि निछावर कर दो और उसकी भी बॉडी सोंगफी के बगल से ही मिली क्योंकि उसने यहाँ पे पूरा लाइफ स्पैम सोंगफी को डोनेट जो कर दिया था। पुलिस आई रिपोर्ट की, उन्हें पता चला कि यहाँ पे इन दोनों की ही मौत सुपर नेचुरल वे से हुई है, क्योंकि कोई बंदा गिट्टी फेंक के किसी को मार नहीं सकता। हम लोग यहाँ पे साई और उसकी दोस्त के ऊपर आ जाते हैं और ये लोग ये वाली न्यूज पढ़ के आंसू रोक नहीं पा रहे थे और उन्हें यकीन नहीं रहा था कि सोंगफी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। ये लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते थे। साई की जो दोस्त थी वो बुद्धिमान थी, वो आगे से कहती है कि यहाँ पे पक्का स्टेल्थ नाइफ का इस्तेमाल किया गया होगा, जो कि यहाँ पे गॉड फॉरसेकन गेम की पावर्स हैं। तो मैं लगता है कि कोई यहाँ पे सोंगफी को असैसिनेट कर सकता है, तो वो कौन हो सकता है। इसके बाद वो शैडो का भी जिक्र करती है कि शैडो ने यहाँ पे सोंगफी को गेम के अंदर 3 बार निपटाया था, उसकी गुद्दी चटकटाई थी और ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे एबिलिटीज और पावर्स को गेम के जरिए रियलिटी में भी लाया जा सकता है। तो साई यहाँ पे पूरा प्रोफेस करती है कि यहाँ पे शैडो ने यहाँ पे सोंगफी को 3 बार मारा था, एकदम भगा के मारा था, कुत्तों के तरीके मारा था और इसी के पास यहाँ पे असैसिन्स की एबिलिटीज है और वो एक बंदा है जो कि यहाँ पे असैसिन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है। तो वो यहाँ पे शैडो के ऊपर एक थप्पा लगा देती है किलर का और साई के लिए सोंगफी इस दुनिया के अंदर उजाले की तरीके का था। अब सोंगफी है नहीं तो फिर उसकी दुनिया से उजाला भी चला गया और आगे से कसम खा लेती है, कसम बांध लेती है और कसम पी जाती
है कि वो शैडो को गेम के अंदर खत्म कर देगी। सिर्फ यही उसका एक मकसद है इस दुनिया के अंदर, जिससे वो सॉन्ग का बदला लेगी। नाइस ड्रीम बाय द वे। जिसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि खर्चा पानी करने के बाद में खाना पीने के लिए आया था, क्योंकि अगर तुम गेम के जरिए रियलिटी के अंदर पावर चलाते हो तो फिर एनर्जी तुम्हारी जल्दी कंज्यूम होती है एंड यू नीड टू ईट मोर देन एवर। फैंग के पास दोबारा यहाँ पे नोटिस आता है जो कि उसकी दोस्त की तरफ से आया था, जो उसे कह रही थी कि यार देखो यार तुमने मैनेजर को गुस्सा दिला दिया। तो वैसे ही मोना सांड है, जब गुस्से में रहता है तो उसके नाक से धुआं निकलता है, फिर तो एकदम प्योर सांड लगता है वो। तुम उसका फोन भी नहीं उठा रहे हो, नंबर ब्लॉक कर दिया, ना ही विचार का मैसेज दे रहे हो यार तुम वगैरह, तुम्हें निकाल देगा, पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें इस महीने की। हम लोगों को इस लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम यहाँ पे यांग साओ था। इसकी अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन ये कमजोर है, तो ऑफिस के अंदर हर कोई इसे यहाँ पे रोनते ही रहता है, यानी कि बुली करता है। टेबल साफ कर दो, चाय ले आओ, ये बनाओ, एकदम वेटर बना के रखते हैं इसको। लेकिन फैंग की पिछली लाइफ के दौरान में ये उसकी गॉड स्लेयर गिल्ड की मेंबर हुआ करती थी, इसलिए फैंग इसे कहता है कि उसके पिछवाड़े पे लात मार दो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये सपना है, अभी ही मार दो। और उससे मुंह पे कहना कि भाड़ में जा मोटे सांड, क्योंकि अब काम करने का कोई भी फायदा नहीं है ना। तुम करो चुपचाप गेम के अंदर लॉग आउट करो, एकदम ग्राइंड करते हैं, एकदम लेवल अप बनते हैं, एकदम प्रो प्लेयर। यहाँ आगे से कहती है कि वो गेम तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है यार, मैंने सुना है कई सारे लोग अपनी जान गवा चुके हैं उस गेम के चक्कर में, लेकिन लाइफ स्पैन वाला रहता है और मैंने तो कभी गेम भी नहीं खेला। उसे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, तुम कोई प्रोफेशन चूज करो और जितने भी पॉइंट है उन्हें एजिलिटी के अंदर डाल देना बस। और यहाँ को पता था कि यहाँ पे जो लाइफ स्पैन उनको बेच के तुम पैसे इकट्ठा कर सकते हो, तो फिर उसे पता था कि फैंग ने यहाँ पे बहुत ज्यादा माल कमाया होगा, तभी उसने मैनेजर के पिछवाड़े पे लात मार दी। तो वो उसे पूछती है कि कितना माल कमाया। इस पे फैंग उसे कहता है कुछ भी नहीं, ये कार्डबोर्ड में सो रहा है इतने समय। इस पे आगे से कहती है हाँ ना बताओ। फैंग हम लोगों को बताता है कि ये जो मोटा सांड है वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, असली समस्या तो उसकी भी बॉस है जो कि यहाँ पे रियल बॉस है और इसका नाम कियान सीसी है। फैंग हम लोगों को बताता है कि जो कियान सीसी है वो कियान ग्रुप की सीईओ की डॉटर है और जिस कंपनी के अंदर वो काम करता है वो भी यहाँ पे कियानशिप की ओनरशिप के अंदर ही आती है। और ये जवान मुर्गी को बस एक ही काम आता है, इसके नीचे जितने भी लौंडे हैं उनको उठा लेना। इसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ भी नहीं चलता, ये सुबह उठती है, शाम को होटल में जाती है 6 फॉरेनर्स के साथ में जो कि मिडिल एज में रहते हैं। इसके बाद ये गाड़ी चलाती है, वो भी एक स्पोर्ट कार। इसके बाद दोबारा देखी जाती है 3 अमेरिकन आदमियों के साथ में सिर्फ फन के लिए। ये फैंग को भी भाव डालती है, लेकिन फैंग अपना शरीफ आदमी वो दूरी रहता है इस तरीके की चीजों से। अगर तुम्हें लगता है कि कियान सीसी एक तरीके की अयास औरत है तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि ये उतनी बड़ी परेशानी भी है। कियान सीसी किसी का ज्यादा जवान मुर्गे रहते हैं जो फॉरेनर्स रहते हैं। जब ये गेम लॉन्च हुआ था तब इसने तुरंत यहाँ पे डाजिया यानी कि चाइना छोड़ दिया था और नॉर्थ अमेरिका चली गई थी अपने सपने को पूरा करने। और इसका सपना जानते हो क्या था? अलायंस इन वंडरलैंड एसोसिएशन को ज्वाइन करना। तुम्हें कियान सीसी की पर्सनालिटी के बारे में पता चल चुका है? नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। फैंग हम लोगों को बताता है कि कियान सीसी कुछ ज्यादा ही खतरनाक बंदी थी, इसने यहाँ पे डाजिया का डाउनफॉल फोकस कर लिया था। और फैंग की पिछली लव के दौरान में इसने कई सारी मुसीबतें यहाँ पे डाजिया और उसकी गॉड स्लेइंग गिल्ड के ऊपर लाई थी, यानी ये चाइना की बर्बादी ही चाहती थी जस्ट लाइक यूएसए। इसलिए फैंग ने प्लान बना लिया है कि ये नॉर्थ अमेरिका के लिए निकले उससे पहले ही वो इसकी यहाँ पे फील्डिंग सेट करते और इसकी अर्थी उठा दे, ताकि ये फ्यूचर में कुछ ज्यादा परेशानी ना बने। क्योंकि अगर ये जिंदा ही नहीं बचेगी तो फिर अलायंस इन वंडरलैंड होगा ही नहीं और वो एसोसिएशन ठीक से चल ही नहीं पाएगा और खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि अफवाह के माने तो फिर कियान सीसी का लेना देना यानी कि अफेयर अलायंस इन वंडरलैंड के कई सारे फाउंडर्स के साथ में था, यानी कि जितने भी फाउंडर्स थे अलायंस इन वंडरलैंड के ये उन सभी के साथ रिलेशन में थी। एडिटर इसको तुम सेंसर कर देना बस, ये जो वो गुलाबी पार्ट है इसको तुम यहाँ पे चांद वाले इमोजी के साथ में सेंसर कर देना बस। एडिटर यूट्यूबर को कुछ भी पता नहीं चलेगा, गारंटी मैं देता हूँ। बाद में तुम लोगों को बता दूं कि ये सफेद वाला मुझे ट्रम्प ही लग रहा है, लेकिन दोनों को ही चाइना का डाउनफॉल चाहिए। फैंग हम लोगों को आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही पनौती का फोन आ जाता है, इसका नाम सायू था। फैंग फोन उठा के कहता है कि बको, तो आगे से बकना शुरू करती है कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम्हें 4 सेकंड गेम ने उठा लिया। कह अगर तुम जिंदा हो तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने इतना माल कमा लिया है कि मैं एक घर खरीद सकती हूँ और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आपसे फ्यूचर में तुम मुझे कभी परेशान न करना। फैंग उसे कहता है ठीक है और कुछ? हाँ वो ज्यादा ध्यान नहीं दे, एकदम चिल एकदम। होता नहीं कि तुम एकदम जब पछता जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर तुम्हें कोई फीलिंग नहीं रहती सामने वाले बंदे के लिए। फैंग बिल्कुल वैसा ही था। वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये भी सुनो कि दोबारा मुझे कभी कांटेक्ट ना करना और ना ही मुझे ढूंढने के लिए आना और इस बारे में भूल ही जाओ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। अगर कुछ और बकना है तो फिर बकोने में फोन रखने जा रहा हूँ। इसमें सायू आगे से कहती है एक आखिरी लाइन कि अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा और सारे कम्युनिकेशन में तुमसे तोड़ ले रही हूँ। फैंग उसे कहता है ठीक है, जिसके बाद वो फोन काट देता है और आगे से कहता है कि चलो भैया रियलिटी का काम हो चुका, चलो गेम में चलते हैं, थोड़ा माल वाले इकट्ठा करते हैं और एबिलिटीज को और ज्यादा रियलिटी के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में दुनिया पहले जैसी तो नहीं रहने वाली है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सायू और उसकी दोस्त को देखते हैं, जहाँ पे उसकी दोस्त बढ़िया एडवाइस देती है। ये कहते हुए कि तुम्हें सही में सही लगता है इस तरीके से अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर लेना, तुम्हें उसे माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वो इस बार सच में काफी ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सायू आगे से कहती है कि माफी मेरी जुत्ती भी ना मांगे, उसने यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैम को यहाँ पे बेच के 2 मिलियन कमा लिए हैं कियान ग्रुप को, जिसने उसने यहाँ पे एक घर खरीदा है। अगर वो चाहे तो फिर वो उसके साथ यहाँ पे रह सकती है। बाय द वे इसकी दोस्त का नाम यहाँ पे चोयोवान है और तुम इसे भूल जाओगे मेरी ही तरीके। और इसने यहाँ पे जानते हो फैंग के साथ में ये सारे रिश्ते क्यों खत्म कर लिए? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ही ये शैडो के साथ रहने लगेगी तो फिर इसके फैंग किस काम का रहेगा। देखा, ऐसे ही लड़कियों को गोल्ड डिगर कहते हैं। अब उसी टाइम में यहाँ पे सायू का दोस्त जियांग भी आता है, जो कि उसके लिए यहाँ पे असैसिन एबिलिटी की बुक लेके आया था। और ऑफ कोर्स ये बुक यहाँ पे सायू ने ही मंगवाई थी, जिसके बदले में वो यहाँ पे सायू से कहता है कि तुम वो वादा ना भूलना जो तुमने मुझसे किया है। अब वादा क्या था? वो राज इन्हीं के साथ ही चला गया। सायू से कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी वो छोटी सी इच्छा को पूरा कर दूंगी, तुम चिंता ना करो। और वो मन के अंदर सोचती है कि जरा इन पैर चाटने वालों को देखो तो। और वो मन के अंदर कहती है कि तुम बस इंतजार करो, जैसे ही शैडो के साथ मेरा रिश्ता बन जाएगा मैं तुम जैसे कचड़ों के साथ तो बात भी नहीं करूंगी। इसके बाद वो यहाँ पे वैंग को कांटेक्ट करती है, वही अपना वैंग जिसके बारे में तुम जानते हो। और वो उसे कहती है कि जरा शैडो से कहना कि मैंने उसके लिए यहाँ पे असैसिन बुक ढूंढी है, ये कंट्रोल टाइप की, इसके लिए शायद से उसके काम में आए। और वो मन के अंदर सोच रही थी कि वो स्किल बुक के साथ में यहाँ पे शैडो यानी कि फैंग के साथ में कांटेक्ट में आ जाएगी और उसके साथ रहने लगेगी। इसके बाद ये पूरी चीजों को इमेजिन भी करती है कि ये उसके साथ रहेगी पूरा दिन एकदम चिपक के, उसकी मदद करेगी। ये दोनों एक साथ मिलकर एनिमीज को मारेंगे और एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे हर एक रास्ते, हर एक पॉसिबल वे में। और जब शैडो को यहाँ पे सायू के ऊपर पूरी तरीके से यकीन हो जाए, एकदम आंख बंद करके भी, और जब सायू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और उसके पास यहाँ पे खुद की वैल्यू आ जाएगी, तब वो शैडो को पर्सनली मारेगी, उसकी आंखों के अंदर छुरा भोग के और सॉन्ग का बदला लेगी। वाह क्या प्लान है। तभी वैंग का मैसेज आता है जो कि आगे से कहता है कि शैडो ने बोला है कि ये एबिलिटी 2 कौड़ी के है, इसे बेच खाओ। और इतना कहने के बाद वैंग भी फोन रख देता है, लिटरली उसने बोला बेच खाओ। खैर इसके बाद हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि एक टाउन के अंदर आता है। तभी उसे साइड से आवाज आती है तो वो कोने में झांक के देखता है तो फिर उसे यहाँ पे एक बॉस दिखाई देता है और इसके कई सारे हाथ थे, इसे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जो लोग इसके साथ फाइट कर रहे थे वो आगे से कहते हैं साली की पीठ के पीछे भी आंख है क्या? जहाँ देखो वहाँ पे हाथ इसके पहुंच जा रहे हैं, कानून से भी लंबे हैं इसके हाथ। खैर वो पलक झपकते ही सामने वाले बंदे
को नॉकडाउन कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि किल खत्म। और फेंग हम लोगों को बताता है कि इसका नाम यहाँ पे गोल्डन आर्ट हॉपर्ड है, जो कि एक 8 लेवल का बॉस है और इसके पास यहाँ पे एक यूनिक स्किल है जो कि एंटी स्टेल्थ है, जिसका लेवल 2 है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे फेंग की जो स्टेल्थ एबिलिटीज है वो यहाँ पे पूरी तरीके से यूजलेस है इस बॉस के सामने। इसके बाद विनाशकारी यहाँ पे फेंग को देख लेता है, हाँ मैंने इसका नाम बदल दिया, आर्ट हॉपर्ड को ज्यादा ही मुश्किल लग रहा था। खैर फेंग भी बाहर निकल आता है कि उसको भी विनाशकारी के साथ खेलना था, जिसके बाद फेंग यहाँ पे विनाशकारी के ऊपर लगातार डैमेज पे डैमेज मारता ही रहता है, क्योंकि स्टेल्थ एबिलिटीज का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे डैमेज के भरोसे इस बॉस को हराना चाहता है। फेंग यहाँ पे खासकर जो हेड और नेक वाली एबिलिटी थी वो खास काम आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ पे विनाशकारी की हेल्थ को बहुत जल्दी खत्म कर दे रही थी, और ये सब कुछ यहाँ पे लिटिल ब्लैक की वजह से मुमकिन हो पा रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पे मदद की थी ये सभी एबिलिटीज ढूंढवाने में। इसके बाद हम लोग उस मैजिशियन लड़की को दोबारा देखते हैं, इसका नाम बता दो भाई कोई। वो भी यहाँ पे शैडो को इस तरीके से फाइट करता हुआ देख के हैरान हो जाती है कि उसने यहाँ पे विनाशकारी की हेल्थ को इतनी जल्दी से खत्म कर दिया। इसके बाद फेंग अपने पास यहाँ पे पॉइजन राइट बाहर निकालता है और विनाशकारी के माथे के ऊपर दे मारता है, लेकिन ये भी काफी नहीं था उसे पूरी तरीके से हराने के लिए। फेंग को यहाँ पे अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, जिसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही कुछ करने वाला था उससे पहले ही विनाशकारी उसके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला बोल देता है और धड़ाधड़ अपने 70 हाथों के साथ में यहाँ पे शैडो के ऊपर धड़ाधड़ स्लैशेस मारने लगता है। लेकिन फेंग भी यहाँ पे उसके सभी अटैक के साथ में मीटअप कर रहा था और हर एक अटैक को इजीली डॉज कर ले रहा था। इसको देख के मैजिशियन और उसकी बूंदी दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि फेंग यहाँ पे ना ही उसके अटैक को अवॉइड कर रहा था, बल्कि वो पूरी तरीके से समझ रहा था कि ये अटैक पैटर्न कैसा है इसका। फेंग की स्पीड साथ होने के साथ में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पे बॉस के हर एक अटैक को एकदम इजीली डॉज कर ले रहा था। हालांकि इन लोगों ने इस बॉस के साथ में कई सार फाइट की थी, लेकिन इसके बावजूद ये लोग उसे हरा नहीं पा रहे थे। फेंग हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे इतना पावरफुल इसी वजह से बना है कि उसके पास लाइफ के दौरान उसने यहाँ पे सहयोग के साथ में इस बॉस के साथ 100 से भी ज्यादा बार फाइट की थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इसे हरा नहीं पाए थे। और इसी वजह से फेंग को यहाँ पे इसकी बॉस के बारे में सब कुछ पता है, इसकी डोमेन, इसके अटैक पैटर्न और उसकी सब एक चीज के बारे में। और उसे समझ में आ चुका था कि इस बॉस को हराने का तरीका यहाँ पे ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि इसके अटैक पैटर्न को सीखना है और इसकी रिदम के साथ इसे फॉलो करना है। और इसी वजह से फेंग यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स में से एक है, जिसके बाद वो यहाँ पे विनाशक के ऊपर फाइनल ब्लो मारता है, तो विनाशक की स्ट्रेंथ अब यहाँ पे सिर्फ 10% ही बच गई थी। खैर इसके बाद विनाशक को समझ में आ जाता है कि वो फेंग को यहाँ पे हरा नहीं सकता, इसलिए वो उल्टे पैर यहाँ पे भागने की कोशिश करने लगता है। तो फेंग अपने पास से डॉट को बाहर निकालता है और उसके माथे के ऊपर दे मारता है। इसी के साथ विनाशक का काम यहीं पे खत्म होता है और फेंग ग्रीडी हैंड की मदद से सब कुछ उसका निचोड़ लेता है, सब कुछ वो उसकी पुश्ते भी निचोड़ लेता है। ग्रीडी हैंड का काम ही यही है। खैर इस लूट के साथ में फेंग को यहाँ पे एक नई स्किल मिलती है, जिसका नाम ब्लैक लाइट शील्ड था, जो प्लेटिनम ग्रेड की थी। इसका एक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ये था कि फेंग जितनी भी बार यहाँ पे डॉज करेगा, ऑफ कोर्स डॉज रेट ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पक्के बार में ही डॉज होना चाहिए, यानी कि हवा में ही डॉज किया है तो वो उसके डैमेज को यहाँ पे डैमेज इंपल्सिव के अंदर बदल देगा, सॉरी डैमेज इम्यून शील्ड के अंदर बदल देगा। बेसिकली शील्ड बनाएगा तो शील्ड अटैक करने पे धमका भी देगी, जिससे यहाँ पे एनिमी को डैमेज होगा। बाकी सब चीजों के बारे में नहीं जानो तो ही बढ़िया है, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल करता ही नहीं है। हालांकि वो हम लोगों को यहाँ पे इस स्किल बुक का जलवा दिखाता है, वो यहाँ पे स्किल बुक का इस्तेमाल करता है तो उसके चारों तरफ एक शील्ड का घेरा बन जाता है, जो उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई एनिमी उसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे उसके ऊपर बैकफायर कर जाएगी। इसके बाद वो एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वेनम डार्ट्स की स्किल को बढ़ा देता है, इससे वेनम डार्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। साथ ही में फेंग को यहाँ पे कुछ असैसिन टाइप के इक्विपमेंट मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे ग्लव्स थे, जो उसकी फिजिकल, एलिमेंटल, बाकी सब चीजों को बढ़ा देंगे, बेसिकली एट्रीब्यूट्स। इन सब चीजों का काम करने के बाद में वो यहाँ से जा रहा था, तो फिर मैजिशियन उसे रोक लेती है और उसे पूछती है कि उसके पास कुछ माल पानी है क्या। तो फेंग उसे बताता है कि उसके पास यहाँ पे मेजर्स के लिए एक बेसिक गोल्ड स्किल बुक है, जिसका नाम फोर्स्ड रिजेक्शन है, जो कि एक ग्रुप स्किल बुक है। जब भी वो स्पेल का इस्तेमाल करेगी तो फिर उसके अंदर से यहाँ पे 8 आइस बॉल्स बाहर निकलेंगी, जो कि यहाँ पे 8 बार टाइम बाउंस करेंगी। बेसिकली जो एक लार्ज एनिमी रहता है फिर बॉस के खिलाफ में काफी ज्यादा इजी रहेगी। फेंग उसे बताता है इसकी कीमत यहाँ पे 800 दिनों का लाइफ स्पैन है, बच्चों चाहिए तुम्हें। ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा था, इसलिए फेंग आगे से पहला पुछला के इसकी डिटेल्स के बारे में बताता है कि जब ये अपग्रेड हो जाएगी तो फिर इसका डैमेज यहाँ पे 40% से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो वो मैजिशियन यहाँ पे वो स्किल बुक खरीद लेती है। इसके बाद लोग गुड बाय कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फेंग हम लोगों को बताता है कि उसके पास यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, जो यहाँ पे उसे लोकेशंस के बारे में पता है कि बॉस कहाँ पे है। अगर उसे यहाँ पे जल्दी जल्दी लेवल अप करना है तो फिर उसे बॉसेस की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए फेंग अब यहाँ पे एक दिमाग लगाता है कि वो यहाँ पे छोटे टाउन के अंदर जाएगा और ये न्यूज फैला देगा कि जो भी उसे यहाँ पे बॉसेस की लोकेशन के बारे में बताएगा, फेंग उन्हें यहाँ पे गोल्डन स्किल बुक देगा फ्री में। इससे उसके पास यहाँ पे एंडलेस बॉस सप्लाई हो जाएगी और उसे यहाँ पे लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते रहेंगे, जिससे उसका डेवलपमेंट यहाँ पे मैक्सिमाइज स्पीड पे चलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे सयो ने शुरुआत में जो स्किल बुक वाला कांड दिखाया था, अब हमें यहाँ पे शैडो के जरिए दिखाया जाता है, बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे फेंग उसके पास मैसेज करता है और सयो की बात रखता है, तो फेंग आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो 2 कौड़ी की किताब है, उसको कहते हैं कि वो उसको बेच खाए। शैडो हम लोगों को बताता है कि ये ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, ज्यादातर बाहर लोगों को यही लग रहा होगा कि शैडो ने ही सॉन्गफी को मारा है, इसलिए सयो यहाँ पे शैडो को ये स्किल बुक देना चाहती है। हालांकि अब यहाँ पे फेंग को पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि वो यहाँ पे ये स्किल बुक शैडो को इंप्रेस यानी कि साथ में रहने के लिए कर रही है या फिर सॉन्गफी का बदला लेने के लिए कर रही है। भाई वो दोनों चीजों के लिए कर रही है। इसलिए वैंग यहाँ पे सयो को मैसेज करके बता देता है कि उसने बोला है कि ये स्किल बेच खाओ, किसी काम की नहीं है। इसके बाद फेंग वैंग से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बेचना है, अपनी लाइफ डिश तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ तुमसे वो लेने के लिए। वैंग इसके लिए मान जाता है और वो यहाँ पे फेंग से एक सवाल पूछता है, क्या उसने यहाँ पे सॉन्गफी को सच में मारा है। इस पे फेंग आगे से बिल्कुल भी नहीं छुपाता, वो आगे से कहता है हाँ मैंने उसका क्रियाक्रम किया, अर्थी भी मैंने उठाई है और उसको यहाँ पे पर्वो के देश भेज दिया, मेल वर्जन ऑफ परीस, क्योंकि वो आइडल है। फेंग हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए बता दिया क्योंकि वो एक सच्चा इंसान नहीं है। बेसिकली फेंग उसकी फ्रेंड लिस्ट में उसे अच्छे से पता है कि सॉन्गफी जब मारा गया था तो शैडो यहाँ पे ऑफलाइन था, तो फिर उसे अच्छे से पता था कि ये काम शैडो ही कर सकता है। वहीं पे यहाँ पे जो क्राइम का मोटिव था और टाइम था वो पूरी तरीके से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैंग ने पूछा है तो फिर वैंग के पीछे जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने पहले ये सब कुछ गेस कर लिया होगा और वो यहाँ पे वैंग से पूछता है कि अब तुम्हें ये पता ही चल चुका है तो फिर क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो। इसके बाद फेंग हम लोगों को बताता है कि वो ये सारा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि 2 घंटों के अंदर ही कई सारे लोग यहाँ पे लेवल 10 पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो लोग भी यहाँ पे रियलिटी के अंदर एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिसके बाद इस बात को सीक्रेट रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए फेंग यहाँ पे इस बात का अच्छे से फायदा उठा सकता है, ये जानने के लिए कि यहाँ पे अथॉरिटीज किस तरीके का रिएक्शन करती है फेंग के इस तरीके से यहाँ पे किसी की जान लेने पे। इसके बाद फेंग जाके इन लोगों से मिलता है तो आनियो से पूछती है कि तुमने ये बात एडमिट कर ली कि तुमने यहाँ पे सॉन्गफी को मारा है। इस पे फेंग बिल्कुल भी नहीं छुपाता और वो तुरंत यहाँ पे एडमिट कर लेता है। इस पे आनियो आगे से कहती है कि उन लोगों ने जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तो फिर फेंग यहाँ पे उन लोगों का प्राइम सस्पेक्ट निकल रहा था और उन लोगों का अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि वही यहाँ पे इस क्राइम को किया हुआ है। खैर वो लोग यहाँ पे शैडो को बताते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट की थी और उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ पे सॉन्गफी और जियांगली दोनों उसके खिलाफ में काम धाम कर रहे थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे लोगों को किडनैप किया था
और उनसे फोर्सफुली काम करवा रहे थे। इसलिए अगर आराम से कहा जाए तो फिर उन्हें मारना यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के अंदर गिना जाएगा। वहीं पे फैंग काफी ज्यादा समझदार था, उसे पता था कि अथॉरिटी दो तरीके की तलवार होती है, मतलब दोधारी तलवार, एक तुम्हें बचाएगी तो एक तुम्हारी जान भी ले सकती है। इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है कि फैंग ने ये कांड किया है, तो ये लोग यहाँ पे अभी उनके साथ यहाँ पे कॉपरेशन यानी कि तालमेल बिछा के रखे हुए हैं ताकि शैडो उनके खिलाफ में कुछ भी ना करे। फैंग हम लोगों को बताता है कि उसने पास लाइफ के अंदर अथॉरिटीज के साथ काम किया हुआ है, लेकिन तब उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं थे, यानी कि वो पूरा क्लीन बंदा था, कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इस लाइफ के दौरान में उसने यहाँ पे सॉन्फी और जियानले को डायरेक्टली मारा है, तो फिर ये चीज काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। हालांकि शैडो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये देखना चाहता था कि उसका रीबर्थ यहाँ पे गेम को कितना ज्यादा बदल सकता है। इसके बाद फैंग अपने पास से सारा माल वाल निकालता है और लोगों को यहाँ पे बेचने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग अथॉरिटी के अंदर काम है, तो फिर इनके पास यहाँ पे लाइफ स्पैन की कोई भी कमी नहीं है। वहीं पे ये सभी लोग यहाँ पे फैंग की लूट को देख के हैरान हो चुके थे, क्योंकि फैंग के लूट में यहाँ पे प्लेटिनम टायर के इक्विपमेंट थे, प्लेटिनम टायर की बुक्स थी। यहाँ तक ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी गोल्ड अनाउंसमेंट नहीं हुई थी प्लेटिनम बॉक्स या फिर उससे रिलेटेड किसी भी चीज की। जिस पे फैंग आगे से कहता है कि वो लकी हो गया था लिटिल जुबे की वजह से, उसे यहाँ पे कोई चेस्ट मिल गई जिसकी वजह से उसे यहाँ पे जेड स्किल बुक मिल गई और साथ ही में उसे कुछ यहाँ पे प्लेटिनम ग्रेड की चेस्ट भी मिली, जो कि काफी ज्यादा लकी था। फैंग यहाँ पे लिटिल जुबे को लिटिल स्नो कहके बुलाता है और वहीं पे लिटिल ब्लैक को लिटिल ब्लैक ही कहके बुलाता है, तो वो काफी ज्यादा परेशान थी। फैंग उसे कहता है कि नाम बदल दूंगा, लिटिल पूप कहके बुलाऊंगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तुम्हें। वहीं पे फैंग को धन की चिंता हो रही थी क्योंकि ये सब माल सस्ता तो होगा नहीं। वहीं पे आनियो यहाँ पे फैंग से कहती है कि हम लोग यहाँ पे सिल्वर टायर के बॉस को नहीं हरा पा रहे, तुम यहाँ पे प्लेटिनम और जेड ग्रुप की चीज लेके आ रहे हो। फैंग आगे से कहता है कि धन की बातें करो, बिजनेसमैन हो, देर हो रही है। फैंग लोगों को बताता है कि प्लेटिनम ग्रेड की जो आर्चर स्किल है उसकी कॉस्ट 2500 दिन है, प्लेटिनम बजर्ग वेपन है उसकी कॉस्ट यहाँ पे 1500 दिन है, प्लेटिनम मेज स्किल बुक है उसकी कॉस्ट यहाँ पे 3000 दिन है, पे जो गोल्ड स्किल बुक है और जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट यहाँ पे 8000 दिन है। टोटल मिला के ये सब कुछ 16000 दिन हुआ। आनियो तुरंत इस डील के लिए साइन कर देती है, लेकिन वैंग की फटते जा रहे थे क्योंकि ये प्राइस कुछ ज्यादा ही है। वो लोग एक बॉस को तो हरा नहीं पा रहे, इतना पैसा कहां से लेके आएंगे। लेकिन आनियो को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो झटके के अंदर ही सारा पैसा यहाँ पे फैंग को पे कर देती है और वो साथ में यहाँ पे लिटिल स्नो और मैंग का जो पहले वाला डेट था वो भी पूरा कर देती है। यानी कि लिटिल जुबे का जो पैसा था वो कॉस्ट स्किल बुक वाला वो भी याद होगा और फैंग का भी, तो वो सभी को मिला के यहाँ पे फैंग को टोटल 22000 दिन पे कर देती है। फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास इतने ज्यादा यहाँ पे लाइफ स्पैन है, अगर उन्हें कैश के अंदर कन्वर्ट करे तो फिर उसके पास 400 मिलियन रुपए हो जाएंगे और इतना माल तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, वो भी परेशान हो जाएगी, इतना पैसा हम देंगे इसे कैसे। अब अगर तुम लोग सोच रहे हैं फैंग इनकी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है, तो हम लोगों को ये बताता है कि ये लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर वो इन लोगों को यहाँ पे स्किल इक्विपमेंट और बाकी सभी चीजें देगा तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे मजबूत होगी और जितनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे गवर्नमेंट बनती जाएगी उतना ज्यादा वो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर फालतू का ट्रबल और परेशानियों से बचता रहेगा। इसलिए इनके साथ कॉपरेट करना और भी ज्यादा एडवांटेज में रहेगा। इसके बाद आनियो यहाँ पे फैंग से कहती है कि यहाँ पे दाजिंग इंडस्ट्री ने कई सारे प्लेयर्स को बंदी बनाया हुआ है, हम लोग उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चला जाओगे। तो फैंग को समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट या तो उसे यहाँ पे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है या फिर इस बात के ऊपर थप्पा लगा रही है कि उसने यहाँ पे सॉन्फी को मारा है। इसलिए इन लोगों को वो मना कर देता है, लेकिन वो लोगों को ये बताते जाता है कि उसने यहाँ पे सच में गेम की पावर्स का इस्तेमाल किया था सॉन्फी और दाजिंग को खत्म करने के लिए। जब वो लोग यहाँ पे लेवल 10 के अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर उनके पास नोटिफिकेशन आएगा जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पे रियलिटी के अंदर पावर्स को लेके जा सकते हैं। और वो जाते हुए उन लोगों से कहके जाता है कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा मतलब क्या है। आनियो हम लोगों को बताती है कि यहाँ पे दाजिंग इंडस्ट्री ने कई सारे लोगों के लाइफ स्पैन को खरीदा है, तो जैसे ही उन लोगों के लोग भी यहाँ पे लेवल 10 के अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर इन लोगों का जो रेस्क्यू मिशन होने वाला है वो और भी ज्यादा यहाँ पे टफ हो जाएगा। और इतना सब बताने के बाद फैंग यहाँ से चुपचाप चला जाता है। आनियो इस वाली बात को काफी इजीली समझ जाती है, इसलिए वो वैंग से कहती है कि हम लोगों को 2 टीमों के अंदर बट जाना चाहिए। अगर हम लोग एक ही स्क्वाड के अंदर रहेंगे तो फिर हम लोग छोटे मोटे बॉस को मारेंगे और जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा वो सब में बटेगा, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग टीम में जाते हैं तो फिर एक्सपीरियंस पॉइंट काफी अच्छे से बटेगा और हमें ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ये लोग अलग अलग पार्टी के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे आनियो इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए अथॉरिटी के पास निकल जाती है। इसके बाद फैंग यहाँ पे दोबारा टाउन के अंदर आता है और वो इस बार यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स खरीद रहा था, बेसिकली इन्फॉर्मेशन या फिर लोकेशन सिल्वर लेवल बॉस की और गोल्डन बॉस की। अब उसी टाइम पे यहाँ पे वही बंदा आता है जिसने यहाँ पे डीजिंग के साथ में डील की हुई थी कि वो उसे रियल लाइफ में कैश लेने के लिए जाएगा। अब वो यहाँ पे दोबारा आके शैडो को ऑफर दे रहा था कि उसकी यंग मिस्ट्रेस है यानी कि ज़ेलिंग ने उसे ऑफर दिया है कि वो उसे 300 मिलियन यहाँ पे पैसे देंगे डाजिंग इंडस्ट्री की तरफ से, इसलिए उसे ये सब कुछ छोड़ के रियल लाइफ के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। इस पे फैंग उसे बताता है ऐसा लगता है कि तुम काफी टाइम से अभी तक गेम से बाहर नहीं निकले हो, तुम्हारी यंग मिस्ट्रेस और सॉन्ग दोनों की ही फील्डिंग सेट हो चुकी है, यानी कि वो रियल लाइफ में अर्थी उनकी उठ चुकी है। इस पे ये बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और इसे मन के अंदर खुशी भी होती है। लेकिन जब उसने यहाँ पे इसे 10 मिलियन का ऑफर दिया था और ये लेने के लिए एकदम चला गया था बिना किसी दिक्कत के, लेकिन तब उन लोगों ने इसे धर दबोचा और जब इसकी आंखें खुली तब ये एक कैद खाने के अंदर था और तब से ये उन लोगों के लिए यहाँ पे लगातार मेहनत करे जा रहा है ताकि ये उन लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ स्पैन को इकट्ठा कर सके। इसके बाद वो जियांगली को याद करते हुए कहता है कि ये मर गई, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती मेरे लिए। इसके बाद ये इस बारे में सोचता है कि ये शैडो को यहाँ पे बेवकूफ कह रहा था, लेकिन असल में ये बेवकूफ निकला और इसके मुंह के ऊपर जोकर वाला फेस भी आ जाता है। सारी उम्र में यही मैं बस कहना चाहूंगा। कैरी से जैसे ही सबको समझ में आता है तो ये तुरंत यहाँ से निकल लेता है। जिसपे वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि तुम तो उन्हीं के चेले हो ना, उनके तलवे चाटते हो, तुम्हें दुख नहीं हुआ। इस पे कहता है कि मैं तो फोर्स किया जा रहा था। फैंग उसे कहता है भाग जाओ इससे पहले कि तुम्हारे चित्तोड़ों के ऊपर 2 लातें मार दूं मैं। और उसे पता था कि अथॉरिटीज बाकी में इन लोगों के साथ निपट लेंगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि फैंग को यहाँ पे सिल्वर लेवल के बॉस का कोऑर्डिनेट देता है, तो फैंग उसे यहाँ पे 30 दिनों का लाइफ स्पैन दे देता है। इसके बाद हम लोगों की मुलाकात यहाँ पे कियान सीसी से भी हो जाती है और जैसे ही गेम के अंदर उतरी थी तो उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। गेम के अंदर इसके ग्रुप का नाम यहाँ पे एस ऑफ स्पेड्स है और सब लोगों को यहाँ पे कियान सीसी के बारे में पता था कि वो कियान ग्रुप की हायरस है, यानी कि उत्तराधिकारी। और ऑफ कोर्स कियान सीसी ने यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को मारा था और उनके यहाँ पे लाइफ स्पैन को चुरा लिया था। इसलिए सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये मोहतरमा जहाँ दिखाई दे वहाँ से कट लो, तुम काली बिल्ली समझो इसे, अगर इसने तुम्हारा रास्ता काट दिया तो फिर पक्का तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। वह भी कियान सीसी का अभी तक किसी बड़े प्लेयर से पाला नहीं पड़ा था, तो फिर ऐसे लग रहा था कि ये गेम कुछ ज्यादा खास नहीं है। पॉकेट मनी का इस्तेमाल करो स्किल और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जिसके बाद कॉम्बैक्ट पावर गेन करो, जिसके बाद यहाँ पे प्लेयर्स को हंट करना शुरू कर दो और एक एक करके उनके लाइफ स्पैन को यहाँ पे चुरा लो। वह इसके सपने कुछ ज्यादा ही रंगीले है, बस तुम चित्र से सब कुछ समझ जाओगे। कि हम लोगों को बताती है इसकी नॉर्थ अमेरिका की फ्लाइट यहाँ पे मिस हो चुकी है इस 2 कौड़ी की गेम की वजह से, नहीं तो इतने समय नॉर्थ अमेरिका में बड़े हीरो के साथ में बड़ा एंजॉय करती, यू नो दैट व्हाट आई मीन। लेकिन मजे लेने की जगह पे वो इस गेम के अंदर फंस चुकी है, अब वो कंट्री को भी छोड़ के नहीं जा सकती। एडिटर प्लीज इसे सेंसर कर देना, इस पे पक्का येलो डॉलर आएगा एंड यूज इमोजी। इसके बाद वो कुछ नॉर्मल प्लेयर्स की तरफ देखती तो आगे से कहती ये तो बेचारे नूब है यार, ये बेचारे घबराए हुए थे कहीं इन्हें खा ना जाए, भाई देख रहे हो ये कितना काफ रहा है इसे। खैर इसके बाद वो टोनी से कहती है कि यार तुम्हारे लड़के कुछ ज्यादा ही चार्मिंग है। इस पे टोनी आगे से
कहता है ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ पे लोकल मेन से ज्यादा सुपीरियर है, यहाँ तक कि हम लोग रियलिटी के अंदर भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जब हम लोग रियलिटी के अंदर पहुंचेंगे तब तुम इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकती हो तुरंत के तुरंत, और एक्सपीरियंस करने का मतलब कुछ अलग ही स्ट्रेंथ है, वो बेड के ऊपर वाली स्ट्रेंथ है। जिसके बाद ये सॉन्ग की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुमने सॉन्ग के बारे में सुना कि वो कुत्ता निपट गया, मैंने उसके साथ एक बार रात बिताई थी, वो साला 1 मिनट के अंदर ही ढेर हो गया था, फिर बाद में मुझे उसे लात मार के बाहर निकालना पड़ा, उससे अच्छा तो कुत्ते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे शैडो के बारे में भी बात करती है कि वो भी एक लोकल मैन है, यानी कि चाइनीज मैन है, लेकिन वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसने यहाँ पे ग्लोबली 1 रैंक हासिल की है। और कियानसी को ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पे शैडो के साथ मिलने वाले प्लान को क्रैक कर लिया है, क्योंकि शैडो ने यहाँ पे सॉन्ग को मारा है, तो फिर ये कुछ ऑर्डिनरी प्लेयर्स को यहाँ पे खत्म करके शैडो से मिल सकती है। इसके बाद वो यहाँ से लॉग आउट कर लेती है, लेकिन टोनी से कहके जाती है अगर तुम लोगों को शैडो मिले तो फिर उसे यह मैसेज भिजवा देना, अगर वो मुझसे मिलता है तो फिर मैं उसे यहाँ पे 3000 दिन लाइफ स्पैम में दे दूंगी। कियानसी को पता है कि शैडो को यहाँ पे पैसों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैम के अंदर पक्का होगा। जिसके बाद कियानसी ये सोच रही थी कि वो शैडो की मदद से यहाँ पे फैंग को निपटवा देगी। तो जब कियानसी फैंग के ऊपर लाइन मारने के लिए गई हुई थी तो फिर फैंग ने ऐसा लुक दिया था, और इस लुक का मतलब होता है तुम्हारी औकात नहीं है। और ये बात कियानसी को दिल पे लग गई थी, इसलिए वो यहाँ पे फैंग की फील्डिंग सेट करवाना चाहती थी शैडो के हाथों। नाइस प्लान बाय द वे। जिसके बाद यहाँ पे सीन सिफ्रो के जियांग वे के ऊपर आ जाता है, जो कि सायो का क्लासमेट है, और वो सायो और उसके दोस्त के साथ में यहाँ पे लेवल अप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह सायो का निशाना अभी भी ठीक से नहीं लग रहा था। तो वो यहाँ पे सायो से कहता है कि अगली बार मुझे सही टाइम पे हील कर देना, नहीं तो मेरी मुलाकात मेरे पूर्वजों से हो जाएगी। लेकिन सायो उसे ज्यादा भाव नहीं देती है, कहती है कि मारे तो नहीं ना, इस तरीके से चिल्लाना बंद करो। इसके बाद वो कहती है कि मैं लगाव कर रही हूँ, मुझे भूख लगी, और वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। और ऑफ कोर्स जियांग वे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे सायो की सॉरी मैं भटक जाता हूँ यार, सिंगल जो हूँ, उसे सायो के साथ थोड़ा सा समय बिताना था, तो वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। वो बस इतना कहता है कि सायो से मिलने के बाद में इसके भाव कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं, समय आने पे देखूंगा कि ये कैसे इतने भाव रखती है। इसके बाद हम लोग सायो को देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट के अंदर थी, और अपने फोन पे यहाँ पे ऑर्डर और स्विगी जोमेटो सब कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन सारी सर्विसेज बंद थी फॉर सेकंड गेम की वजह से। इसके बाद ये फैंग के बारे में सोचते हुए कहती है कि ये जब भी घर आती थी तो फैंग इसके लिए हमेशा खाना बना के रखता था, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन ये खुद को बाद में होश लाते हुए कहती है कि ये बस खाना ही है, फ्रीडम के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, वो ये सब कुछ कर सकती है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसे यहाँ पे फैंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद सिंसेप्टो के फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सिल्वर बॉस से निपटने के लिए गया था, और सिल्वर बॉस अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, लेकिन तभी शैडो उसके ऊपर यहाँ पे स्टेल्थ स्लैश मारता है और इजीली उसे यहाँ पे हरा देता है। और फैंग ने अभी तक यहाँ पे 4 सिल्वर बॉसेस की आरती उठा दी थी, 1 घंटा भी नहीं हुआ था, और उसे टोटल यहाँ पे 16 एवोल्यूशन पॉइंट मिले थे। इसके बाद ये ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है, लूट जो मिलती है, इसके जितने भी कूल डाउन इफेक्ट थे वो भी कम हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद फैंग हम लोगों को बताता है कि उसका अगला टारगेट यहाँ पे प्लेटिनम बॉस है, लेकिन उनके पास यहाँ पे स्टेल्थ डिटेक्शन के 2 लेवल स्किल होती है, यानी कि एंटी स्टेल्थ। इसलिए फैंग को यहाँ पे अपनी स्टेल्थ एबिलिटी को लेवल 3 पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे प्लेटिनम बॉस को हरा सकता है। फैंग हम लोगों को बताता है कि इसकी पास लाइफ में यहाँ पे पूरे 20 लोग लगे थे सिर्फ एक प्लेटिनम बॉस को हराने के लिए, वो भी एक नॉर्मल बॉस था, कोई खास उसके पास एबिलिटी नहीं थी। इसलिए फैंग को यहाँ पे अपनी स्टेल्थ एबिलिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे सबसे आगे रह सकता है, और उसी को यहाँ पे वो पहला प्लेयर बनना पड़ेगा जो यहाँ पे प्लेटिनम बॉस को हराएगा। इसके बाद फैंग टाउन जाता है, और वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट उसके पास फालतू के पड़े हुए थे वो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में वो बेच देता है, और उसे टोटल यहाँ पे 40,000 दिनों का टेडेबल लाइफ स्पैन मिलता है, जो कई सारी चीजों को रियलिटी के अंदर ले जाने के लिए काफी रहेगा। अब जब फैंग यहाँ से जा रहा था तभी उसे एक बंदा मिलता है, जो कि उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे तुम्हारे पास एक अच्छा रिवॉर्ड है, लेकिन फैंग उसे इग्नोर कर रहा था। तो फिर वो बंदा उसके सामने जाता है और उसे कहता है कि किसी का नाम किनफेंग है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस दूंगा और तुम्हें जाके उसे यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, जैसे तुमने सॉन्गी के साथ किया था। इस पे फैंग आगे से कहता है तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पे वो बंदा आगे से बताता है कि उसके बदले में तुम्हें यहाँ पे 3000 दिन टेडेबल लाइफ स्पैन मिलेगा। फैंग हम लोगों को बताता है कि 3000 दिनों का टेडेबल लाइफ स्पैन रियलिटी के अंदर कुछ 50 मिलियन के आसपास कैसे होगा, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान था कि किसको भाई मेरी मौत इतनी जल्दी चाहिए, भाई अभी तो मैं जवान भी नहीं हुआ। इसके बाद फैंग इसी बारे में सोच रहा था कि कौन उसको भाई इतनी जल्दी उठवाना चाहता है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे फैंग के लिए डील लेके आया था वो इसको नहीं जानता था, ना इस लाइफ से ना ही पास्ट लाइफ से। ये बस एक मिडिल मैन है जो कि यहाँ पे मैसेंजर की तरीके काम कर रहा है, जो यहाँ पे किंग फैंग की फील्डिंग सेट करना चाहता है कि वो कोई और है। फैंग की पिछली लाइफ में जो यहाँ पे बवाल शुरू होना हुए थे वो यहाँ पे मिडिल गेम से शुरू हुए थे। शुरुआत में उसका कोई भी किसी से लेना देना नहीं था, सिर्फ एक ही बंदा है जो यहाँ पे फैंग की फील्डिंग सेट करवा सकता है गेम शुरू होने से पहले, और वो है कियानसी। एडिटर प्लीज इसको यहाँ पे तुम हाइड ना करना, 1 सेकंड के लिए लोगों को दिखा देना, बाकी तुम सेंसरशिप कर देना। हाँ ये मुर्गा वाला ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि कियानसी क्या वाला है। फैंग ने यहाँ पे कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसे अच्छे से पता था कि कियानसी के पास सारे रिसोर्स हैं, अगर वो चाहे तो वो किनफेंग को आज के आज उठवा लेती। हालांकि वो उठवा नहीं पाती, मैंने पहले अपने आप को अंडरग्राउंड के अंदर फिक्स कर रखा है, एक कार्डबोर्ड के अंदर सो रहा है इतने टाइम पे। इसलिए फैंग को पता था कि कियानसी के कुछ अलग मोटिव्स हैं, उसका असली मकसद यहाँ पे शैडो के साथ मुलाकात करना है। बाकी किनफेंग को खत्म करना तो बोनस वाली चीज है कि इसके साथ ये भी हो जाएगा, मिल मिलेगी और किनफेंग का पत्ता भी कट हो जाएगा, क्योंकि किनफेंग ने उसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद फैंग यहाँ पे अपनी चाल चलता है और वो तुरंत इस ऑफर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, और उसे कहता है सारा का माल अभी यहाँ पे डिपॉजिट कर दो। वो बंदा आगे से कहता है इतनी जल्दी, लेकिन वो भी यहाँ पे सिर्फ आधे पैसे ही भेजता है, यानी कि 1500 दिन, बाकी वो काम खत्म होने के बाद में भेजेगा। इसके बाद वो बंदा यहाँ पे फैंग को वही एरिया बताता है जहाँ पे फैंग इतने समय रहता है, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एरिया के बारे में बता सकता हूँ, बाकी घर ढूंढने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि फैंग भी हैरान था कि इन लोगों को ये भी पता है कि मैं कौन से इलाके के अंदर रहता हूँ। इसके बाद फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि चिंता न करो, तुम्हें कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि देखो तो कैसे एकदम हीरो बन रहा है, जबकि हम दोनों यहाँ पे कियानसी के लिए ही काम करते हैं। अब फैंग आगे को जा पाता उससे पहले उसे लड़की रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ पे एक बॉस की कोऑर्डिनेशन के बारे में पता है जो कि गोल्ड टायर का है, तुम्हें लोकेशन चाहिए। तो फैंग तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है और उसे पेमेंट यहाँ पे देने लगता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे पेमेंट के लिए मना करने लगती है और फैंग से कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगी, मुझे वहाँ की कुछ लूट चाहिए। तो फिर फैंग उसकी बात मान जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कौन से बॉस के बारे में बात कर रहे हो। तो वो लड़की आगे से बताती है उसका नाम प्लेग बियरर है, यानी कि महामारी देने वाला। जिससे फैंग को समझ में आ जाता है कि इसे बॉस के नाम के बारे में पता है, यानी कि उसे एक बार भिड़ चुकी है। वो लड़की फैंग से पूछती है कि तुम्हें पक्का कोई हीलर नहीं चाहिए, उसके पास यहाँ पे पॉइजन डैमेज है, लेकिन फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद फैंग हम लोगों को यहाँ पे प्लेग बियरर को हराने के बारे में बता रहा था कि उसके पास पॉइजन रिंग होती है, और जैसे ही कोई बंदा उसकी रेंज में आता है तो पर सेकंड उसकी एचपी यहाँ पे डाउन होने लगती है। अगर उसे यहाँ पे प्लेग बियरर को हराना पड़ेगा तो फिर उसे जल्दी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, वो भी कुछ स्किल्स के अंदर है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा मैच खींचेगा उतना ज्यादा उसकी एचपी यहाँ पे लो होती जाएगी। जिसके बाद वो प्लेयर यहाँ पे फैंग को एक केव के पास लेके आती है और उसे बताती है कि उसकी टीम ने यहाँ पे कई सारे बॉसेस को हराया है, लेकिन उसकी टीम इस वाले बॉस को नहीं हरा पा रही है। इसके बाद वो लोग केव से होते हुए एक और भी ज्यादा गहरी केव के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो गोल्डन टायर का बॉस था जो कि
एक पेड़ था और उसके पेड़ के तनों के अंदर कई सारी आंखें रखे हुए थे। टिपिकल गेम स्टाइल एनिमेज। इसके बाद फैंग उस लड़की से कहता है कि जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे तुम्हें 100 दिन देने वाला हूँ। और फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर इसके पॉइजन को अवॉइड करना यहाँ पे 50% का चांस है। जिसके बाद वो यहाँ पे घोस्ट शैडो का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। वो लड़की ये देख के हैरान हो जाती है कि फैंग ने अपने वादे को पूरा किया। जिसके बाद वो उसे बता देती है कि दरअसल ये एक प्लान है, मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे ही बॉस के साथ फाइट करना शुरू करोगे तो ऐसे ही कई सारे लोग आएंगे और वो तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देंगे। और उसे अच्छे से पता है कि उन लोगों के पास यहाँ पे एक आइटम है जिसका लेवल यहाँ पे एंटी स्टेल्थ 2 है। लेकिन फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस पे वो लड़की आगे से बताती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं ताकि मैं तुम्हारे और भी ज्यादा करीब आ सकूं। इसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ पे रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाऊं। फैंग आगे से कहता है वाओ क्या सिटी प्लान है, जैसे कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। फैंग उसकी तरफ देखता है तो वो प्लेयर आगे से कहती है कि मुझे भी फोर्स किया जा रहा है, मैं तो बस तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। तो मुझे मारो ना, जो यहाँ पे इन सभी चीजों के पीछे है, मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है रियल लाइफ के अंदर। मैं भी चाहती हूँ कि वो सभी लोग यहाँ पे खत्म हो जाए और मेरा उनसे पीछा छूटे। तो फैंग उसे पूछता है कि कौन है भाई जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जिस पे वो प्लेयर आगे से बताती है कि इसकी गेम आईडी का नाम यहाँ पे डोंगफेंग जियान है और उसने ये भी बताया था कि तुमने उसे एक बार यहाँ पे मारा है और उसने तुम्हें यहाँ पे असैसिन भुगती थी। इस पे फैंग को यहाँ पे उस बंदे के बारे में याद आ जाता है और वो आगे से कहता है अच्छा तो ये भाई साहब हैं जियान यून, गोल्डन घोस्ट बोर्ड के जरिए मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे और स्किल बुक दी थी। इसके बाद वो प्लेयर यहाँ पे फैंग से कहती है कि तुमने यहाँ पे सोंगफी को मारा है तो फिर तुम इसे भी मार ही सकते हो। वो लड़की फैंग से कहती है कि देखो भाई मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट हूँ, मुझे ऐसा ना देखो, तुम्हारा यहाँ पे काम डोंगफेंग को खत्म करना है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आजाद हो जाएंगे, नहीं तो मेरी भी बलि चढ़ जाएगी। फैंग आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही घटिया प्लान है भाई, मेरी पास लाइफ के अंदर मैंने इस बंदे के बारे में सुना भी नहीं था, पक्का बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो चुका होगा फालतू की बेवकूफी की वजह से। फैंग यहाँ पे अपने हिसाब से चलता है और वो प्लान को यहाँ पे कंटिन्यू रखता है, यानी कि गोल्ड टायर बॉस को वो खत्म करने के लिए आया था तो वो उसे खत्म करने के लिए जाता है। अगर कुछ लोग यहाँ पे उसे खत्म करने के लिए आएंगे तो वो बॉस के साथ उनकी भी फील्डिंग सेट कर देगा। वो जाते हुए यहाँ पे उस प्लेयर से कहता है कि मैं उनके प्लान का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करूंगा, उन्हें यहाँ पे आने दो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे साथ में चलेंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे गोल्डन टायर के बॉस के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। वो लड़की फैंग को मना करती है ये कहते हुए कि ये बॉस को ज्यादा ही पावरफुल है। डोंगफेंग की टीम आने से पहले यहाँ पे कई सारी टीम आई थी और वो लोग यहाँ पे एक झटके के अंदर ही बॉस के हाथों वाइप आउट हो चुके थे। पॉइजन से लगने वाला डैमेज काफी ज्यादा हाई रहता है और वो लगातार पड़ते रहता है, यहाँ तक कि वो टीम यहाँ पे बॉस की 50% लाइफ भी नहीं ले पाए थे, सॉरी 5% लाइफ। और वो मन के अंदर यही सोचती है कि शैडो भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इस बॉस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, तो उसे यहाँ पे भागने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा बिना शैडो के ही। हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। ब्लेसिंग रिलीज, बैक अटैक एनहांसमेंट एक्टिवेट यानी कि बैक स्टैब, थ्रोट कट यानी कि वही स्किल जो कि यहाँ पे उसे स्टच के अंदर से मिली थी। इसके बाद यहाँ पे ग्लूमी कट और सभी का फायदा उठाते हुए उसे यहाँ पे 10,000, 9,000, 6,000, 52,000 इस तरीके के स्लैशेस मारे जा रहा था और झटके के अंदर ही वो यहाँ पे बॉस के 70% एचपी खत्म कर देता है। इसको देख के वो प्लेयर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि फैंग ने यहाँ पे करीब 80,000 के आसपास का डैमेज दिया है बस एक या फिर 2 ब्लो के अंदर ही। हालांकि फैंग यहाँ पे बॉस को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता, वो वापस आ जाता है क्योंकि उसके स्किल्स को यहाँ पे कूल डाउन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके बाद वो रीसेट हो जाएंगी और उसे यहाँ पे डोंगफेंग के चेलो का भी इंतजार करना है ताकि वो यहाँ पे आए, बॉस के साथ फाइट करे और बॉस को थोड़ा और कमजोर करे, जिसके बाद वो यहाँ पे तीसरी पार्टी बन के माल को लूटेगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डोंगफेंग के चले आ जाते हैं और ये भाई कुल्हाड़ी गड़सा लड़सा जो था उनके पास लेके आए थे, वही पे इनको लेट करने वाला वही बंदा था जिसको फैंग ने यहाँ पे 3 बार मारा था। एक बार जब ये उसके साथ भिड़ा था, एक बार लिटिल ब्लैक के टाइम पे और एक बार लिटिल ब्लैक को नीचे गिराने के बाद में। तो फैंग इसको देख के यही कहता है कि ये यार चौथी बार मेरे हाथों निपटने के लिए आया है। और फैंग को इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था कि यहाँ पे जो बाय द वे इस प्लेयर का नाम यहाँ पे नियावाई है और वह यहाँ पे फैंग की साइड पे होने का दिखावा करेगी तो वो अपनी एबिलिटी की मदद से इनके अटैक को रोकेगी। इस पे बिल्कुल वैसा ही करती है और वो गोल्डन ग्रेड की सील का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। वो फैंग इसकी एबिलिटी को देख के थोड़ा सा हैरान था क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एबिलिटीज में से एक है शुरुआती गेम पे, बाद में आगे जाके खराबी हो जाएगा सही से इस्तेमाल ना करो तो। हालांकि फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सील तो इसे फ्री में नहीं मिली होगी, इसने पक्का यहाँ पे कहीं ना कोई जुगाड़ लगा के ईसन गॉड को हराया है और वहीं से इसे यहाँ पे गोल्डन ग्रेड की चेस्ट मिल गई होगी जहाँ से उसको ये गोल्डन ग्रेड की सील्ड मिल गई। फिर इसके बाद प्लान के हिसाब से फैंग यहाँ पे इन सभी लोगों को निपटा देता है इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए और झटके के अंदर इन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद वो यहाँ पे कर्स ऑफ द फ्लावर ब्लॉसम का भी इस्तेमाल करता है और उनकी बॉडी से यहाँ पे फूलों को उगा देता है जो लगातार इनके लाइफ स्पैन को खींचते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाते या फिर ये लोग लॉग ऑफ नहीं कर लेते गेम से। ये सब कुछ देख के भाई अपने मन के अंदर सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने इनके ग्रुप को फॉलो नहीं किया, नहीं तो मैं भी इन्हीं के बीच में पड़ी होती, मेरी भी आंख से फूल खिल रहा होता। इसके बाद वो यहाँ पे फैंग से कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लो, जैसे ही हम लोग लॉग ऑफ होंगे मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगी कि डोंगफेंग रहता कहाँ पे है। फैंग इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद मैं उससे कहती है कि जरा सुनो, अगर तुम्हें कोई भी स्पेशल टाइप की सर्विस चाहिए हो तो फिर तुम मुझे बुला सकते हो, ऑफ कोर्स वो फ्री रही होगी। इसको सुन के फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ओ इसीलिए हमेशा मुसीबत में रहती है, हरकतें सुधार लो बहन अपनी, बेसिकली सी इज डेलीगल। फिर इसके बाद फैंग उसे इग्नोर करता है और यहाँ पे बॉस को जाके इजीली हरा देता है, जिससे यहाँ पे फैंग को पूरे 555 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलता है जो कि यहाँ पे उनके ग्रुप से कई गुना ज्यादा था। इसके बाद फैंग यहाँ पे बाई की तरफ देखता है तो वो उसे पूछता है कि तुम गई नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या। इस पे बाई आगे से कहती है नहीं मैं जा रही हूँ। इसके बाद फैंग आगे से ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लूट को डबल कर लेता है और फैंग को यहाँ पे एक और खतरनाक स्किल मिलती है जिसका नाम डार्केस्ट मोमेंट था और ये प्लेटिनम ग्रेड की थी। हमें बताया जाता है कि फैंग यहाँ पे जब भी इस स्किल का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो यहाँ पे चौथे सेकंड के लिए जितने भी रेंज के अंदर एनिमी रहेंगे उन्हें अंधा कर सकता है और इसकी रेंज 20 मीटर के आसपास है। फैंग आगे से कहता है ये तो एकदम परफेक्ट एबिलिटी है, अब उसे यहाँ पे स्टेल्थ मोड की जरूरत ही नहीं है, वो इस स्किल के साथ में ही अपने एनिमी को यहाँ पे अंधा बना सकता है चाहे उसके पास एंटी स्टेल्थ का कोई भी लेवल पे हो, यानी कि अब उसे यहाँ पे बॉस से डरने की जरूरत नहीं है चाहे कौन से भी लेवल का वो बॉस हो और उसके पास कौन से भी लेवल की यहाँ पे एंटी स्टेल्थ एबिलिटी हो। साथ में फैंग को यहाँ पे एक अटैक टाइप का वेपन में मिला था जिसका नाम असैसिन टाइप वेपन था और इसका नाम प्लेग ब्लेड था और ये भी प्लेटिनम ग्रेड की थी। इसका यूनिक इफेक्ट ये था कि ये फैंग जब भी अटैक करेगा तो फिर अपने साथ यहाँ पे पॉइजन कैरी करेगी और 3 सेकंड के बाद में यहाँ पे पॉइजन एक्सप्लोड कर जाएगा और एनिमी को यहाँ पे जो ब्लेड से डैमेज हुआ होगा उसका 15% डैमेज होगा, यानी कि ब्लेड से अगर 100% का डैमेज हुआ यानी कि 100 का डैमेज हुआ तो फिर इस टॉक्सिन की वजह से उसे 50 का डैमेज और लगेगा जो उसका यूनिक इफेक्ट है। खैर इन सभी चीजों को करने के बाद में फैंग गुफा से बाहर निकलता है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जिनको देख के वो मन के अंदर सोचता है कि बड़ी जॉब के बाद छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए थी और वो उन्हें भी लपेट लेता है। जो बचे हुए तो वहाँ से भागते हुए कहते हैं भागो रही तो साला पूरा खानदान ही निपटा देगा हमारा, लेकिन फैंग उन्हें भी नहीं बख्शता और उन्हें भी निपटा देता है। नहीं गेमर की ये तो खासियत है, बॉस को निपटा के आ रहे हैं, अगर उन्हें कोई छोटा एनिमी दिख गया तो वो सभी निपटा देंगे मिठाई समझ के। इसके बाद में फैंग को महसूस होता है कि उसकी यहाँ पे जो साइडो जॉब है वो यहाँ पे एडवांस हो चुकी है, यानी कि उसका पहले 0 टायर का था तो वो यहाँ पे फर्स्ट टायर की जॉब में आ चुका है, जिससे उसे यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट बोनस मिलते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। साथ ही में
में उसका जो पैसिव जॉब था यानी कि स्टेल्थ था वो भी डबल हो जाता है उसकी ड्यूरेशन। साथ ही में वो नई स्किल इस्तेमाल कर सकता है यानी कि वो स्टेल्थ स्टेट में रहते भी यहाँ पे स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही में उसका स्टेल्थ लेवल भी बढ़ जाता है और उसका एक और पैसिव इफेक्ट बढ़ जाता है यानी कि वो जब भी यहाँ पे एनिमी की आउटसाइड रेंज यानी कि पिच्छू से हमला करेगा तो फिर अटैक डैमेज यहाँ पे दुगना हो जाएगा या फिर तिगुना भी हो सकता है। फिर हम लोगों को बताता है कि ये जॉब एडवांसमेंट काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो यहाँ पे स्टेल्थ को एक्टिव रख सकता है यानी कि वो परमानेंट है यानी कि कूलडाउन को सही से मैनेज करे तो वो परमानेंट यहाँ पे अपने स्टेल्थ को मेंटेन रख सकता है यानी कि हमेशा के लिए वो इनविजिबल रह सकता है। और साथ ही में अगर वो एनिमी के यहाँ पे आउटसाइड रेंज यानी कि विजन से दूर रह के हमला करेगा तो फिर अटैक डैमेज भी बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो भी लोग यहाँ पे लेवल 10 पे हैं या फिर जो भी लोग यहाँ पे लेवल 7 पे हैं उनके लिए यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन की जा रही है गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के लिए। 10 मिनट के अंदर उनके लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल यहाँ पे खोल दिया जाएगा और वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। और फिर को यही जगह जानी थी क्योंकि यहीं से ही गेम शुरू होगा यानी कि मौत का खेल यहीं से ही शुरू होगा। खैर इसके बाद हमें प्लेयर्स की लिस्ट दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे जा सकते हैं जिनमें से पहले नंबर पे शैडो था, दूसरे पे ग्रे रोज नाम करके कोई था, तीसरे पे यहाँ पे स्नोई डे ब्लैक करके था, चौथे पे अपना वैंग था और पांचवे पे हुआ यू करके कोई था। वह पे अनाउंसमेंट देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका था, खासकर लोगों की रैंकिंग देख के क्योंकि वो यहाँ पे जितने भी लोगों के नाम देख रहा था वो सभी जाने पहचाने थे। इनमें से किसी का भी नाम फॉरेनर नहीं था जो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से फेंग के लिए क्योंकि उसके पास लाइफ में यहाँ पे फॉरेनर्स के नाम ही भरे पड़े थे, कोई भी चाइनीज बंदा नहीं था। और फेंग को ये लगता है कि उसने यहाँ पे जो सस्ते में स्किल इक्विपमेंट बांटे हैं वो काफी ज्यादा रंग दिखा रहे हैं। इसके बाद सिंसिप्टो के रियलिटी पे आ जाता है और यहाँ पे कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था जो कि यहाँ पे डाजिंग इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे थे, बेसिकली क्रिमिनल ग्रुप को। हालांकि कुछ लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो अभी भी गेम के अंदर थे और उनकी बॉडी यहाँ पे सोई पड़ी थी। इसलिए ऑफिसर आगे से पूछता है कि उनके साथ क्या करे भाई। इसमें यहाँ पे जो सुपीरियर थे वो आगे से कहते हैं कि सबसे पहले आडियो को कॉन्टैक्ट करो और उनसे कहो कि जो लोग रियलिटी के अंदर सो रहे हैं और गेम के अंदर मुजरा कर रहे हैं ना उनके चुत्तर पे 2-3 लात मारी जाए और उन्हें रियलिटी के अंदर जगाया जाए ताकि हम उनके चुत्तर पे दोबारा लात मार सकें, जिसके बाद हम उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लेंगे, बेसिकली डिजिटल अरेस्ट। मतलब ये लोग गेम की इन्फॉर्मेशन को एकदम पी के आए थे क्योंकि ये मेथड बहुत ज्यादा खतरनाक था। मतलब जो लोग अभी गेम के अंदर ऑनलाइन और रियल लाइफ के अंदर उनकी बॉडी सो रही है, अगर ये लोग गेम के अंदर फंसे रहेंगे तो फिर इनकी रियल बॉडी यहाँ पे भूखी होगी, तब इनको गेम से लॉग ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भूख के कारण भी ये लोग खत्म हो सकते हैं। यानी कि ये इन्हें चैन से तो जीने नहीं देने वाले, गेम के अंदर अलग हरास करेंगे, रियलिटी के अंदर उठेंगे तो उठा ही लेंगे, सीधा जेल में डाल देंगे। और इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा था और ये सब कुछ यहाँ पे शैडो की वजह से हो रहा था। शैडो ने लोगों को यहाँ पे क्रिमिनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि डेजिया इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर रही है। साथ में इन लोगों को यहाँ पे इस बारे में बता दिया कि गॉड अबैंडन गेम की एबिलिटीज को रियलिटी के अंदर भी लाया जा सकता है। इसलिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे और कई सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी एबिलिटीज पहले ले आई थी गेम से और यहाँ पे जो क्रिमिनल ग्रुप था वो लोग नहीं ला पाए थे। अगर यहाँ पे लीडर्स यांग या फिर और भी लोग लेवल 10 पे पहुंच जाते और एबिलिटीज को रियलिटी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते तो फिर जब ये लोगों ने अरेस्ट करने के लिए जा रहे थे तो फिर यहाँ पे कई सारी कैजुअलिटीज हो सकती थी, सिटीज भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तबाही मच जाती और यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसलिए शैडो ने इन लोगों की जो मदद की है इक्विपमेंट स्किल देके तो ये लोग शैडो के बहुत ज्यादा आभारी हैं। इसलिए ये लोग यही फैसला करते हैं कि ये लोग शैडो के साथ में यहाँ पे फ्यूचर में अच्छे संबंध बना के ही रखेंगे ताकि यहाँ पे ग्रेडजिया को फायदा ही हो। जिसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं जो कि यहाँ पे शैडो को मैसेज करती है, उसे मक्खन वक्खन लगा रही थी कि तुम तो कुछ ज्यादा ही हीरो हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। फैंग उसे कहता है पॉइंट पे आओ, तो वो आगे से बात बताते हुए कहती है कि उसने देखा यहाँ पे अथॉरिटी ने डाजिंग इंडस्ट्री को अरेस्ट कर लिया है जो यहाँ पे क्रिमिनल का काम कर रहे थे और कई सारे प्लेयर्स को किडनैप करके से गधा मजदूरी करवा रहे थे। सॉन्गफी और कई सारे लोग यहाँ पे उनके साथ मिले हुए थे और सॉन्गफी भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो कि यहाँ पे अपने फैंस को फंसा रहा था और ऑफिशियल्स को धोखा दे रहा था। इस पे फैंग आगे से कहता है वाओ गवर्नमेंट मेरे लिए काम कर रही है और मेरा नाम साफ कर रही है गंदी जगहों से, ऐसा लगता है फ्यूचर में इनके साथ कॉपरेशन बढ़िया रखना पड़ेगा, डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद वो भाई से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे डॉन फैंग की रियल लोकेशन के बारे में पता चला, उसने अभी तक लॉग आउट किया कि नहीं किया। इस पे भाई आगे से बताती है कि वो जैसे ही लॉग आउट करेगा वैसे ही मैं आपको मैसेज भेज दूंगी इन्फॉर्मेशन के साथ में, लोकेशन के साथ में। इस पे फैंग उसे कहता है ठीक है फिर फोन रख दो। फिर इसके बाद फैंग का यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका था तो वो तुरंत यहाँ पे गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाता है क्योंकि कई सारे प्लेयर्स वहाँ पे जा रहे थे। फिर इसके बाद फैंग टेलीपोर्टेशन अरे के पास जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है, ये कहते हुए कि अब यहाँ से असली गेम शुरू होगा। पर अभी तक कोई भी यहाँ से टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल नहीं कर पाया था तो वो लोग शैडो को देख के हैरानी हो चुके थे कि भाई यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल कर सकता है। खैर गॉड अबैंडन एरिया एक सिटी के तरीके का था, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे खुली पड़ी और पूरी तरीके से वीरान है। अब ये एक तरीके से लॉबी के अंदर बदल जाएगी, यानी कि यहाँ पे कई सारी अलग अलग सिटीज के प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे और गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेंगे और एक साथ कम्पीट करेंगे और रियंस का मजा लेंगे। हालांकि गॉड अबैंडन कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है और जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रियलिटी के साथ मैच खाती है, यानी कि अगर एक तरीके से ये सिटी अगर लखनऊ की हुई तो फिर रियलिटी के अंदर भी लखनऊ की सिटी एक ही तरीके की दिखेंगी, जस्ट लाइक कॉपी कर लिया गया है। इसलिए यहाँ पे ऐसी कई सारी मिस्टेरीज रहती हैं जिनको यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। खैर जैसे यहाँ पे सिटी के अंदर एंटर होता है तो फिर उसका यहाँ पे स्वैग से स्वागत किया जाता है और उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे कुछ केचुए जैसे बहुत बड़े बड़े कीड़े आते हैं और उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं, उसे जमीन के अंदर ले जाते हैं। इसे देख के एक गेम याद आ गया, कुछ कीड़ा करके था। इसी तरीके एक बहुत बड़े बम को कंट्रोल करके एनिमी एयरक्राफ्ट और शिप्स को डिस्ट्रॉय करना रहता था। खैर यहाँ पे तुरंत अपने स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करता है और वो इजीली यहाँ पे इन सभी चीजों को अवॉइड कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे फैंग का स्वागत करने के लिए और भी कई सारे बम आ जाते हैं और एक साथ उसके ऊपर यहाँ पे हमला बोल देते हैं, लेकिन फैंग हवा में जंप करता है और उनके अटैक को डॉज करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे ग्रेस एबिलिटी और साथ ही में इंस्टेंट शैडो फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों के ऊपर अटैक करता है और इजीली उन्हें यहाँ पे नॉकडाउन कर देता है। फैंग हम लोगों को बताता है कि इस सिटी के अंदर यानी कि अबैंडन कॉन्टिनेंट के अंदर मॉन्स्टर हर डायरेक्शन से तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाउन नहीं है जहाँ पे तुम सेंटर ले सकते हो। अगर तुम्हें सेंटर लेना है तो फिर तुम्हें एक रेयन ढूंढनी पड़ेगी और उसे हासिल करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ के मॉन्स्टर को भगा के वहाँ का मॉन्स्टर तुम्हें खुद बनना पड़ेगा, जिसके चलते तुम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डोमेन को यहाँ पे बना सकते हो जो कि एरिया के तरीके काम करेगी। जियांग सिटी के अंदर सबसे बढ़िया सेंटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ तरीके है और इसी जगह पे फैंग यहाँ पे पुरानी गिल्ड हुआ करती थी जिसका नाम गॉड स्लेइंग गिल्ड था। खैर इसके बाद हम लोग एक ग्रीक मैथोलॉजी या फिर यूरोपियन या फिर रोमेनियन किसी बंदे को देखते हैं, इसका नाम पता नहीं मुझे, लेकिन इसी की मूर्ति के नीचे हम लोग यहाँ पे वैंग की टीम को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुके थे। ये लोग इस पूरी रेयन को देख के हैरानी हो चुके थे। ये लोग इसी बारे में सोच रहे थे ये तो मॉडर्न सिटी के तरीके लगता है और उन्हें ये पूरी जगह जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी इन लोगों की नजर एक बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है जो कि जियांगनान सिटी के अंदर ही थी। इसलिए इन लोगों को पता चल जाता है कि ये पूरी रेयन ही इनकी सिटी के अंदर बदल गई है। साथ ही मिलिट्री ब्लैक को पहले से ही पता था कि यहाँ पे फैंग पहले ही आ चुका है तो ये लोग उसे ही ढूंढ रहे थे और तभी इन लोगों के ऊपर भी नापात कीड़े हमला कर देते हैं। लिटिल जल्दी से यहाँ पे अपनी स्प्लिट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों वर्म एक साथ यहाँ पे वैंग के ऊपर हमला करते हैं तो वैंग अपनी शील्ड की
मदद से उनके अटैक को ब्लॉक करता है। इसके बाद लिटिल सुआ यहाँ पे हीलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हीलिंग और बफ देने लगती है और उनसे ये भी कहती है कि सावधान रहना, ये मॉन्स्टर यहाँ पे सिल्वर रैंक बॉस से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इसके बाद हम इनकी टीम के आर्चर को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और उन्हें यहाँ पे रोप एरो के अंदर बांध लेता है। इसके बाद लिटिल ब्लैक अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक फायर बॉल को मंगाती है और उनके ऊपर गड़ाम से दे मारती है और इजीली वो यहाँ पे इन दोनों वर्म को नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद वैंग यहाँ पे लिटिल जुए से कहता है कि जल्दी से इस पूरे जगह को स्काउट करो और बताओ कि हम लोग किस जगह से जा सकते हैं जहाँ पे हमें ज्यादा फाइट करनी ना पड़े। इसके बाद लिटिल जुए जब अपने पंछी को आसमान में भेजती है और वहाँ से सब कुछ चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि हर एक गली हर एक जगह यहाँ पे वर्म से भरी पड़ी है। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे ये कीड़े ना हो। इस पे ये देख के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी सेफ जोन नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे आराम कैसे लगेंगे। इनका आर्चर तो आगे से ये भी कहता है कहीं ये पूरा कॉन्टिनेंट सर्वाइवल गेम के अंदर तो नहीं बदल गया कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को सर्वाइव करना है और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। लिटिल ब्लैक इन लोगों से कहती है कि शैडो कुछ देर पहले यहाँ पे आया होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा इन लोगों से, अगर वो लोग उसे ढूंढेंगे तो फिर ये लोग सही सलामत रहेंगे। लिटिल जुए यहाँ पे शैडो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे कुछ पड़े हुए लाइफ एसेंस या फिर ड्रॉप्स के ऊपर पड़ती है जो कि मॉन्स्टर से गिरे हुए थे, जिससे इन लोगों को अंदाजा लग जाता है कि सिर्फ एक ही बंदा ऐसा कोई कारनामा कर सकता है और वो पक्का यहाँ पे फेंगी होगा। उसकी इन्वेंटरी यहाँ पे फुल हो चुकी होगी, इसलिए वो यहाँ पे इन ड्रॉप्स आइटम्स को पिकअप नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारे वर्म मॉन्स्टर आ जाते हैं तो आनी उसी तरफ जाते हुए कहती है कि हम लोगों को फेंग के रास्ते की तरफ ही चलना चाहिए, उसने कई सारे मॉन्स्टर को पहले ही खत्म कर दिया होगा तो फिर हम लोगों के लिए इजी रहेगा, हम लोग फॉर्मेशन बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, इससे हम लोग सही सलामत पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये लोग फॉर्मेशन बनाते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं जहाँ पे ड्रॉप आइटम्स गिरे हुए थे उनका पीछा करते हुए। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि इन वर्म्स को भाई मक्खन की तरीके काटे जा रहा था बिना किसी दिक्कत के और लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। फेंग हम लोगों को बताता है कि बिना ब्लेसिंग के भी उसका यहाँ पे अटैक डैमेज 22 से 23,000 पहुंच चुका है, इसलिए वो इन मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ही हरा दे रहा है। बस एक नॉर्मल से स्लैश के साथ ही वो यहाँ पे इजीली नहीं हरा सकता है। और इसी तरीके से फेंग चलते चलते अपने हाइड आउट तक आ जाता है। वो एक हाईवे के नीचे आ चुका था जिसके नीचे यहाँ पे शायद से एक अंडरग्राउंड टनल था जिसके नीचे यहाँ पे एक रेयून थे और ये पूरी सिटी का सबसे बड़ा एरिया है जो कि यहाँ पे शेल्टर बन सकता है। कई सारी जगह है, कई सारे कमरे वमरे हैं यहाँ पे। हालांकि इसको ये लोग शेल्टर बना पाते उससे पहले ये एक रेयून हुआ करती है जहाँ पे कई सारे मैकेनिकल मॉन्स्टर और कई सारे गार्डियन बॉस भरे पड़े हैं। जितना ज्यादा बड़ा यहाँ पे हाइड आउट या फिर शेल्टर होगा उससे उतना ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर उसका गार्डियन होगा। फेंग हम लोगों को ये भी बताता है कि उसकी पास लाइफ में जब यहाँ पे वो गॉड स्लेयर गिल्ड का लीडर हुआ करता था तब उसने यहाँ पे पूरी 3 स्क्वाड्स बनाई थी और उनके अंदर टोटल यहाँ पे 18 लोग थे, यानी कि 6-6 के ग्रुप में, और वो सभी इलाइट मेंबर थे। उन सभी का लेवल यहाँ पे 15 से ऊपर ही था। वो फुल्ली आर्म थे, इक्विप्ड थे और एकदम पूरी तरीके से स्किल्ड थे। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के यहाँ पे पसीने छूट गए थे इस जगह को अपना बनाने में। लेकिन इस बार फेंग अकेला ही जा रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पे बड़े आराम के साथ में इस जगह के ऊपर कब्जा कर सकता है। ब्रो सेड आई एम अकेला ही काफी है। फेंग जैसा ही हाइड आउट के अंदर एंटर होता है तो फिर उसे यहाँ पे एनिमी करार दिया जाता है और जितने भी यहाँ पे बॉस गार्डियन सोल्जर वो सभी एक साथ यहाँ पे फेंग के ऊपर हमला बोल देते हैं। यहाँ पे सर मैकेनिकल और अल्टीमेटली मॉन्स्टर थे जिनका लेवल 12 के आसपास था और रैंक इनकी गोल्ड थी। इसके बाद फेंग आगे से यहाँ पे अंधा करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम एब्सोल्यूट डार्कनेस था, जिससे यहाँ पे जितने भी एनिमी थे वो सभी कुछ टाइम के लिए अंधे हो जाते हैं, बेसिकली 34 सेकंड के लिए। इसके बाद फेंग ब्लेसिंग इंस्टेंट स्लैश और जितना भी उसके पास था उन सभी का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके यहाँ पे जितने भी एनिमी थे उन सभी को नॉकआउट कर देता है और बड़ी आसानी के साथ ही इस पूरी हाइड आउट के ऊपर कब्जा कर लेता है। हालांकि उसने हाइड आउट के ऊपर कब्जा कर लिया है लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, कई सारे यहाँ पे रूम बड़े हुए हैं तो उनके अंदर भी मॉन्स्टर हो सकते हैं और उन्हें एक एक करके ढूंढ के मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खैर फेंग इस बात को अभी के लिए इग्नोर करता है, जिसके बाद वो ग्रीडी हैंड को बाहर निकालता है और उन सभी लूट को मल्टीप्लाई करके और ज्यादा माल लूट लेता है। और कुछ ही देर में इस जगह का गार्डियन बॉस भी आ जाता है जो कि एक एलिमेंटल बॉस था और ये इसके पास लाइटनिंग है शायद से। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ फॉरेनर प्लेयर्स को भी देखते हैं जो कि वो यहाँ पे गॉड अबंडेंट कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाते हैं, तो इनके लिए ये जगह इनके हिसाब से चेंज कर दी गई थी। जैसे कि शायद से ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है भाई, कौन सी जगह पे है ये, जोन सी भी जगह हो, इन लोगों को यहाँ पे न्यूयॉर्क दिखाई देता है। वहीं कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे लंदन दिखाई दे रहा था और कुछ लोगों को यहाँ पे लंदन का ब्रिज दिखाई दे रहा था, जिसपे ये लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये पूरी जगह बदली बदली सी क्यों लग रही है, कहीं अलग अलग रीजन के लोग भी तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। जब ये लोग कह रहे थे कि ये सब कुछ एकदम रियल सा लग रहा है तभी इन लोगों के ऊपर बम हमला कर देते हैं। लेकिन हम लोग जियांग हाई सिटी को देखते हैं जहाँ पे ये लोग अभी भी सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे ऑनियो को ज्यादा ही खुश हो रही थी शैडो को देख के। वो आगे से कहती है कि हमें लगा कि हम लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखो शैडो के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं और सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लिटिल ब्लैक बाहर निकल के देखती है और वो बताती है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, शैडो सब कुछ खत्म करके जा चुका है। वहीं पे फैंग अन्यू से कहता है कि हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जब हम सभी लेवल 10 पे आ जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए अन्यू भी मान जाती है। वहीं पे लिटिल जो आगे से अभी भी यहाँ पे स्काउट का ही काम कर रहे थे और उसे पता चलता है कि थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे शैडो रुक गया है और वो वहीं पे गायब हो चुका है, क्योंकि लूट खत्म हो चुकी है तो शैडो वहीं से ही अंडरग्राउंड चला गया था। वहीं पे इन लोगों का जीरल चाह रहा था उस लूट को देख के ये लोग उसे लेना चाहते थे, लेकिन मौत का भी तो सवाल है, कभी भी इन लोगों के ऊपर कोई भी बवाल पड़ सकता है, इसलिए ये लोग दूर ही रहते हैं उन लूट से। फिर इसके बाद हम लोग शैडो को दोबारा देखते हैं और हमें दोबारा दिखाया जाता है कि इसने यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे बॉसेस थे उन्हें निपटा दिया था और बॉस के आने का इंतजार कर रहा था। अब उससे पहले वैंग उसके पास कॉल करता है और उसे पूछता है भाई कहाँ पे हो तुम, इतना सारा माल नीचे गिरा दिए हो, और उसे पिक भी नहीं किया। वहीं पे लोगों ने सारा माल लूट लिया था और शैडो से कह रहे थे अगर चाहो तो हम लोग इसके पैसे भी दे सकते हैं। शैडो उन लोगों से कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉन्टैक्ट करूंगा और कुछ इक्विपमेंट है जो मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। इसके बाद लोग एक दूसरे से अपने कोऑर्डिनेट शेयर कर लेते हैं, जिसके बाद यहाँ का गार्डियन बॉस आ जाता है। इसका नाम सोल प्यूरीफायर था और इसका लेवल 15 है और इसका ग्रेड प्लेटिनम है। इसके डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि ये लैंड ऑफ सोल का गार्डियन है और इस जगह को प्यूरिफिकेशन में रखता है, यानी कि शुद्ध रखता है। अगर इसे तुम हरा देते हो तो फिर तुम इस लैंड के यहाँ पे मास्टर बन जाओगे। लेकिन हम लोगों को बताता है कि इस पूरी सिटी के अंदर कई सारे रियोन्स है और उनके जो मास्टर है उनका लेवल यहाँ पे मैक्सिमम 15 ही है, लेकिन सोल प्यूरीफायर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल का मास्टर है। इसका ग्रेड यहाँ पे हाईएस्ट है, साथ में इसकी एचपी यहाँ पे 7,50,000 के आसपास है और ऊपर से इसके पास 3 फेजेस है। गेम के अंदर फेजेस का नाम होता है बेसिकली एक बार मारोगे तो ये दोबारा जिंदा होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, दोबारा मारोगे तो तिबारा ट्रांसफॉर्म होंगे, चौथी बार मारोगे तब कहीं जाके ये खत्म होंगे। दैट्स कॉल्ड 3 फेजेस। और इतना कम नहीं रहता तो कभी कभी गेमर को उंगली देने के लिए और उनकी सुलगाने के लिए सेकंड हेल्थ बार भी अपीयर कर देते हैं कि लो दोबारा हराओ। खैर फैंग हमें अपनी पास लाइफ के बारे में बता रहा था कि वो इसे हरा नहीं पाया था, ये वो फलाना ढिमकाना। इस लाइफ के अंदर वो यही ढलाना ढिमका, जिसके बाद वो यहाँ पे इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करते हुए गार्डियन के ऊपर स्लैश मारता है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ 10% एचपी ही यहाँ पे गार्डियन की खत्म कर पाता है। इसके बाद वो यहाँ पे वेनम डार्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो 15% एचपी खत्म कर पाता है। इसके बाद गार्डियन आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बिजली का भाला बना लगता है और लगातार यहाँ पे फैंग के ऊपर स्ट्राइक्स मारते रहता है। फैंग हम लोगों को बताता है कि ये लाइटनिंग स्ट्राइक इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसके ऊपर एक भी हिट पड़ गया
गया तो वो सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम लेवल के जितने भी बॉस रहते हैं उनके पास यहाँ पे स्किल अटैक्स एक्यूरेसी रेट के साथ में आते हैं। बेसिकली हिट लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हालांकि उसकी स्पीड और सब कुछ देखते हुए फैंग के पास यहाँ पे 75% चांस है कि वो अटैक्स को डॉज कर देता है, लेकिन बॉस की एक्यूरेसी बोनस के साथ में वो यहाँ पे 50% के अंदर बदल जाते हैं, यानी 50-50 चांस है कि वो कभी भी पीला जा सकता है। लेकिन उसकी एजिलिटी यहाँ पे 182 पॉइंट पे पहुंच चुकी है, यानी कि वो यहाँ पे पर सेकंड 40 मीटर के अंदर कभी भी मूव कर सकता है। तो जब तक वो सावधान रहता है तब तक एक भी हिट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि वो रेड सक्सेसफुल नहीं गई थी। वो मुश्किल से ही यहाँ पे लोग बॉस की स्ट्राइक्स को झेल पा रहे थे, यहाँ तक कि प्रीस्ट और जितने भी नॉर्मल लोग थे, मतलब जिनकी एजिलिटी तेज नहीं थी, वो यहाँ पे निपट गए थे। हालांकि इस बार फैंग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो अकेला ही काफी है। वो एक भी चांस यहाँ पे बॉस को नहीं देगा हिट मारने के। इसके बाद वहाँ पे स्लिट थ्रोट का इस्तेमाल करते हुए बॉस के ऊपर हमला करता है और एक बार में उसकी यहाँ पे 2.5 लाख एचपी लेके चला जाता है। इसी के बाद बॉस यहाँ पे सेकंड फेज पे आ जाता है, जिसके अंदर वो लगातार यहाँ पे लाइटनिंग ऑर्ब बनाते रहता है, यानी कि बिजली के गोले, और उन्हें बरसाते रहता है बिना किसी रोक टोक के। इस फेज को तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पे तुम्हें 3 बॉल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए बजर के स्टेट में चला जाएगा और गोलों की बरसात होते रहेगी। पिछली लैप के दौरान में उनकी टीम यहाँ पे पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी थी बजर अटैक्स की वजह से, और यहाँ पे सायो ने मना कर दिया था दोबारा ये सब कुछ खेलने से। इसके बाद जब वो लोग सेकंड ट्राई करने के लिए गए तो वो पहली बार में ही सक्सीड हो गए। पनौती इसकी बहनी थी शुरुआत से। 3 बॉल को डिस्ट्रॉय करना फैंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आगे से वेनम डार्ट का इस्तेमाल करता है और 3 बॉल्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे यहाँ पे 3 बॉल डिस्ट्रॉय होती हैं तो वो यहाँ पे अपनी थर्ड फेज के अंदर जाने लगता है। थर्ड फेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये पूरी तरीके से एकदम बजर के स्टेट में चला जाता है और लगातार एक सर्कल एरिया में अटैक करते रहता है। बेसिकली वो बिजली को यहाँ पे पानी की तरीके बरसा रहा था और वो पूरे ग्राउंड के अंदर, यानी कि पूरे फ्लोर के अंदर फैल गई थी। पास लैप के दौरान उसके गिल्ड के पास में यहाँ पे हर किसी के पास लाइटनिंग रेजिस्टेंट गियर थे, तो वो लोग यहाँ पे इसे सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डैमेज काफी ज्यादा हाई हुआ था। हालांकि फैंग को यहाँ पे इस बार इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद फैंग यहाँ पे एक, तुम लोगों को याद होगा मैंने इसे बताया था कि इसके पास यहाँ पे एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो यहाँ पे एक शील्ड बना सकता है। तो फैंग बिल्कुल यही करता है, वो एक शील्ड बनाता है और ऊपर उड़ते हुए बॉस के ऊपर यहाँ पे एक फाइनल स्ट्राइक मारता है हवा से ही। इसके बाद वो ऊपर हवा से यहाँ पे ग्रेसफुल को रिलीज करता है और साथ ही में डार्क लाइट शील्ड का इस्तेमाल करते हुए शैडो इंस्टेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे गार्डियन के सर के ऊपर गड़ाम से स्लैश मारता है, जिसके चलते वो यहाँ पे सोल प्यूरीफायर को इजीली डिफीट कर देता है। और साथ ही में वो 11 लेवल पे भी आ जाता है और उसके सभी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे 4 फ्री पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसके बाद वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे हाइड आउट के कुछ फीचर्स के बारे में बताता है। इन गेम के अंदर यहाँ पे हाइड आउट्स को प्रोटेक्शन गेम की तरफ से मिलती है और आल्सो यहाँ पे स्टोरेज के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुम यहाँ पे कुछ भी ला सकते हो, रियलिटी के अंदर से भी यहाँ पे चीजें लाके सेव कर सकते हो, क्योंकि जब ये गेम रियलिटी के साथ मर्ज होगा तो फिर रियलिटी के जितने भी वेपन्स रहेंगे, खास कर न्यूक्लियर वेपन्स, वो यहाँ पे पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएंगे। जैसे कि जेट हो गए, टैंक हो गए, वेपन हो गए, ये सभी बस एक तरीके से खटिया मेटल के तरीके ही रहेंगे। आसान शब्दों में रियल वर्ल्ड के जितने भी बैटल आइटम्स है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे सिर्फ गेम के चलते। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ हाइड आउट ही सबसे स्पेशल और सेफ जगह रहेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि पिछली लैप में ये जगह यहाँ पे गॉड स्लेयर गिल्ड की तरीके काम करती थी और उन लोगों ने इस जगह को अपना बेस बनाया हुआ था और वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी मेमोरीज के साथ में कुछ कमीने लोग भी आए थे जो कि बहुत ज्यादा उल्टा सीधा हरकतें कर रहे थे। और फैंग ने फैसला किया कि वो इस बार उस रास्ते पे नहीं चलेगा जैसे वो पहले चला था। इस बार वो यहाँ पे सिर्फ अपने लिए ग्रो करेगा, ना कि किसी और के लिए। जैसे सिंसिटो के सायो के ऊपर आ जाता है और ये लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे जियांग के साथ में। जियांग यहाँ पे बॉस के जो बड़ी वाली कुल्हाड़ी थी उसको तो डॉज कर लेता है, लेकिन सायो बीच में आ जाती है और उसका किट कैट हो जाता है। बेसिकली 2 हिस्सों में उड़ जाती है वो। इसके बाद दोबारा यहाँ पे टाउन के अंदर रीस्पॉन होती है और इसके पास यहाँ पे सिर्फ 14 सालों का ही नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बचा हुआ था और 2 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। वह जियांग इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उस बॉस की एक्स दुगनी बड़ी थी तुम्हारी सोच से, इसके बावजूद तुम उसे डॉज नहीं कर पाई। इस पे सायो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम टाइम को, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना कि मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन सभी चीजों को डॉज भी कर पाऊंगी? इस पे जियांग भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो एक एरिया टाइप अटैक था, उसे रोका नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ डॉज किया जा सकता है। इसके बाद वो यहाँ पे इन लोगों की पार्टी को छोड़ के चला जाता है, यानी कि उसका सायो के साथ रहने का सपना यहीं पे ही खत्म हुआ। जियांग भी समझ गया कि ये पनौती से दूर रहो तो फायदे में रहोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सायो की दोस्त थी, वो आगे से कहती है कि टैंक तो भाग गया, ये बॉस मेरे पीछे पड़ा हुआ, मैं क्या करूं? तभी बॉस इसके सर के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है और इसको भी नॉकआउट कर देता है। इसके बाद ये भी टाउन के अंदर रिस्पॉन हो जाती है। वह भी इसकी दोस्त यहाँ पे सायो से एकदम सही कहती है कि उन लोगों के पास ट्रेडेबल लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम है, इन्हें छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्म कर लेना चाहिए ताकि ये लोग थोड़ा सा सिक्योर रह सके। इसके लिए सायो भी मान जाती है, मानना पड़ेगा भाई, थोड़ी तो बुद्धि है इसमें। तब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि शैडो ने यहाँ पे फर्स्ट प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को हरा दिया है और उसको 10 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। ये सुन के सभी प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं कि बंदे ने सिर्फ कॉन्टिनेंट के अंदर घुसे ही तुरंत ही प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को हरा दिया और सभी लोग इसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में ही सोच रहे थे। वहीं पे सायो अपने मन के अंदर सोचती है कि क्यों यहाँ पे लोग वीक है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ तक कि सिल्वर बॉस को नहीं हरा पा रहे हैं, वहीं पे ये कमीना शैडो प्लेटिनम ग्रेड के बॉस को हरा दे रहा है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं और ये दोबारा हम लोग को बता रहा था कि ये 11 लेवल पे पहुंच चुका है वगैरह वगैरह। इसके बाद आगे से ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लूट को मल्टी ट्रिपल कर लेता है, इससे उसको यहाँ पे कम से कम 115 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। लेकिन वो भी कि नहीं सभी चीजों को बचा के रखता है क्योंकि हाइड आउट के ऊपर काम करना था। इसके बाद वो यहाँ पे डिवोटी फॉलोवर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये सारे लूट एक जगह पे इकट्ठा कर लो और इसे खाना नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहीं पे वो मन के अंदर सोच रहा था कि वो एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कई सारे स्किल्स को एपिक ग्रेड के अंदर भी फिक्स कर सकता है। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी स्किल्स थे उनका यहाँ पे लेवल बढ़ा देता है, बस इतना ही, और वो ज्यादा कुछ भी नहीं करता। साथ ही में फैंग की जो वो फुल वाली एबिलिटी थी, जब वो उसको यहाँ पे लेजेंडरी ग्रेड के अंदर अपग्रेड करता है तो फिर वो ज्यादा ही पावरफुल हो जाती है, यानी कि जब इसका इस्तेमाल किसी बॉडी के ऊपर किया जाएगा तो फिर वो यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के साथ साथ नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को भी एब्जॉर्ब कर लेगी पूरे 15%। इसके चलते फैंग को अब यहाँ पे कभी भी नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की कमी नहीं होगी, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स आ जाएगा। इसके बाद भाई यहाँ पे फैंग को मैसेज करती है और उसे बधाई देती है प्लेटिनम बॉस को पहली बार हराने के लिए। साथ ही में उसे एक गुड न्यूज़ भी बताती है कि डोंग फैंग ने लॉग आउट कर लिया है और वो साथ ही उसे कोऑर्डिनेट भी देती है कि वो इतने समय यहाँ पे जियांग रेस्टोरेंट के अंदर गया हुआ है और उसकी फैमिली गैदरिंग है और उसने ये भी सुना है कि वो लोग यहाँ पे कई सारे लाइफ स्पैम को वहाँ पे लेके गए हैं और उन्हें यहाँ पे गेम के अंदर बदलने वाले हैं। तो ये उसके लिए एकदम बढ़िया मौका रहेगा कि वो खानदान के साथ साथ लाइफ स्पैम को भी ले सकता है। फैंग उसे कहता है बहुत बढ़िया काम नहीं किया तुमने। इस पे भाई आगे से कहती है कि और वो कर भी क्या सकती है, अगर वो यहाँ पे डोंग फैंग को खत्म कर देगा तो वो पूरी तरीके से धन्य हो जाएगी और वो खुला घूम सकती है। फैंग उसे कहता है कि चिंता ना करो, अगर सिर्फ उसकी बात होती तो फिर ये काम अधूरा रह सकता था, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडेबल लाइफ स्पैम की बात आ चुकी है तो ये काम अधूरा रह ही नहीं सकता। इसके बाद फैंग यहाँ पे जितना भी माल था उसे अपनी इन्वेंटरी के अंदर सेव कर लेता है, लेकिन उसके आधे से ज्यादा स्लॉट्स अभी भी खाली थे। माइनर रिंग के लेवल को भी बढ़ा दिया। फिर इसके
बाद वो यहाँ पे सीधा वैंग से मिलने के लिए चला जाता है। तो आनी उसे जैसे ही देखती है तो बॉस बॉस कहते हैं उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है, लेकिन वैंग उसे बीच में रोक देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें प्राइस बताऊंगा, खरीदना है खरीदो, नहीं भाग जाओ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। वो उसे बताता है कि कॉमन और ब्रॉन्ज टायर के जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो उन्हें 30% ऑफ में देगा, बाकी के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं लगेगा। और आनियो को कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो सारा सामान खरीदने के लिए रेडी थी। इसके बाद वो लोग इसी तरीके से सामान बेचते और खरीदते हैं, इसी बारे में कहते हुए कि जियांग सिटी अब पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वहाँ पे लिटिल ब्लैक फैंग से पूछती है कि तुम्हारी इन्वेंटरी इतनी ज्यादा बड़ी कैसी है भाई, डोरेमोन हो क्या, स्पेयर पॉकेट रखी है अपने पास में। इस पे फैंग उन लोगों से कहता है कि अच्छा तुम लोगों की इन्वेंटरी यहाँ पे फुल हो चुकी है, मेरा छोड़ा हुआ माल लूट के। वो उन लोगों को छोटी सी टिप देता है कि सिटी के नीचे जाओ, वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन गेट मिलेगा, उसका इस्तेमाल करते हुए विलेज चले जाना और वहाँ पे आइटम सब सेव कर लेना, लेकिन वापस आके जो बचे हुए पैसे हैं वो जरूर दे देना, नहीं मैं निकलवाना जानता हूँ अच्छे से। इसके बाद वो उन लोगों को अलविदा कहता है और यहाँ से निकल जाता है, जिसपे आनियो आगे से कहती है देखा मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि वो एक रिइंकार्नेटर ही है, तो फिर उसे यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता है, इतनी हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस पे वैंग यहाँ पे आनियो से कहता है कि यार आप बादाम खाया करिए, आपकी याददाश्त कमजोर है। इस पे आनियो आगे से कहती है कैसा रहेगा वो यहाँ पे शैडो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दे, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो फिर लोगों को फायदा ही फायदा होगा, सरकारी नौकर बन जाएगा एक तरीके से वो। इस पे लिटिल ब्लैक और वैंग का दिमाग खराब हो जाता है, वो दोनों आगे से कहता है मूड खट्टा कर दिया आपने, ऐसे इतनी मेहरबानी दिखा रहा है तो ना काफी है, जीजा वीजा नहीं बनाना उसको हमें। इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को खर्चा करने वाला था ताकि वो एबिलिटीज को यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सके। फैंग के पास यहाँ पे टोटल 27,000 ट्रेडेबल लाइफ स्पैम था और वो सब कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाला था ताकि उसकी जितनी हो सके उतनी ज्यादा एबिलिटी वो रियल लाइफ के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सके। साथ ही में फैंग यहाँ पे पेंडेंट ऑफ द फेथफुल को भी रियल लाइफ के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि अब वो यहाँ पे डिवोटी फॉलोवर को रियल लाइफ के अंदर भी बुला सकता है, समन कर सकता है, जो रियल लाइफ में पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएगा, बंदा भाई कुछ भी कर सकता है। फिर हम लोगों को बताता है कि सभी पॉइंट्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के बाद में उसकी रियल वर्ल्ड की पावर उसकी गेम वर्ल्ड की पावर के बराबर ही हो चुकी है। फिर इसके बाद फैंग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत यहाँ पे लॉग आउट कर लेता है। इसके बाद हम लोग फैंग को यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो उठ जाता है। फैंग को पता था कि कियांसी उसके एड्रेस के बारे में जानती है, तो वो तुरंत यहाँ से पूरा बोरिया बिस्तर उठाता है अपने ग्रेडी हैंड की मदद से और यहाँ से कट लेता है, ये कहते हुए कि अब से मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। इसके बाद वो डोंगफेंग के एड्रेस को चेक करता है जो कि यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर था और फैंग हम लोगों को यहाँ पे अपनी स्पीड का नमूना दिखाता है। ये ऊपर कितनी मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस 70वें माले पे और पलक झपकते ही रोड पे आ जाता है, इतनी स्पीड है इसकी। वहाँ पे ये ट्रैफिक लाइट को तोड़ते हुए जा रहा था, कैमरा भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके बाद सिंसिप होकर यहाँ पे डोंगफेंग की फैमिली गैदरिंग के ऊपर आ जाती है, जहाँ पे ये लोग गेम के बारे में बात कर रहे थे कि गेम की स्किल्स एंड लाइफ स्पैम यहाँ पे रियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये उनकी डोंगफेंग फैमिली के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ पे कई सारे लोग डोंगफेंग के फादर से कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया कि वो गेम के अंदर जाके अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने लगा। इस पे डोंगफेंग अपने दादाजी से कहता है कि ये तो उसका कर्तव्य था, जिससे उसका दादा आगे से कहता है कि उसकी प्रोग्रेस से उसे काफी ज्यादा खुशी हुई। साथ में वो हमें ये भी बताता है कि उसने इस बार यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेडेबल लाइफ स्पैम को खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो लोग यहाँ पे इक्विपमेंट और स्किल बुक को रियलिटी के अंदर लाने के लिए करेंगे। और इन लोगों का मेन गोल इस समय यही था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन लोगों की फैमिली लेवल 10 पे पहुंच सके और जितना हो सके उतना ज्यादा रियलिटी के अंदर एबिलिटीज को लाके यहाँ पे फायदा उठा सके, जिससे वो लोग रियल वर्ल्ड को भी पूरी तरीके से यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और इनका क्लैन बड़ा होगा। वहाँ पे डोंगफेंग का दादाजी अभी भी अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था, वो आगे से कहता है कि इस तरीके से वो लोग यहाँ पे अपनी फैमिली एम्पायर को बड़ा करेंगे और सालों तक राज करेंगे, यानी कि इसको गेम के जरिए इमोर्टैलिटी भी चाहिए थी। बड़ों को भी गेम खेला है आपने, ये जानते हैं कि एनिमी को हराने के लिए उसके हेल्थ बार को देखना पड़ता है और बटनों को सही से दबाना पड़ता है। हम लोग डोंगफेंग को देखते हैं जो दिल की बातें कर रहा था हम लोगों से, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस बुढ़ऊ को देखो, इसकी आधी से ज्यादा बॉडी कवर में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे फैमिली हेड बनने का सपना देख रहा है, यहाँ तक कि ये अमर भी होना चाहता है। अमर तो मेरा दोस्त भी था, बस उसके नाम में अमर था, बाकी वो काम वो मुर्दा वाले करता था। डोंगफेंग का यही सपना है कि वो जैसे यहाँ पे शैडो को दबोच लेगा, उसकी गुद्दी पकड़ के कहेगा कि सिक्रेटवा बोल अपन, और शैडो जैसे यहाँ पे डोंगफेंग को अपना सिक्रेटवा बता देगा तो ये एक झटके के अंदर अपने लाइफ स्पैम को बड़ा कर लेगा और इस नंबर 1 बन जाएगा और ये सभी लोग जो कि इस टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं वो इन सभी को कब्रों के अंदर गाड़ देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इन लोगों का हेड यानी कि दादाजी उन लोगों से पूछता है कि उस शैडो गाय के डिस्कशन कहाँ पे चल रहा है, हम लोग कहाँ तक पहुंचे। इस पे डोंगफेंग आगे से कहता है कि चिंता न करिए, मैंने एक ट्रस्ट वर्दी वुमन को उसके पीछे लगा दिया, वो बहुत जल्दी हमें उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में बताएगी और हमें जैसे उसकी जरिए आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तैसे हम उसे रियलिटी के अंदर धा दबोचेंगे और उसकी गुद्दी पकड़ के कहेंगे कि सिक्रेटवा बताओ अपन। इसके बाद हम लोगों के लिए वो यहाँ पे स्लेव की तरीके काम करेगा और पूरा माल चोखा लेके आएगा। इसके बाद वो लोग अंदर चेस करने लगते हैं कि डोंगफेंग फैमिली अमर रहे, चलती रहे, ये वो फलाना ढिमकाना। बाहर हम लोग यहाँ पे शैडो को देखते हैं, सॉरी फैंग को देखते हैं और उसने यहाँ पे अकेले ही सभी लोगों को हरा दिया था। ये बेसिकली ये लोग आम थे, यानी कि लोगों के पास गन भी थे, लेकिन बंदे ने अकेले इन लोगों को हरा दिया सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और एबिलिटी की मदद से। वहाँ फैंग की फटके चार हो चुकी थी यहाँ पे गोलीबारी को देख के, क्योंकि ये कोई भी इक्विपमेंट लेके नहीं आया था। अगर एक भी गोली इसकी छाती के ऊपर लग जाती तो इसे हॉस्पिटल भागना पड़ता। डॉक्टर से पूछता है कि गोली कहाँ से लगी, तो कहता कंचे खेल रहा था। फैंग को अच्छे से पता है अगर उसके सीने या फिर दिमाग के अंदर कहीं भी अगर कुछ लग गया तो वो तुरंत ही निपट जाएगा, स्वर्गवासी बन जाएगा। इसलिए वो यहाँ पे डिवोटी फॉलोवर को बुलाता है, ये कहते हैं भाई साहब आप बनेंगे हमारे बलि के बकरे। डिवोटी फॉलोवर के पास यहाँ पे एकदम नुकीले पंजे हैं और इसके पास यहाँ पे ग्रीन फ्लेम से लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए। इसीलिए अगर डिवोटी फॉलोवर अंदर जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा उसके लिए, उसे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही में डिवोटी फॉलोवर की एबिलिटी और इसकी ड्यूरेबिलिटी दोनों ही लाजवाब है, इसलिए आसानी के साथ किसी भी गोलीबारी के सामने टिक सकता है। जिसके बाद डिवोटी फॉलोवर जैसे ही यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो वो सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कौन हो तुम। इस पे डिवोटी फॉलोवर आगे से कहता है भक्त हूँ मैं, अंध भक्त। वहीं पे डोंगफेंग जैसे उसे पहचानता है तो आगे से कहता है तो गेम का पानी देख के रहो, गोली मारो सालों को। इस पे वो सब यहाँ पे डिवोटी फॉलोवर के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन भाई वो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके यहाँ पे सभी गार्ड्स के ऊपर हमला करता है और उन्हें यहाँ पे नॉकआउट करने लगता है। जिसके बाद इसे पता नहीं बड़ों के अंदर क्या पसंद आता है, सबसे पहले उन्हें के ऊपर झप्पड़ मारता है, कहते हैं कि तुम रुको यार, तुम्हारी तो ढीली है, तुम्हें खाने में मजा आएगा। वहाँ पे बड़ों अपने पोते को आवाज लगाते रह जाते हैं, पोते मदद कर, लेकिन डोंगफेंग वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम जाओ यार, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, अभी तो मुझे पूरा घर बार संभालना है। इसके बाद वो यहाँ से भागने के बारे में ही सोच रहा था कि वो जैसे ही गेम के अंदर लॉक कर लेगा तो वो सेफ हो जाएगा, और अगर वो लेवल 10 पे पहुंच गया और अपने गेम को एक्सट्रैक्ट करके वो यहाँ पे रियलिटी के अंदर एबिलिटी ले आया तो फिर उसके लिए कोई भी खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इन सभी चीजों के होने से पहले उसे यहाँ पे फैंग दिखाई देता है और वो ये सब कुछ जब देख ही रहा था तो फैंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही उसकी मुंडी उड़ा देता है। और जाते जाते यहाँ पे फैंग को पता चल जाता है कि फैंग ही अपना शैडो है। बेसिकली अभी तक किसी ने भी शैडो का रियल चेहरा नहीं देखा, वो हमेशा मास्क लगा के रखता है। खैर फैंग रियलिटी के अंदर भी कोई चांस लेने नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सभी की बॉडी के ऊपर यहाँ पे कर्स फ्लावर को अप्लाई कर देता है और वो उन लोगों के पूरे लाइफ
स्पैम को यहीं पे ही निचोड़ लेता है, जिससे फैंग को यहाँ पे टोटल 27,000 दिनों का लाइफ स्पैम मिल जाता है। उसको देख के फैंग आगे से कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही एकदम मजा ही आ गया यार, सारा पैसा वसूल हो गया यहाँ पे आके। साथ ही में फैंग हम लोगों को बताता है कि ये यहाँ पे जो फूल वाली चीज है ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है, क्योंकि कर्स फ्लावर यहाँ पे ना ही सिर्फ लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि ये लोग यहाँ पे ब्लड ट्रेसेस, ब्लड ड्रॉप्स, ब्लड, बॉडी सब कुछ इरेज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि उसने यहाँ पे क्या किया है। वहीं पे फैंग का जो नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम वो यहाँ पे 2327 साल पहुंच चुका है, यानी कि जब वो यहाँ पे वायलेंट जोन के अंदर जाएगा तो फिर उसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ स्पैम है। तभी फैंग को आवाज आती है कि कई सारे पुलिस वुमन यहाँ पे आ रहे हैं, तो फैंग तुरंत यहाँ से कट लेता है। जब तक वो लोग अंदर पहुंचते तब तक शायद यहाँ से गायब हो चुका था। वह पुलिस वाले ये जगह देख के हैरानी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी पर्सन नहीं था, सब कुछ पूरी तरीके से खाली था। वो लोग आगे से कहते हैं कि किसी ने देखा कि कोई रेस्टोरेंट छोड़ के गया है, लेकिन वो लोग सीसीटीवी सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट छोड़ के नहीं गया था और ना ही कोई अंदर आया था। इसके बाद फैंग आगे से कहता है कि अब अगला टारगेट यहाँ पे कियान ग्रुप है, जिसके बाद मुझे यहाँ पे रियल वर्ल्ड से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन कियान ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो पहले यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जा चुका है। गेम शुरू होने से पहले ही सिर्फ यहाँ पे कियान सीसी ही बची हुई है। कियान ग्रुप की प्रेसिडेंट जो यहाँ पे फंस चुकी है, वो भी बहुत जल्द ये कंट्री छोड़ के जाने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फैंग को उसे निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंट्री छोड़ के चली गई तो फिर चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो हर एक फॉरेनर को यहाँ पे लेके आएगी अलग अलग कंट्री से और पूरे गेम के अंदर आतंक मचा के रखेगी। वह फैंग आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे भाग दौड़ काफी ज्यादा करनी पड़े और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब उसे यहाँ पे एक सवारी चाहिए। इसके बाद वो गेम के अंदर दोबारा लॉगिन करता है और वो इसी बारे में सोच रहा था कि अभी भी यहाँ पे कई सारे रियून्स पड़ी हुई हैं जिनको वो एक्सप्लोर करना चाहता है। तभी आनी उसके पास मैसेज करके बताती है कि लिटिल ब्लैक ने एक और यहाँ पे टोम्ब ढूंढी है जो कि गोल्डन डायर की है, जिसको यहाँ पे वेंजफुल घोस्ट गार्ड कर रहे हैं, इसलिए वो लोग उस रियून को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहाँ पे फैंग की जरूरत है। फैंग उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ मिला जा रहा है, मैं यहाँ पे तरसा जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, ये बताओ उसे कैसे पता चला कि यहाँ पे रियून है। जिसपे आनी उसे बताती है कि जब वो लोग इसी तरीके से घूम घाम रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे, तभी यहाँ पे लिटिल ब्लैक एक गड्ढे के अंदर गिर गई धड़ाम से। लेकिन वो गड्ढा असल में एक स्पेशल टोम्ब एरिया था जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। इसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे उस रास्ते को ढूंढा और फॉलो करते हुए गए, तो फिर लोगों को पता चला कि वहाँ पे 12 लेवल का एक गोल्डन बॉस है जो कि इन लोगों को ढूंढ रहा है और वो इनके पीछे पड़ गया। ये लोग जान बचा के वहाँ से बाहर निकले। इसके बाद लोग फैंग को यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेंड कर देते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी आ जाओ भाई, ये भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फैंग आगे से कहता है ये लिटिल ब्लैक तो कुछ ज्यादा ही लकी है यार, बताओ चलते चलते इसे मास्टर रियून मिल गई, यहाँ मैं सदियों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। फैंग उसे कहता है कोऑर्डिनेट भेजो, लेकिन आने उससे कहती है अगर तुम्हें कुछ कमाल का मिले तो फिर वो हमें बेचना ना भूलना, अगर वो तुम्हारे काम का नहीं रहता। इसके लिए फैंग मान जाता है और मन के अंदर सोचता है इसकी बुद्धि तेज है, पता नहीं क्या हाथी है ये। फिर इसके बाद फैंग उस गड्ढे के पास आ जाता है जो असल में एक कुआं था और वो इसी के नीचे गिर गई थी और बॉस से मिल गई थी। इसके बाद फैंग भी उसे टोम के अंदर एंटर हो जाता है, तो फिर फैंग की नजर यहाँ पे बुचर के ऊपर पड़ती है जो कि कसाई भूत था, नाम ही कसाई है। फैंग हम लोगों को बताता है कि वो अपनी पास लाइफ के अंदर इस तरीके के बुचर से कभी भी नहीं मिला था जो एक बॉस और इसका लेवल 11 हो। फैंग को बॉस की अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि इसके यहाँ पे अटैक पावर, फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होगी, इसलिए आनी और बाकी लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए थे, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा डिफेंस नहीं था। फैंग के पास होली शील्ड है, लेकिन वो ज्यादातर यहाँ पे 5000 एचपी ही देती है और बस 2 स्ट्राइक के अंदर उसकी पूरी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। फिर इसके बाद फैंग यहाँ पे हमला करना शुरू करता है और वो ग्रेसफुल ब्लेसिंग को रिलीज करता है और इंस्टेंट कट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बुचर के दोनों हाथों को उड़ा देता है। साथ में फैंग आगे से टेटुआ काटो यानी कि गर्दन रियल वर्ल्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, यू नो दैट सेंसर से, जिस स्किल के साथ में यहाँ पे इतना ज्यादा डैमेज होता है कि बॉस दोबारा रिकवर नहीं कर पाता और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। और इसी तरीके से वो गोल्डन टायर के बॉस को भी बस सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही हरा देता है। हालांकि जब वो ब्लास्ट किया था तो फिर उसके अंदर से बहुत ज्यादा पॉइजन निकला था, ये तो फैंग दूर खड़ा था, नहीं तो वो चपेट में आ जाता। फैंग ने कभी भी इस बॉस के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं की थी, लेकिन उसने यहाँ पे इस बॉस के बारे में सुना था कि उनका एक पार्टी मेंबर एक रियून के अंदर घुस चुका था और उसने बॉस को इजीली हरा दिया था, लेकिन बाद में वो झटके के अंदर मारा गया था एक्सप्लोजन की वजह से, जबकि वो पूरी टीम यहाँ प्लेटिनम टायर की थी। फिर इसके बाद फैंग आगे से ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लूट लाट लेता है, जिससे फैंग को यहाँ पे एक और नई इक्विपमेंट मिलती है जिसका नाम यहाँ पे डार्क नाइट रिंग था जो प्लेटिनम ग्रेड की थी। ये अटैक टाइप वेपन था जो कि यहाँ पे एक रिंग के अंदर रहेगा, लेकिन जब फैंग उसे एक्टिवेट करेगा और उसे घुमाएगा तो फिर उसके अंदर से एक डार्क टाइप का शैडो बाहर निकलेगा जो 5 मीटर रेंज का जितने भी एनिमी होंगे उनके ऊपर हमला करेगा और वो डार्क एलिमेंटल डैमेज दे देगा। और अगर सामने वाला अपोनेंट कोई एलिमेंटल टाइप का हुआ तो फिर उसे 500 पॉइंट का एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा। इसके बाद फैंग हम लोगों को और भी लंबा चौका समझाता है कि वो एक असैसिन है, इसलिए उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा कम है, बल्कि उसकी स्पिरिट पावर ज्यादा हाई है, यानी कि वो मैजिक अटैक से ज्यादा बेहतर कर सकता है फिजिकल अटैक के मुकाबले में, इसलिए वो एट्रिब्यूट पॉइंट्स को अपने हिसाब से सेटल करता है जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। साथ ही में फैंग हम लोगों को समझाता है कि उसका यहाँ पे जो नॉर्मल अटैक रहता है वो सीधी कतार में चलते हैं, यानी कि एनिमी अगर लाइन से खड़े हुए तो वो कहीं पे जाके 4-5 एनिमी को हिट कर पाता है, लेकिन ये जो यहाँ पे डार्क एलिमेंटल वाला अटैक है ये स्लैश रेंज अटैक है, यानी कि एनिमी अगर सीधी कतार में ना भी खड़े हुए तो भी वो उन्हें यहाँ पे हिट कर सकता है। साथ में फैंग को यहाँ पे एक और इक्विपमेंट मिला था जिसका नाम रेजिस्टेंट आर्मर था और ये भी प्लैटिनम ग्रेड के था। इससे फैंग को यहाँ पे 55 पॉइंट डिफेंस के अंदर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जितने भी एलिमेंटल अटैक होंगे उनके अंदर भी 45% का ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और इसको पहनने से फैंग को यहाँ पे 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि अटैक में जुड़ जाएंगे। बस को हराने के बाद में फैंग टोम्ब की तरफ आगे बढ़ने लगता है, यही सोचते हुए कि अंदर कुछ अच्छे गियर मिल सकते हैं। इसके बाद सिंसिप्टो के सहयोग के ऊपर आ जाता है जहाँ पे वो दोबारा ज़ेंग वी के साथ मिले थे और रिक्वेस्ट करने बाद में उसने अपन के साथ दोबारा टीम अप कर लिया था, लेकिन ये लोग एक नॉर्मल से गॉब्लिन के हाथों में निपट जाते हैं। अब इस बार यहाँ पे ज़ियांग फी का दिमाग खराब हो जाता है, वो भाई चीखने लगता है आगे से और इस बार यहाँ पे सहयोग का कॉलर पकड़ लेता है और उसको भाई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास शरीर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, हमारी टीम जब भी यहाँ पे वाइप आउट होती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो चीखते हुए कहता है कि वो अपने लाइफ स्पैम को यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ 2 सालों का ही लाइफ स्पैम बचा हुआ है। वो उसे कह देता है कि अब तो मुझे दिखाई नहीं देना स्कूल में, नहीं मैं तुम्हें पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगा गेम के अंदर भी रियल लाइफ के अंदर भी, जाओ यहाँ से। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और इनके साथ पूरी तरीके से अपने रिश्ते तोड़ लेता है। वहीं पे सहयोग की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ टाउन में चलना चाहिए जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पे एक सोशल ग्रुप है जो कि लोगों की मदद करता है, खासकर एल्डर लोगों की और छोटे बच्चों की जो यहाँ पे सही से गेम नहीं खेल पाते। लेकिन सहयोग का दिमाग खराब था, वो आगे से कहती है इस ज़ेंग वी की हिम्मत देखो, मेरे ऊपर कैसे चिल्ला रहा है, बस तो देख मैं तेरे को बताती है क्लास के अंदर और भी कई सारे लड़के जो मेरे पीछे दीवाने हैं, मुझे तुझसे बेहतर मिल जाएंगे। और वो अपने दोस्तों को मना कर देती है ये कहते हुए कि तुम खुद चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद ये रियलिटी में आंखें खोलती है और अपने सभी लोगों को यहाँ पे मैसेज करके कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो लेवल अप करवाने में, जिस पे आगे से कहता है ऑफ कोर्स बस यू हैव टू पे विद योर मनी, पर्सनल मनी, बॉडी मनी। तुम स्कूल की कोल्ड गॉडेस हो भाई, पता नहीं तुम बिस्तर के ऊपर कैसे दिखोगी। जिस पे साहू से कहती है भाग जा घुस, लेकिन नहीं उठा के पटक दूंगी। जिसके बाद वो ज़ेंग नाम के एक बंदे को मैसेज करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें शुरुआत से ही पसंद करती थी, बस मेरे भाई की वजह से मैं तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब उसने अपने भाई के
साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तब वो उसके साथ अब यहाँ पे शांति के साथ रह सकती है। लेकिन जैंग भाई वो अलग ही लेवल पे था, इसका इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा ही हाई था। वो उसे कहता है कि हंसा के मारना चाहती हो क्या? अरे तुमने अपने भाई के साथ रिश्ते तोड़ लिए तो फिर पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगी, तुम तो मुझे सीधा ड्रम में ही डाल दोगी, भाग जाओ यहाँ से, ब्रो कैन सी फ्यूचर। इसके बाद वो इसी तरीके से हर एक लौंडे को मैसेज करते हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि मेरा सरदार बीमार है, मैं बहन के साथ घूमने के लिए गया हुआ, मम्मी की मदद कर रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है। वो एक और लड़के ली को मैसेज करती है तो वो सामने से कहता है कि मम्मी के गहने बेच रहा हूँ PS5 के लिए, अभी बिजी हो। इसके बाद सायु को समझ में आ जाता है कि हर एक लौंडे ने इसे मुंह मोड़ लिया है, अब ये किसी के ऊपर यहाँ पे रिलाई नहीं कर सकती, यानी कि सहारा नहीं ले सकती। तो फिर इसे याद आता है किन फेंग अपने भाई के बारे में ये सोचती है, कहती है कि वो इसे यहाँ पे मुंह नहीं मोड़ेगा। साओ को उसे ढूंढ के यहाँ पे सभी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। जिसके बाद वो यहाँ पे किन फेंग के अपार्टमेंट में आती है और ये मन के अंदर सोचती थी कि जब ये किन फेंग को देखेगी तो उसे माफी मांग लेगी, कुछ प्यारे शब्द कहेगी और वो इसे माफ कर देगा। लेकिन इसके दिमाग में भी चला था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर माफी क्यों मांगू भाई। और इसके पर्सपेक्टिव से यानी कि अभी के, लेकिन इसे याद नहीं कि ये फ्यूचर में क्या करती। खैर वो खुद को ये बात कहकर दिलासा देती है कि सिर्फ टेंपरेरी रिलेशनशिप है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाएगी। जैसे ये फेंग उसकी मदद कर देगा लेवल अप होने के मामले में, और ये खुद को जीनियस कह रही थी, जीनियस। इसके बाद दरवाजा खटखटाती है, चिल्लाती है दरवाजा खोलो ये वो वगैरह वगैरह। जब इसका पारा एकदम हाई हो जाता है तो दरवाजे के ऊपर लात मार के उसे तोड़ ही देती है, कहते हुए कि हरामी बोला ना दरवाजा खोल तो खोलने का। लेकिन जब ये कमरे के अंदर पहुंचती है तो अंदर कुछ भी नहीं था, भाई अपना सारा माल लेके चला गया था बिस्तर तक। इसके बाद में फेंग को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि मैं बताया था कि भाई ने नंबर ही डिलीट कर दिया था अपना सब कुछ, इससे उसे ट्रैक किया जा सके, तो उसका नंबर भी नहीं मिल रहा था। अब सायो की पूरी तरफ से फटी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गया और वो क्या करेगी। मीनवाइल हम लोग फेंग को उस टोम के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो लगातार फाइट करते हुए जा रहा था, और जो भी बॉस उसे दिखाई दे रहे थे वो उन्हें झटके के अंदर हराई दे रहा था। इसके बाद वो यहाँ पे टोम के एकदम आखिर पे आ जाता है जहाँ पे एक कॉफिन रखा हुआ था। फिर हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारा है और वो कम से कम 200 के आसपास होंगे। अगर वो इस कॉफिन को खोलेगा तो फिर इसके अंदर से पक्का एक प्लेटिनम टायर का बॉस ही बाहर निकलेगा। तो इसलिए वो आगे से यहाँ पे डिवोटी फॉलोवर को भेजता है, ये कहते हुए बेटा तुम जाओ, तुम दर्द से होगे तभी तो हम सतर्क बनेंगे। डिवोटी फॉलोवर जैसे उस कॉफिन को खोलता है तो फिर उसके अंदर से खतरनाक ब्लैक फ्लेम या फिर ऑरा बाहर निकलता है, जो कि उस डिवोटी फॉलोवर को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। नोटिफिकेशन फेंग को बताता है कि तुम्हारा फॉलोवर चल बसा भाई। फिर हम लोगों को बताता है कि ये गोल्डन टायर बॉस की डेडली मियास्मा है, यानी कि धुंध। और फेंग को सबसे ज्यादा गेन इसी चीजों से आती है क्योंकि इसके पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं रहती है, तो फिजिकल अटैक से ये पूरी तरीके से इम्यून है। फेंग ने अपनी पास्ट लाइफ में इसी तरीके बॉस के साथ फाइट की थी और वो यहाँ पे कई बार मरा था। आज के कुछ हरामी ने उस मियास्मा को रिलीज कर दिया था, तो वो पूरे गेम के अंदर भी फैल गया और जितने भी प्लेयर आस पास थे उन सभी को वो निपटाने लगा और कई सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी कैजुअलिटीज हुई। इस मियास्मा को हराने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, अगर ये तुमसे चिपक जाती है तो अपने एक टीममेट को कहो, वो तुम्हारी मदद करेगा इसे एक्सरसाइज करने में, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी खास क्लास हो जिससे तुम्हें इस मियास्मा से इम्यूनिटी मिल जाए, तभी तुम इस मियास्मा से बच सकते हो। लेकिन फेंग के पास यहाँ पे एक डार्क एलिमेंटल टाइप में मूव है, तुम्हें याद होगा डार्क रिंग, तो वो आगे से उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है और वो इजिली यहाँ पे मेन बॉस को हरा देता है, जो कि पेड़ की जड़ के तरीके था, जिसके मुंह पे यहाँ पे आंखें उगी हुई है और यही इस मियास्मा को यहाँ पे रिलीज कर रहा था। फेंग उसके ऊपर यहाँ पे अपने ब्लेड से अटैक करता है और उसके दो टुकड़े कर देता है, जिससे वो यहाँ पे सक्सेसफुली इस बॉस को भी हरा देता है। इसके बाद फेंग यहाँ पे ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लूट को ट्रिपल मैक्स कर लेता है, जिससे फेंग को यहाँ पे जो भी लूट मिली थी वो सब कुछ गोल्डन टायर की थी। और साथ ही में फेंग को यहाँ पे एक रेयर आइटम मिलता है जिसका नाम माउंटेन मेल था, बेसिकली यहाँ पे सवारी बुला सकता है ये। हाँ अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि सायो के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और तुम्हें इसके ऊपर तरस आने लगेगा, तो तरस का खेल अब यहीं से ही शुरू होगा। फेंग हम लोगों को यहाँ पे माउंटेन मेल के बारे में बताता है, तो वो इसकी मदद से यहाँ पे घोस्ट नाइट वुल्फ को समन कर सकता है, जो उसके लिए यहाँ पे बैटल में मदद भी करेगा और साथ ही में वो उसके ऊपर यहाँ पे सवारी भी कर सकता है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा लेवल 11 होना चाहिए, जिसपे कौन सी बड़ी बात थी। फेंग यहाँ पे तुरंत उस नाइट वुल्फ को समन करता है, तो वो नाइट वुल्फ यहाँ पे आ जाता है और इसके ग्रेड जान लो तुम। इसका ग्रेड गोल्ड है, स्ट्रेंथ 148 है, कॉन्स्टिट्यूशन 155 है, एजिलिटी 191 वहीं पे स्पीड 135 है। वहीं पे ये अमाउंट अपनी तरफ से एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन कर सकता है, यानी खुद से। फेंग को इसे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो दे भी सकता है, तो जल्दी लेवल अप होगा। बेसिकली आत्मनिर्भर सिस्टम पे चलता है। साथ में कुछ स्पेशल इफेक्ट में आता है, बेसिकली स्प्रिंट को जब भी एक्टिवेट करेगा तो फिर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जितने भी एनिमी को मारेगा तो फिर इसे 1 पॉइंट मिलते जाएगा। इसके बाद वगैरह 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 जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। अब मुझे गलत न समझना कि मैं ये जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है, तो मुझे खुद कहोगे कि भाईजान ऐसा ना करे, रहने दें। बाय द वे ये अपना नाइट वुल्फ यहाँ पे स्टेल्थ मोड के साथ में आता है, इसलिए ये दोनों ही गायब हो सकते हैं, दोनों की अच्छी जमेगी। फिर इसके बाद फेंग उसके ऊपर बैठता है और सवारी करना शुरू कर देता है और यहाँ से डायरेक्ट जियांग हाई एरिना की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर रहते हैं, बेसिकली फिर एक एक्सपीरियंस पॉइंट। इसके बाद फेंग वुल्फ के ऊपर भागते भागते एरिना की तरफ आ जाता है, तो एरिना कुछ ज्यादा ही खतरनाक था भाई। लिटरली भाई इसके वजह तुम सोल्जर देख रहे हो, ये ग्रीक मिथोलॉजी का सोल्जर है या फिर किसी और मिथोलॉजी का, मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद फेंग वुल्फ के साथ में इनके ऊपर हमला बोलता है और झटके के अंदर इन्हें यहाँ पे काट काट के हरा भरा देता है। इसके बाद सिंसिप्टो के आनियो की टीम के ऊपर आ जाता है और ये भी लोग यहाँ पे ग्राइंड ही कर रहे थे और लेवल अप कर रहे थे। और इनके साथ एक नया बंदा आया हुआ था जिसका नाम यहाँ पे नाई लियांग था और ये जियांग हाई सिटी के डायरेक्टर का बेटा था। बेसिकली गवर्नमेंट जहाँ पे आनियो काम करती है वो किसी से मैं नहीं बता पा रहा भाई, भूल जाओ, था किसी बड़े बाप का बेटा ये। और इसको थी यहाँ पे आनियो के साथ दिल लगी और इतना काफी इसकी हरकतों को समझाने के लिए कि आगे कौन कौन से काम करेगा। आनियो यहाँ पे बॉस के बारे में बात कर रही थी कि ये गोल्ड टायर का बॉस को ज्यादा ही टाइम ले रहा है यार, हम लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल लोग चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम टायर के बॉस को हरा सके। इसके बाद शैडो के बारे में बात करने लगती है, तो नाई लियांग आगे से कहता है कि वो बस एक 2 गोली का असैसिन नहीं तो है, वो बस चुपके चुपके से उस बॉस के पास गया होगा और उसकी गर्दन उड़ा दी होगी, वही वो काम करता है, इसमें कोई भी ऑनर की बात नहीं है। और वो मन के अंदर सोच रहा था कि आनियो के पास यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बेसिकली वो जो भी है वो इस चीज से बनी है, ब्रिक बाय ब्रिक, यानी कि अपनी मेहनत से। इसलिए नाई लियांग को ऐसा लग रहा था कि उसके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा होने की वजह से वो यहाँ पे आनियो को जल्दी पटा सकता है। आनियो यहाँ पे नाई लियांग की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम भी तो एक आचरण हो, तुम्हारा काम भी तो यहाँ पे दूर से रह के बॉस को शूट करना ही है, तुम शैडो से कहाँ अलग हुए भाई, वो कम से कम बॉस के करीब तो जाता है, तुम तो दूर ही रहते हो। इसमें नाई लियांग आगे से कहता है कम से कम मैं छुपा छुपी तो नहीं खेलता। फिर इसके बाद ये कड़वे शब्द इस्तेमाल करने लगता है, ये कहते हुए कि उसने सुना है कि शैडो के पास लो मोरल है। अब मोरल का मतलब होता है कि ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है। शैडो लो मोरल पे इसका मतलब ये कि शैडो ज्यादा अच्छा इंसान नहीं, वो यहाँ पे गंदे काम करता है, रियल लाइफ के अंदर एक ब्लडथर्स्टी बीस्ट के तरीके है। इसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि उसे एक हंटर के बारे में पता है जिसके पास यहाँ पे लेवल 3 की एंटी स्टेल्थ स्किल है और वो यहाँ पे आनी और वैंग की टीम से कहता है कि मेरे हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रैप बिछाना चाहिए और शैडो को पकड़ के उसकी रियल लाइफ आइडेंटिटी के बारे में पता करना चाहिए, जिसके बाद हम लोग उसे कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हम लोग उसे यहाँ पे
पकड़ लेंगे और उससे गधा मजदूर की तरीके काम करवाएंगे और अथॉरिटी को एकदम आराम देंगे। नहीं तो सॉन्ग फी और जियांगली जैसी चीजें होती ही रहेंगी। नहीं तो क्या हम लोग उसका हमेशा काम छुपाएंगे कि वो रायता फैला उसको हम लोग साफ करें। जिस पे ऑडियो और वैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मीम की तरीके एकदम हंसने लगते हैं आपस में। जरा इसकी बात है तुमने सुना इस तरीके से। इसके बाद वो लोग नाइलियांग को समझाते हैं, बेटा सुनो तुम, ये वो काम नहीं कि वो हमसे भीख मांग रहा है ये सब कुछ करने के लिए उसके खातिर, ये हम है जो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे शैडो के साथ कॉपरेट कर सकते हैं। शैडो ही वो बंदा जिसने यहाँ पे गोल्ड वाली गोल्डन बॉस को हराया है और वही वो बंदा जिसने सबसे पहले प्लेटिनम बॉस को हराया है। उसने जो भी यहाँ पे किया है सब अकेले किया है, उसका जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल है और तुम्हें लगता है कि हम लोग उसे पकड़ सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। तो दिमाग से पैदल हो या फिर तुम्हारा दिमाग ही पैदल है। इस पे वैंग आगे से कहता है कि ज्यादा मत समझाइए इसे, ये थोड़ा सेकंड जेन का बंदा है, ये जेनजी है, इसे ज्यादा समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल इफेक्ट ज्यादा करता है ये। तो क्या जेनजी का मतलब ये है कि इनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है? तो आने आगे से कहती नहीं, सेकंड जनरेशन का मतलब है कि ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस सोचते हैं और कर देते हैं। इस पे वैंग आगे से कहता है ज्यादा न बोलो भाई, रोने वाला है, ये रो देगा अभी। इस पे नाइलियांग को आगे से गुस्सा आता है, वो आगे से कहता है वो बस एक असैसिन है, एकदम फर्जाइल है, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर, एकदम कमजोर। जब तक उन लोगों के पास एंटी स्टेल्थ एकदम हाई लेवल पे रहती है तब तक वो लोग यहाँ पे शैडो को पकड़ सकते हैं, उसे कुत्ते की तरीके पीट सकते हैं। इसके बाद वो लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे स्कोल्ड करने की, यानी कि डांटने की। वो लोगों से कहता है कि बस तुम देखते जाओ, मैं शैडो को पकड़ूंगा, उसे कुत्ते के तरीके पीटूंगा और तुम सभी लोगों से भीख मंगवाऊंगा कि उसे छुड़वा दो। इस पे ये लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, ये कहते हुए पीछे कोई गोरिल्ला उछल रहा है क्या बिना बाल का। इसके बाद वैंग यहाँ पे आन्यू से पूछता है कि बॉस ने माल क्या गिराया। आन्यू आगे से बताती है सिल्वर गियर, सिल्वर स्किल और बस इतना ही, टेस्ट के लिए वो भी। इस पे आन्यू आगे से सोचते हुए कहती है कि शैडो तो साला जेब के अंदर यहाँ पे प्लेटिनम और गोल्डन गियर के माल रखता है, कितने बॉस मारे होंगे उसने अभी तक, कहीं उसका टैलेंट यहाँ पे ट्रेजर हंटिंग तो नहीं है कि वो जब भी जस्ट खोलता है तो बढ़िया माल ही मिलता है। इस पे वैंग आगे से कहता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं, कि हम लोग पैरानॉइड तो नहीं हो गए, मुझे थोड़ी बहुत चिंता हो रही है। आन्यू उससे पूछती है लेकिन किस बारे में। इसके बाद वैंग यहाँ पे जियांग हाई के उस रेस्टोरेंट वाले केस के बारे में बताता है जहाँ पे फेंग ने डोंग फेंग और उसकी पूरी फैमिली को ही हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था फूल उगा के। और वो आगे से कहता है अगर वो सब कुछ शैडो ने किया होगा तो फिर क्या हम लोगों को उसके लिए भी इन सभी चीजों को साफ करना पड़ेगा क्या, सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे। और वैंग को यहाँ पे ये चिंता हो रही थी कि वो लोग अभी पूरी तरीके से यहाँ पे शैडो की पर्सनालिटी को नहीं समझते हैं, क्या पता वो रियल लाइफ में एक सीरियल किलर हुआ तो। आन्यू आगे से कहती है कि उसने भी इस बारे में सुना है और कई सारे लोगों को यही लगता है कि शैडो इन सभी चीजों के पीछे है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो कि यहाँ पे उसे इंडिकेट करता है या फिर उसे जोड़ता हो। लेकिन इसके बावजूद शैडो ने ये सब कुछ किया हो तो भी वो यहाँ पे उसके साथ काम करना चाहेगी, भले यहाँ पे हाई रब्स शैडो के लिए ये सब कुछ करने से मना कर दे, यानी कि उसके जो भी इल्जाम है उन्हें साफ करने से, बेसिकली क्राइम का किए हुए सारे सबूत मिटाने से, तभी वो यहाँ पे शैडो के साथ काम करेगी। आन्यू उसे पूछता है कि वो जब अथॉरिटी उसके साथ काम नहीं करना चाहती तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। इस पे आन्यू आगे से साफ कहती है कि किसको भाई उसके टुकड़ों पे नहीं पलना है। इस पे वैंग हैरान होता है कि इसका क्या मतलब है भाई। अब उस टाइम पे इनकी टीम का आचरण इन लोगों को बताता है कि हम लोगों के एरिना के बारे में पता चला है जो कि नेक्स्ट जोन है, लेकिन वो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, जितने भी मॉन्स्टर अंदर थे वो सभी पहले यहाँ पे मर चुके हैं। पूरा का पूरा ग्राउंड मॉन्स्टर की बॉडी से भरा पड़ा है, लेकिन किसी को भी कोई अंदाजा नहीं कि किस टीम ने इस पूरे इलाके को साफ किया है। इस पे आन्यू आगे से कहती है कि चलो हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद जब लोग उस एरिया को चेक करते हैं तो वो पूरी जगह यहाँ पे लूट से भरी पड़ी थी, बहुत सारे और नीचे पड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें उठा नहीं था। जिसपे वो लोग कहते हैं कि कौन टीम है भाई जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, कितना माल गिराने के बाद भी इसे यहाँ पे उठाया नहीं। जिसपे आन्यू आगे से कहती है कि वो महान बालक शैडो के अलावा और कौन हो सकता है। इस पे नाइलियांग आन्यू से पूछता है कि तुम्हें इस बात के ऊपर यकीन कैसे है कि ये सब कुछ शैडो ने ही किया है। जिसपे आन्यू आगे से कहती है कि हम लोगों की टीम यहाँ पे सेकंड रैंक पे आती है और वो अकेला यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है, अगर ये सब कुछ हम लोगों ने नहीं किया है तो फिर उसके अलावा ये सब कुछ कौन कर सकता है। इस पे नाइलियांग आगे से चीखते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर उसने सब कुछ किया है, अगर उसके पास स्टेल्थ एबिलिटी होती तो वो भी ये सब कुछ कर सकता था। इसके बाद आन्यू यहाँ पे शैडो को फोन करती है और उसे पूछती है कहाँ पे हो भाई, आस पास हो तो फिर थोड़ा स्किल भेज दो हमें। तो फिर शैडो यहीं पे था, इनके बगल में ही था। जिसके बाद वो अपने माउंट के साथ में यहाँ पे नाइलियांग के बगल में एंट्री मारता है, बेसिकली इनविजिबल मोड से विजिबल मोड पे शिफ्ट करता है तो नाइलियांग की फट जाती है और ये भाई मुंह देता है, लिटरली भाई ये मुंह देता है, इसका पेशाब दिख रहा है हम लोगों को पीला पीला। लेकिन आन्यू यहाँ पे उस वुल्फ को देख के हैरान थी, वो उसे पूछती है कि तुम्हें सवारी कहाँ से मिली। इस पे फेंग लोगों से बताता है कि ये तुम्हारी बदौलत ही हुआ, जो तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट भेजे थे मुझे उसे टॉम से ही ये माउंट मिला है। और वो लिटिल ब्लैक को खास शुक्रिया कहता है। फेंग लोगों से कहता है कि चलो भाई बिजनेस करते हैं, तुम ग्राउंड के ऊपर से कुछ भी ले सकते हो जैसे कि पुरानी वाली डील थी। इसके लिए आन्यू तुरंत मान जाती है, लोग अपने हिसाब से यहाँ पे खरीदी देखी कर लेते हैं। वहीं पे जो इनकी टीम का आर्चर था वो नाइलियांग से कहता है भाई तुम मूत रहे हो क्या अभी भी, कितना मूत हो गया, टंकी खाली कर दो क्या पूरी। लेकिन नाइलियांग को काफी ज्यादा बुरा लगा था कि उसने यहाँ पे पब्लिक के अंदर अपनी बेइज्जती करवा ली और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ शैडो ने करवाया है। और ये शैडो से कहता है कि तू बस देख साले, तेरी परछाई मैंने सूरज से ना मारी ना, मेरा नाम भी नाइलियांग नहीं। जिसके बाद हम लोग फैंग को दोबारा देखते हैं जो कि रियलिटी के अंदर घूम रहा था। वहीं पे इसका लेवल 13 हो चुका था, आन्यू का 10 और वैंग का 10, जिसके बाद लिटिल ब्लैक और बाकी सभी लोगों का 10। वहीं पे फैंग के पास स्टेबल लाइफ स्पैन यहाँ पे पूरे 245 साल थे। दादर दादा बहुत ज्यादा है, इतना बहुत ज्यादा। वहीं पे एवोल्यूशन पॉइंट भी आस-पास थे 255 थे इसके पास। फैंग हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे कोलोजम एरिना को भी कंप्लीट किया था, तो फिर उसे यहाँ पे गोल्ड टायर की स्किल मिल गई जो कि साइलेंट स्टेल्थ थी। अब इस स्किल के अंदर फैंग अगर मूव नहीं करेगा यानी कि हिलेगा नहीं तो वो पूरी तरीके से स्टेल्थ के अंदर रहेगा, कोई भी उसे यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका कूल डाउन यहाँ पे पूरे 2 मिनट था, लेकिन अगर वो अचानक से हमला कर देता है तो फिर उसे यहाँ पे 300 का एडिशनल डैमेज मिलेगा। फैंग हम लोगों को बताता है कि ये उसके स्टेल्थ को तो इनहांस नहीं करता है, लेकिन ये अलग से काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है। अगर वो इसका इस्तेमाल रियलिटी के अंदर करे तो फिर वो यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो सकता है, इसलिए वो इसको यहाँ पे एपिक लेवल के अंदर इवॉल्व कर देता है, जिससे वो गोल्ड से प्लेटिनम डायमंड एपिक। इसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे लेजेंडरी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद इस स्किल का लेवल भी यहाँ पे बढ़ते जाता है। साथ ही में फैंग यहाँ पे वेनम डार्ट की एबिलिटी को भी बढ़ा लेता है, उसको भी डायमंड से एपिक पे शिफ्ट कर देता है। वहीं पे ग्रेस एबिलिटी यानी कि ब्लेसिंग को वो यहाँ पे लेजेंडरी से मैथिक पे शिफ्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे उसका डैमेज प्रोटेक्शन वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वो पेंडेंट को बाहर निकालता है और इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देता है प्लेटिनम ग्रेड से एपिक ग्रेड पे। अब इसको अपग्रेड करने से फैंग को यहाँ पे स्टेल्थ लेवल के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल जाती है। अब यहाँ पे फैंग की स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि अब उसके स्टेल्थ को कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता, भले उसके पास कौन से भी एंटी स्टेल्थ की लेवल कोई भी हो। साथ में फैंग के पास यहाँ पे एक और इक्विपमेंट था जिसका नाम यहाँ पे वेल ऑफ शैडो था, जो कि गोल्ड टायर का था, जिससे फैंग का यहाँ पे डॉज रेट 83% से बढ़ जाता है, यानी कि 83%
चांस है कि वो किसी भी अटैक को यहाँ पे डॉज कर सकता है। इसके बाद फैंग जब इस तरीके से चलते चलते जा रहा था तभी यहाँ पे एक नया एनिमी आ जाता है जिसका नाम स्टील सेंटेंस था। वह उनके अंदर सोचता है कौन बौखला गया भाई जो इस तरीके के पावरफुल बॉस को यहाँ पे ट्रिगर कर दिया और ये सच में अपने नाम पे जीती है। फैंग हम लोगों को बताता है कि उसकी पिछली लाइफ में जब ये अपीयर हुई थी जियांग रियोन के अंदर तो फिर इसने यहाँ पे 1000 से ज्यादा प्लेयर्स को निपटा दिया था और इसका टोटल डेथ काउंट यहाँ पे 4000 से ऊपर का था। लेकिन असल में ये यहाँ पे चर्च ऑफ सेक्टम की सेंचुरी और उसकी गार्डियन है जो जाके की सेकंड लार्जेस्ट रियोन में से एक है। फैंग ने सोचा था कि वो सबसे पहले कियांसे के साथ निपटेगी जिसके बाद वो यहाँ पे इस रियोन को एक्सप्लोर करने के लिए आएगा, लेकिन अब ये पहले ही ऊपर आ चुकी है तो फिर फैंग को इसके साथ पहले निपटना पड़ेगा कियांसे के बाद में। इसके बाद हम लोग सेंटेंस को देखते हैं और ये भाई पूरी तरीके से आग मचा रही थी। जहाँ देखो वहाँ पे अपने बड़े बड़े कुड़ाले को घुमा रही थी। एक बंदे के मुंह पे आके गिरती है लेकिन वो बंदा थम्स अप करते हुए कहता है ओके। दूसरा बंदा उसे कहता है भाई ठीक तो हो तुम। इसके बाद उसे खिलाड़ी उसके मुंह की आवाज लिखते हैं और ये सब एकदम दूर फेंके जा रहे थे एकदम हवा के माफिक। फैंग इन सभी चीजों को देख रहा था। वो मन के अंदर सोचता है कि यही होता है यहाँ पे, लेकिन उसे टाइम पे फैंग की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जिसके पास एक माउंट था और वो यहाँ पे उसे कंट्रोल करते हुए स्टील सेंटेंस के साथ में फाइट कर रहा था। फैंग उसे देखता और पहचान जाता है। ये कहते हुए ये तो मूमिंग है। फैंग हम लोगों को बताता है कि मूमिंग के पास में यहाँ पे हिडन क्लास है जिसका नाम टेम्पल नाइट है। मूमिंग यहाँ पे फैंग का ओल्ड फ्रेंड हुआ करता था जो उसे यहाँ पे लगातार फाइट करते हुए आया था और उन दोनों में से कोई भी नहीं जीता था क्योंकि ये बंदा जब भी हारने या फिर मरने वाला होता था ये कोई ना कोई गंदी ट्रिक का इस्तेमाल करता और भाग जाता। फैंग की पास लाइफ के अंदर यहाँ पे स्टील सेंटेंस को मूमिंग के गले नहीं हराया था जिसका नाम है नाइट सेक्टम था और इसलिए कई सारे प्लेयर्स कहते थे कि वेस्ट यहाँ पे ब्लेड गॉड ईस्ट को बिलोंग करता है और वहीं पे ईस्ट नाइट सेक्टम को बिलोंग करता है। ये दोनों पार्टीज यानी कि ये दोनों गिल्ड अलग अलग वेस्टर्न रीजन्स को यहाँ पे रूल करते थे। हालांकि ये सेक्टम गिल्ड यहाँ पे जितने भी न्यू रिक्रूट होते थे उनसे यहाँ पे स्लेव लाइक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही शुरुआत में साइन करवा लेता था। वो इन लोगों को यहाँ पे गारंटी देता था कि तुम लोग जिंदा रहोगे लेकिन जी नहीं पाओगे, क्योंकि वो इन लोगों से यहाँ पे 50% लाइफ स्पैम टैक्स में ले लेते थे। इसलिए इनके जितने ज्यादातर मेंबर थे वो सभी ब्लैक स्लेव्स ही कहलाते थे जो यहाँ पे टॉप टायर एलाइट फाइटर्स को यहाँ पे सर्व करते थे। फैंग आगे से कहता है तो परफेक्ट टाइमिंग है भाई, वूमिंग इस बार तो नहीं बच पाएगा। फिर इसके बाद फैंग यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के बीच में एंट्री करता है और एकदम स्टेल्थ मोड के अंदर रहता है। इसके बाद वो यहाँ पे डार्क नाइट रिंग का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर ही कई सारे प्लेयर्स के ऊपर अटैक करता है और उन्हें यहाँ पे नॉक डाउन कर देता है खटाखट खटाखट। इसको देख के वूमिंग हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ किसने किया, कहीं शैडो तो नहीं था। वो उसे कहता है कि हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं, ना ही मैंने तुम्हें कभी उंगली की, तो फिर तुम मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो भाई। इस पे फैंग उसके पीछे से बाहर निकलता है और उसे कहता है क्योंकि तुमने कभी उंगली नहीं की, तुम्हें पहले कर देनी चाहिए थी। इसके बाद वो यहाँ पे वूमिंग के ऊपर भी अटैक करता है और उसे भी इजीली हरा देता है। बंदे से क्या उम्मीद रख रहे हो भाई, टॉप नंबर का प्लेयर है। इसके बाद वो यहाँ पे कर्स फ्लावर का इस्तेमाल करता है और उनकी बॉडी के ऊपर उगा देता है और एक झटके के अंदर ही जब ये लोग दोबारा रिस्पॉन होते हैं तो फिर इनका जो ट्रेडेबल लाइफ स्पैम था वो पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, जिसपे लोग बौखला जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन वूमिंग सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम लोग शैडो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से टीम अप करो, शैडो को जल्दी पकड़ते हैं उसे वहीं पे ही पेल देते हैं। लेकिन वूमिंग की टीम में हम लोग सायो को भी देखते हैं और ये खून क्या शुरू हो रही थी। ये शैडो से कहती है कि तुम मुझे बार-बार टारगेट क्यों करते हो, मेरा लाइफ स्पैम पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि इनके लिए नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिंदगी के तरीके हैं जो इनके अंदर सालों के तरीके आते हैं। वहीं ट्रेडेबल लाइफ स्पैम इन लोगों के लिए यहाँ पे कॉइंस के तरीके यानी कि पैसों के तरीके हैं। इसलिए लोगों के पास यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम तो बहुत ज्यादा है लेकिन ट्रेडेबल बहुत ज्यादा कम, क्योंकि वो कॉइन है। फिर फैंग के पास यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता है कि उसने कौन कौन सा ट्रेडेबल लाइफ स्पैम किस प्लेयर से सॉरी अब्सॉर्ब किया है। तो फैंग को पता चल जाता है कि उनके बीच में सायो भी थी लेकिन इसका ट्रेडेबल लाइफ स्पैम बहुत ही ज्यादा कम था। फैंग आगे से कहता है अच्छा तो ये उनके साथ जुड़ चुकी है ब्लैक स्लेव के तौर पे और ऐसा लगता है कि बेचारी के पास कुछ भी नहीं बचा, ये पूरी तरीके से एकदम नीचे है, बॉटम। लेकिन फैंग को कोई दुख नहीं होता। वो आगे से कहता है इसके साथ सही ही हो रहा है। उसे टाइम में स्टेनलेस स्टील सेंटेंस उसके ऊपर हमला करती है तो फैंग उसे यहाँ पे इजीली डॉज कर लेता है। तो मेरा जो धुंधलापन दिख रहा है ये मेरा नहीं कि ये ऑथर हमें इफेक्ट डाल के दिखा रहा है कि भाई की स्पीड कितनी ज्यादा है। कहता कि सेंटेंस भी हैरान हो जाती है कि बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, ये डॉज कैसे कर लिया। इसके बाद वो अंधाधुन यहाँ पे अपने तीरों को घुमाने लगती है ताकि फैंग जहाँ पे भी छुपा हुआ हो डायरेक्ट उसके ऊपर हिट खाए और वो यहीं पे ही नॉकआउट हो जाए। फैंग को समझ में आ जाता है कि ये लगातार अपने ब्लेड्स को घुमाते जा रही है ताकि ये एरिया टाइप में अटैक कर सके। अगर कोई एनिमी छुपा भी हो तो भी वो यहाँ पे हिट खा जाए। उसी टाइम में फैंग ऊपर से बाहर निकलता है, सेल का इस्तेमाल करते और अपने सभी अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस के ऊपर खटाखट स्लैश मारना शुरू करता है और वो साथ में टेटुआ काटो स्किल का भी इस्तेमाल करता है। इससे यहाँ पे सेंटेंस के स्टेल्थ है यहाँ पे सिर्फ 40% ही बच जाती है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस का माथा गर्म होता है वो आगे से कहती है इसकी ऐसी की तैसी अभी बताती हूँ। कहता है कि फैंग भी आगे से कहता है दैयार ये तो ऐसे घूरेगी तो बंदा भाई मुंह दे अपनी पैंट में। इसके बाद सेंटेंस यहाँ पे अपनी सेकंड फेज के अंदर चली जाती है तो फिर सेंटेंस के साथ में जो डिमोनिक सील आती है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाती है और डिमोनिक सील अवेकन होने के बाद में अगर तुम सेंटेंस के ऊपर कोई भी हमला करते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर अटैकर के ऊपर ही जाके लगता है। यानी अगर तुमने सेंटेंस के ऊपर 100 का डैमेज मारा तो फिर 100 का डैमेज तुम्हें ही लगेगा, सेंटेंस को कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक ऐसी अफवाह भी थी कि सेंटेंस की बॉडी के अंदर जो यहाँ पे आंखें वाँखें भरी है तुम्हें ये जगह दिखाई दे रही है वहाँ पे एक पोर्टल होता है। अगर तुम इस जगह के अंदर घुस जाते हो या फिर तुम्हें ये खा लेती है तो फिर तुम डायरेक्ट अननोन जगह पे टेलीपोर्ट हो जाओगे, जिसको यहाँ पे ज्वालामुखी का कुआं कहा गया है। हालांकि उसकी पास लाइफ में आज तक किसी ने ये कंफर्म नहीं किया था, ये सिर्फ एक अफवाह ही थी। और फैंग को यही लगता है कि किसी ने दारू पी की ये बात फालतू में ही पेल दी होगी किसी दूसरे गेम की स्टोरी के साथ मैच करके। और मैं तुम लोगों को बता दूं ये जो एनिमी है यानी कि स्टील सेंटेंस एल्डन रिंग के अंदर इसी के जैसे मिलता जुलता एक बॉस आता है। बाकी मैंने वो गेम अभी तक नहीं खेला है, ट्राई करूंगा। इसके बाद हम लोग कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर से यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे शैडो के बारे में ही बात कर रहे थे कि भाई के पास कितने ज्यादा स्टंट है कि एक ही स्किल के अंदर उसने यहाँ पे बॉस को सीधा उसके सेकंड फेज के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पे एक लड़की आगे से कहती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वो काम शैडो ने ही किया था, वो एक टाइटेनियम टायर का बॉस है। इस पे बंदा आगे से बताता है कि इन दो आंखों से देखा था, कंचे खेलता हूँ निशाना नहीं चुकता मेरा, तो सोच लो कितनी तेज नजर मेरी। शैडो सबसे पहले यहाँ पे आया और नाइट सेक्टम के जितने भी गिल्ड मेंबर्स थे उन्हें यहाँ पे निपटा दिया। इसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे बॉस के ऊपर अटैक किया और उसकी आधी एचपी वो निकल गया एकदम पानी की तरीके। देखिए ये लोग बुबु बुबु करके कैसे न तैसे आवाज कर रहे थे, इसलिए शैडो की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ जाती है। मीनवाइल शैडो हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे सेंटेंस जब भी इस एबिलिटी को अवेकन करती है तो वो यहाँ पे एक वीकनेस को दिखाती है। वो जब भी अटैक करती है तो फिर उसका रिफ्लेक्ट वाला सिस्टम यहाँ पे कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। यानी कि उसी टाइम के बीच में अगर तुम इसके ऊपर स्ट्राइक करते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट का डैमेज नहीं होगा। लेकिन समस्या यही कि शैडो इसे एक स्लैश के अंदर खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो यहाँ पे इंस्टेंट शैडो स्लैश, टिटुआ काटू, प्लेग ब्लेड, पॉइजन डैगर और जितने भी उसके पास डैमेज ओवर टाइम स्किल्स हैं उनका एक बार में इस्तेमाल करना चाहता है और साथ ही में ब्लेसिंग के साथ में भी। लेकिन अगर वो चूक गया तो फिर डैमेज जो रिफ्लेक्ट होगा तो वो एक झटके के अंदर ही मारा जाएगा, वो भी खुद के ही अटैक से। इसलिए फिर उन सभी प्लेयर्स की तरफ देखते हुए सोचता है कि इनको बलि का बकरा बनाने में क्या ही मजा आएगा। तब इन लोगों का जो टीम लीडर था उन लोगों से कहता है साइड में हटो यार मुझे भी देखने दो। इसके बाद ये लोग इसे बिग ब्रो सेफ्टी के बुलाते
बुलाते हैं क्योंकि इसका नाम ही सेफ्टी फर्स्ट था। हाँ, प्लेयर का नाम ही सेफ्टी फर्स्ट था। ये लोग सेफ्टी फर्स्ट को बताते हैं कि देखो भाई, हमने बॉस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया है और हम लोगों ने इसके जितने भी अटैक पैटर्न्स हैं उन्हें अच्छे से याद कर लिया है और ऊपर से इसकी एचपी भी आधी हो चुकी है और ये हिल चुकी है। अगर हम लोग अभी इसकी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर शायद से न्यू फेज आ सके, लेकिन इसके बावजूद चांसेस ज्यादा है कि हम लोग उसे हरा सकते हैं क्योंकि शैडो यहाँ से गायब हो चुका था। बेसिकली वो यहीं पे ही था लेकिन स्टेल्थ मोड के अंदर था, तो ये लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। इसलिए नहीं, ये लगता है कि शैडो छोड़ के चला गया है इस बॉस को। लेकिन डुअल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट अपनी एक लड़की से कहता है कि जल्दी से रेड आई को एक्टिवेट करो और चेक करो शैडो कहीं आसपास तो नहीं, पता चले लेने के देने पड़ जाए। तो फिर ये लड़की जिसका नाम सूट आओ है वो आगे से यहाँ पे रेड आई को एक्टिवेट करती है, तो ये एक इसकी एनर्जी यहाँ पे खरगोश के अंदर बदल जाती है जो कि पूरी एरिया को चेक कर रहे थे और वो यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट को बताती है कि उसने पूरी एरिया को चेक कर लिया है लेकिन शैडो का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। इस पे सेफ्टी फर्स्ट आगे से कहता है अगर तुम्हारे यहाँ पे 3 लेवल की एंटी स्टेल्थ स्किल उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है तो फिर वो यहाँ से चला ही गया होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास यहाँ पे 4th लेवल का स्टेल्थ मोड हो। इसके बाद सेफ्टी फर्स्ट सीधा मैदान में उतर जाता है, ये कहते हुए कि हम लोगों को किसी भी चीज की चिंता नहीं है, बस तुम लोग देखे जो कि मैं यहाँ पे कैसे सेंट स्टील को कैसे हराता हूँ। वैसे शायद से वुमिंग का ग्रुप भी यहीं पे ही था और वो भी लोग एक बिल्डिंग से ये सब कुछ देख रहे थे। जब वो यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट को स्टील बॉस की तरफ जाते हुए देखते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इसे अपनी कबर खुदवाने का शौक चल रहा है। जिसपे एक बंदा आगे से कहता है कि मैंने इसे शुरुआत में देखा था, इसने अकेले ही यहाँ पे गोल्ड लेवल के बॉस को हरा दिया था सिंगल हिट में। देखिए ये टॉप ट्रैप प्लेयर्स में से एक है और इसका नाम सेफ्टी फर्स्ट है। लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पास हिडन क्लास का टैलेंट है जिसका नाम सोल वॉरियर है, तो फिर इसके पास यहाँ पे डॉज स्किल पूरी 100% है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये पहले एक वर्ल्ड क्लास सोल टाइप गेमर हुआ करता था, तो फिर इसके पास टॉप टाइवर की रिफ्लेक्सेस और स्किल्स हैं। सोल टाइप गेम्स को उनमें कहते हैं जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अक्सर हाई ही रहता है। अगर तुम 100 से 200 बार मर गए एक बॉस को हराते हुए तो ये नॉर्मल माना जाता है। तो इससे तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि सोल टाइप गेम कितने ज्यादा हार्ड होते हैं। सेंटेंस जैसे यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट को देखती है तो वो उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी दे मारती है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट इजीली उसे यहाँ पे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने हाथों की मदद से बेसिकली डिमोनिक एनर्जी से सेफ्टी फर्स्ट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दोबारा डॉज कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे सेंटेंस इसी तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भाई अपना बंदर था वो इधर उधर कूदते हुए इन सभी चीजों को डॉज करते जा रहा था। उसके जो टीममेट थे वो उसके लिए यहाँ पे चीयर कर रहे थे कि भाई जाओ दिखा दो कितनी ताकत है तुम्हें। खैर जो दूसरा ग्रुप था वो यहाँ पे वुमिंग का ग्रुप नहीं था, ये कोई और लोग थे। ये लोग यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये बंदा एकदम बेस्ट है, इसने हर एक अटैक को इजीली डॉज कर लिया। इसके बगल में जो लड़की थी वो आगे से कहती है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट जितनी भी बार रोल करता है या फिर उछलता है तो फिर बॉस की एचपी यहाँ पे ड्रॉप क्यों होती है। जिस पे दूसरा प्लेयर भी ये कहता है मैंने भी ये चीज देखी है, मुझे भी अजीब लगा। इसके सिर्फ एक ही चांस हो सकता है कि सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे सोल वॉरियर है, तो फिर वो यहाँ पे शायद से अटैक या फिर डॉज करने पे एनिमी की हेल्थ को थोड़ा बहुत कम करता है। इस पे साउट हम लोगों को बताती है कि यहाँ पे ये मेरी छत पे कुछ गिरा अभी पता नहीं क्या था, हेडफोन लगाए होंगे तो सुनाई दिया होगा। साउट हम लोगों को बताती है कि यहाँ पे जो सेफ्टी फर्स्ट है उसके पास यहाँ पे एक स्टफ है, अगर वो यहाँ पे जब भी डॉज करेगा तो फिर बॉस की एनिमी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि उसकी सारी पावर यहाँ पे ऑफेंस के ऊपर रिलाई करती है। इसलिए जब तक यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट सक्सेसफुली डॉज और रोल करता रहेगा तो फिर एनिमी का जो डिफेंस होगा वो 50% से कम होता जाएगा सेफ्टी फर्स्ट के हमला करने पे। इसके बाद जब यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट पूरी तरीके से बंदर की तरह उछल कूद लेता है तो फिर वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है अपने स्पेशल इफेक्ट के साथ में, जिसका डैमेज यहाँ पे 1000 या फिर उससे ऊपर ही जाएगा। इसके बाद सेफ्टी फर्स्ट अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम डांसिंग अंडर द मूनलाइट स्प्लिटिंग थ्रू द गैप्स ऑफ ब्लेड डॉजेस था। इसके साथ वो सेंटेंस के ऊपर लगातार स्लैश मारते रहता है और उसके हर एक स्लैश के अंदर 1000 का डैमेज लगते जा रहा था। इसलिए सेंटेंस की हेल्थ लगातार धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी और इसकी एचपी अभी यहाँ पे सिर्फ 30% ही बची हुई थी। इसलिए साउटो और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि सेफ्टी फर्स्ट अब यहाँ पे सक्सेसफुली जीतने वाला है। मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया तो फिर तुम्हें लग रहा होगा कि सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी है, लेकिन शायद तुम लोग एक चीज भूल चुके हो कि सेंटेंस के पास में यहाँ पे डैमेज रिफ्लेक्ट स्किल भी है। इसलिए जब सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे ऑरा फार्म कर रहा था अपनी पीठ सेंटेंस की तरफ करके, जब उसके पास स्लैशेस पड़ रहे थे तब ये काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि यही है मेरा स्टाइल। तभी डैमेज रिफ्लेक्ट होता है और खटाखट इसके ऊपर स्लैशेस आगे लगते हैं, एकदम खतरनाक 10 से 15 स्लैशेस लगते हैं और इसकी बॉडी टुकड़ों में बट जाती है। इसके जितने भी टीममेट थे वो सभी आगे से कहते हैं ये क्या हुआ भाई, तो चीटिंग है यार। वो लोग आगे से कहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी प्रो मर कैसे गया भाई, वो तो हर एक अटैक को डॉज कर सकता था ना। यहाँ तक कि सेफ्टी फर्स्ट के जितने भी अटैक थे वो सभी बॉस के ऊपर जा लगे थे, तो फिर बॉस की इतनी ज्यादा एचपी कम होने के बावजूद वो यहाँ पे जिंदा कैसे है। इसलिए कहते हैं किसी भी बॉस के ऊपर हमला करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेके जाओ। फिर हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे जब सेफ्टी फर्स्ट अपना नाम धाम कर रहा था, अटैक ब्लॉक कर रहा था, तब फिर फ्रैंक यहाँ पे लगातार बॉस के ऊपर हमले करे जा रहा था और वो उसकी यहाँ पे 30% एचपी ले आया है नीचे। फिर आगे से कहता भी है कि सोल वॉरियर की अटैक पावर काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी कि इसे पता नहीं था कि डैमेज रिफ्लेक्ट भी हो जाता है सेंटेंस के ऊपर से। इसलिए सोल टाइप की जो क्लास है वो यहाँ पे सेंटेंस के टाइम में पूरी तरीके से यूजलेस है, या तो वो डॉज करेगा या तो अटैक करेगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि वो डॉज करते हुए अटैक कर नहीं सकता और जब वो अटैक करेगा तो डैमेज रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए भाई की मुलाकात यहाँ सबसे बेकार एनिमी से हुई थी उसके क्लास के हिसाब से। इसके बाद स्टिल सेंटेंस पीछे मुड़ जाती है और अपनी चर्च की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसकी एचपी लो हो चुकी थी, तो फिर उसे अपनी हेल्थ यहाँ पे रिवील करनी थी। तो यही सोचता है अगर ये पूरी तरीके से सही सलामत वापस आ गए एकदम तरोताजा तो फिर उन लोगों ने जो पापड़ बेले उसके स्वाद नहीं आएंगे। और फिर उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि सेफ्टी फर्स्ट के निपटने के बाद में इनके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि ये दोबारा हमला करे। और फिर अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक यहाँ पे सेंटेंस हमला नहीं करती है तब तक रिफ्लेक्ट वाला सिस्टम यहाँ पे बंद नहीं होगा। इसलिए फैन को डायरेक्ट सेंटेंस के साथ में हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी ताकि उसके ऊपर डैमेज रिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि उसके स्नीक अटैक्स यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। सेंटेंस को लगातार हमला करना ही पड़ेगा तभी वो यहाँ पे सेंटेंस के ऊपर प्रॉपर डैमेज मार सकता है। इसके बाद फैंक सेंटेंस के सामने जाता है और उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। जिसमें यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप था वो आगे से कहता है अच्छा तो ये शैडो था जो शुरुआत से सभी स्लैशेस मारे जा रहा था। हमें लगा कि ये सेफ्टी फर्स्ट है वो असली हीरो है यहाँ पे, लेकिन वो बस एक क्लाउन निकला और कुछ भी नहीं, असली हीरो तो यहाँ पे शैडो है। लेकिन शैडो ये देख के हैरान हो जाती है कि उसके यहाँ पे 3 लेवल के एंटी स्टेल्थ भी शैडो को डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि उसके पास यहाँ पे लेवल 4 या फिर उससे हायर की स्टेल्थ एबिलिटीज हैं। उनमें से कुछ ग्रुप की नजर यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट के लूट के ऊपर थी। वो मन के अंदर सोचता है इससे पहले वो वापस है तब तक हम लोग इसे लूट लेते हैं। इसके बाद हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि यहाँ पे ब्लैक लाइट शील्ड को एक्टिवेट करता है, वो भी 10 लेयर के साथ में। इनमें से हर एक प्लेयर एक पावरफुल डैमेज को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि वो 3 अटैक्स को इजीली यहाँ पे झेल सकता है। इसके बाद सेंटेंस यहाँ पे हमला शुरू करती है तो फिर उसका रिफ्लेक्ट डैमेज यहाँ पे बंद हो जाता है और यही मौका था शैडो के पास में उसके ऊपर हमला करने का। तो फिर शैडो धड़ाधड़ इंस्टेंट शैडो स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सेंटेंस के ऊपर लगातार स्लैश मारते रहता है और साथ ही में यहाँ पे शैडो की जो ब्लैक लाइट शील्ड थी उसकी यहाँ पे 3 लेयर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें हो रही थी। शैडो ने यहाँ पे 9 स्लैशेस मारे थे सेंटेंस के ऊपर में, जिनमें से 6 लग गए लेकिन 3 रह गए थे, तो वो 3 स्लैशेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गए शैडो के ऊपर, इसलिए उसकी 3 लेयर्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई।
अगर उसके पास यहाँ पे ब्लैक लाइट शील्ड ना होती जो कि अटैक्स को एब्जॉर्ब करती तो फिर वो पक्का यहाँ पे अब तक हारा जा चुका होता। इसके बाद यहाँ पे स्टील सेंटेंस आगे से यहाँ पे डिमोनिक पावर का यूज करते हुए पर्पल फायर का इस्तेमाल करती है, जो एक बार में ही यहाँ पे शैडो की जितनी भी शील्ड लेयर थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके पास अब एक भी शील्ड नहीं बची हुई थी। फंग ये देख के हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक, कहता है कि उसके पास यहाँ पे 80% का चांस है कि वो अटैक को डॉज कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो शील्ड थी सब एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। उसी टाइम हम लोग ग्रुप के बंदे को देखते हैं जो कि सेफ्टी फर्स्ट की लूट लेने के लिए आया था, तभी शैडो उसके ऊपर यहाँ पे डार्ट से हमला करता है और उसे झटके के अंदर यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे फूल भी उगा देता है, ये कहते हुए कि मुझसे चोरी करोगे, मेरी ही लूट मुझसे चोरी करोगे, वो भी मेरी फाइट करते हुए, तो फूल तो किस्तों में लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद फंग आगे बढ़ता है और वो सेफ्टी फर्स्ट की यहाँ पे जब लेफ्ट स्पैम को एब्जॉर्ब करता है तो उसे पता चलता है यार इसके पास तो एकदम दर्जनों भरे पड़े हैं भाई, कितना ज्यादा माल था इसके पास, ये अभी तक ये भी बार नहीं मारा क्या भाई गेम के अंदर। खैर जब शैडो यहाँ पे लूट वूट कर ही रहा था तभी उस टाइम पे सेंट उसके ऊपर दोबारा डिमोनिक हाथ से हमला करती है। फंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो यहाँ पे फाइट करने के लिए सिर्फ ब्लैक लाइट शील्ड और बेसिक शैडो इंस्टेंट स्लैशेस का इस्तेमाल कर सकता है, जो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते। हालांकि उसकी डॉज स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए जब तक हैंड शैडो के पास पहुंचता तब तक वो वहां से डॉज करके एकदम स्टील सेंटेंस के पास ही पहुंच चुका था। वहीं पे सूट और उसके लोग ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। वो आगे से कहते हैं कि शैडो गॉड नहीं थी टाइम पे। दूसरा बंदा आगे से कहता है कि जब शुरुआत में अनाउंसमेंट होती थी कि यहाँ पे फर्स्ट किल लेता है बॉसेस की, चाहे वो गोल्डन टायर हो, सिल्वर टायर हो, फिर प्लेटिनम टायर पे हो, मुझे लगता था कि ये ऐसा करता है, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कैसे कर लेता था। इसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं और यहाँ पे सेंटेंस स्टील की पूरी तरीके से हेल्थ खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो यहाँ पे फाइनल ब्लो मारता है और इजीली यहाँ पे सेंटेंस स्टील को पूरी तरीके से हरा देता है, जो एक टाइटेनियम टायर की बॉस है, जिससे शैडो को यहाँ पे 48,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 120 एवोल्यूशन पॉइंट। साथ में उसके पास यहाँ पे चर्च ऑफ सेक्टम की भी आ जाती है, यानी कि अब वो यहाँ पे उस रेयन का मालिक बन चुका है। वहीं पे कई सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे शैडो ने अकेले ही टाइटेनियम टायर के बॉस को इतनी आसानी के साथ हरा दिया, जो कि नंबर 1 रैंकिंग में से नंबर 1 है। इसके बाद फैंग आगे से यहाँ पे मिस्टिक ग्रीडी हैंड को बाहर निकालता है और वो लूट को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे फैंग को यहाँ पे ब्लैक फ्लेम की तरफ से गिफ्ट मिलता है और उसके पास यहाँ पे एक लेदर आर्मर आ जाता है जो कि बोन पियर्सिंग होता है, जिससे उसका फिजिकल डिफेंस यहाँ पे 55% पॉइंट से बढ़ता है। सभी तरह के एलिमेंटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 120 पॉइंट मिलते हैं। डैमेज ब्लॉक भी यहाँ पे 77% से बढ़ जाता है, सॉरी पॉइंट से, और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, और उसका लेवल यहाँ पे 13 हो जाता है। साथ में आर्मर यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट के साथ में आता है, यानी वो जब भी अटैक करेगा फिर उसके ऊपर अटैक होगा तो फिर उसके ऊपर यहाँ पे डिफेंस की एक लेयर आ जाएगी, और जब वो अटैक करेगा तो एनिमी के ऊपर यहाँ पे ब्लैक फायर की एक डिफेंस लेयर आ जाएगी, सॉरी अटैक लेयर आ जाएगी। बस इतना ही। साथ में फैंग के पास यहाँ पे असैसिन इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है, यानी कि अब उसके पास भी यहाँ पे एंटी स्टेल्थ एबिलिटी आ चुकी है, यानी कि वो दूसरे असैसिन्स की भी एंटी स्टेल्थ एबिलिटीज को देख सकता है, यानी कि कोई छुपा हुआ होगा तो वो उसको भी देख सकता है। फैंग यहाँ पे असैसिन इंस्टीट्यूशन को एकदम लेजेंडरी लेवल पे ले जाता है, जिससे यहाँ पे उसकी एंटी स्टेल्थ एबिलिटी सीधा 5th लेवल पे चली जाती है, जो सबसे हाई है इस समय। इसकी वजह से उसे यहाँ पे लेजेंडरी बोनस भी मिलता है। अब वो यहाँ पे एनिमीज के वीक पॉइंट को और भी ज्यादा एक्यूरेटली देख सकता है। साथ ही में अगर वो वीक पॉइंट के ऊपर हमला करेगा तो फिर उसे 50% का अटैक बोनस भी मिलेगा। फिर हम लोगों को बताता है कि वो जब भी अटैक करता है तो फिर उसे कितना बोनस मिलता है, जो कि यहाँ पे 350% का बोनस था। बेसिकली टिटुआ काटू स्किल से ब्लेसिंग मिलती है, साथ ही में ब्लेसिंग एबिलिटी अलग से है, 50% का अलग से है, वेनम डार्ट का अलग से है, इसलिए उसको इतना ज्यादा अटैक बोनस मिलता है यहाँ पे। इसके बाद फैंग यहाँ पे अपनी स्टेल्थ एबिलिटी को अपग्रेड कर लेता है एवोल्यूशन पॉइंट्स की मदद से, जो यहाँ पे लेजेंडरी टायर पे चली जाती है। इससे फैंग का यहाँ पे जो डॉज रेट था अब यहाँ पे 85% चला जाता है, और बाकी चीजों को मिला लो तो 90%। अब उसे टाइम पे यहाँ पे आनियो आ जाती है भागते हुए, जो कि उसे कहती है कि तुम्हें कुछ मिला बढ़िया माल वाल। इसमें फैंग हैरान होते हुए कहता है कि जब भी साला मैं किसी बॉस को हरा दूं ये साला सूंघते हुए चले आते हैं, ट्रैकर वैकर लगाएगा मेरी पीठी के ऊपर। आनियो यहाँ पे फैंग से कहती है कि उन लोगों ने रैंकिंग चेक नहीं की, उन्हें पता था कि शैडो ही होगा जो यहाँ पे लेवल 13 पे पहुंचा है। फैंग आगे से कहता है कि वो लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 11 लेवल पे हैं, लेकिन वो यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी 13 लेवल पे पहुंचा जा रहा है। उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही कमाल की है, लेकिन आनियो उसके मुंह के ऊपर मार के उसे रुक करा देती है, ये कहते हुए ज्यादा ना बोलो। और वो फैंग को मक्खन लगाते हुए कहती है कि अच्छा माल वाल मिला, कुछ है आपके पास। फैंग उसे कहता है बहुत कुछ है, लेकिन खरीद पाओगी उसके लिए पैसे लगेंगे। लेकिन आनियो अपने साथ सरकारी तिजोरी लेके आई थी, वो पूरा माल लेके आई थी, और वो फैंग को यहाँ पे पूरे 45,000 दिन देती है ट्रेडेबल लाइफ के, ये कहते हुए कि बहुत माल है अपने पास। फैंग लोगों से कहता है उसके पास सेल के लिए लोगों के पास कुछ और भी माल है, लेकिन उससे पहले क्या उन लोगों को किसी दूसरे हाइडआउट के बारे में पता है, जिसपे आनियो आगे से बताती है उन लोगों को हाइडआउट के बारे में पता है। इस पूरी सिटी के अंदर यहाँ पे कोई भी सेफ जोन नहीं है, ना ही कोई शेल्टर है, इसलिए कई सारे प्लेयर्स एक साथ बढ़ते हैं और हाइडआउट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसे बेस के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे वो लोग सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं। क्रिटिकल मोमेंट्स के टाइम पे वो लोग वहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर से एक मैजिकल डिफेंस बैरियर भी बना देता है, जो बाहरी हमलों से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे स्मॉल स्केल हाइडआउट के बारे में ही पता होगा, जो गोल्डन ग्रेड का बॉस ड्रॉप करता होगा, जिसपे आनियो आगे से कहती है उन लोगों को इसी के बारे में पता है। अभी तक किसी भी अथॉरिटी के बंदे ने कोई भी पावरफुल हाइडआउट नहीं ढूंढा है। इस पूरी मैजिक सिटी के अंदर अथॉरिटीज ने यहाँ पे सिर्फ मिड साइज के हाइडआउट को ही ढूंढा है, जिसके बारे में उन लोगों को पता है, इसलिए उन लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता है। जिसपे फैंग उन लोगों को कहता है तो फिर तुम्हें ये समझ में आ चुका होगा कि इतनी समय हाइडआउट कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके बाद वो उन लोगों को यहाँ पे इस चर्च वाले सेक्टम हाइडआउट के बारे में बताता है कि बॉस ने इसकी की ड्रॉप कर दी है, जो कि अभी ही निपटा हुआ है। वो इन लोगों से कहता है कि ये हाइडआउट यहाँ पे 800 मीटर मूव, अभी ये मूव मुझे समझ में नहीं, मीटर नहीं हो सकता भाई, 800 मीटर बहुत छोटा रहता है, लेकिन एरिया के हिसाब से कोई वर्ड होगा। फैंग उन लोगों से कहता है जाओ और जाके अपने अथॉरिटीज के साथ में इस बारे में डिस्कस करो कि तुम मुझे इसके कितने पैसे दोगे, जिसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें ये बेचना है या नहीं। वहीं ये सब लोग जैसे ही 800 मूव के बारे में सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मूव मींस MU कि इतना ज्यादा बड़ा एरिया। आनियो को पता था कि जितना बड़ा यहाँ पे हाइडआउट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसका डिफेंस होगा, और इतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा इसका इंटरफेस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वो मन के अंदर सोचते हैं कि 800 MU काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, जिसके अंदर यहाँ पे अथॉरिटी के सभी मेंबर्स आ जाएंगे और उनके पास उनके खुद के रूम रहेंगे। आनियो से पूछती है कि पूछने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन कितने में बेचना चाहते हो, कुछ उम्मीद करके रखा है। जिसपे फैंग आगे से कहता है जाओ और जाके पहले डिस्कस करो, जिसके बाद मुझे बताना कि तुम कौन सा प्राइस ऑफर करना चाहते हो, इसके बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम्हें बेचना चाहिए या नहीं बेचना है। फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी पिछली लाइफ के अंदर ये हाइडआउट कम से कम 2000 लाइफ स्पैम के आसपास बिका था। अगर वो यहाँ पे इस हाइडआउट को इन लोगों को बेचने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसके पास यहाँ पे इतना ज्यादा लाइफ स्पैम हो जाएगा कि वो रियलिटी के अंदर अपने सभी इक्विपमेंट स्किल्स और लेवल को लेके जा सकता है। आनियो फैंग से कहती है कि देखो भाई वो इस बारे में किसी को बेच के रिपोर्ट करवा देगी और पता लगा लेगी, लेकिन एक और चीज जिसके बारे में वो यहाँ पे फैंग से पूछना चाहती है। फैंग उससे कहता है क्या भाई जल्दी पकड़ो ना, टाइम नहीं हमारे पास। इसके बाद आनियो फैंग को बताती है कि उन लोगों को एक न्यूज पता चली है कि डार्क मून टाउन के अंदर 7 गोल्डन टायर के बॉस इकट्ठा हुए हैं, और जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं तो फिर कई सारे लोगों की वहाँ पे जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग वहाँ पे वाइप आउट हो चुके हैं। और वो लोग यहाँ पे फैंग को
को पूरे 10,000 लाइफ स्पैम बेचने को राजी हैं अगर वो उनकी मदद करेगा उन सभी लोगों को सही सलामत उस जगह को एक्सप्लोर कराने में। फिर उन लोगों से कहता है कि सिर्फ 7 ही गोल्ड टायर के बॉस हैं, अगर तुम सभी लोग एक साथ मिल जाओ और अथॉरिटी फोर्स का इस्तेमाल करो तो फिर तुम अकेले ही उन सभी चीजों को हैंडल कर सकते हो, इसमें मेरी आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई और रीजन होगा मुझे बुलाने का। इस पे आने आगे से कहती है यही उम्मीद थी तुमसे, तुम सच में बहुत ज्यादा जीनियस हो। इसके बाद वो फेंग को पूरी बात बताती है कि वो लोग पूरा एकदम जत्था लेके गए हुए थे और उसने हर एक बॉस को हरा दिया था, लेकिन अचानक से वो साले दोबारा रिवाइव हो जा रहे थे और ये नहीं उनके जितने भी स्टैट्स थे वो सभी स्काई रॉकेट हो चुके थे, यानी अचानक से दुगने तिगुने चुगने हो गए। इसके बाद उन लोगों ने एक साथ मिलकर उल्टा इन लोगों की टीम को वाइप आउट कर दिया। ये सुनकर फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि बॉस यहाँ पे रिवाइव हो गए वो भी ग्रुप के अंदर, और वो मन के अंदर सोचता है कहीं वो पपेट तो नहीं है जिनको यहाँ पे कर्स स्लाइट की मदद से बनाया गया होगा और वो कर्स स्लाइट यहाँ पे ईसन गॉड स्टोन टैबलेट से आता है। अगर वहाँ पे सच में ईसन गॉड का स्लाइट है तो फिर ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है फेंग के लिए और वो इसे बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेगा। इसलिए वो यहाँ पे आनियो से कहता है कि जल्दी से मुझे कोऑर्डिनेट भेज दो, मैं डायरेक्ट वहीं पे ही जाता हूँ। वो फेंग आगे से कहता है ये आनियो लड़की बड़ी ही मुंहफट है लेकिन बड़ी ही काम की है, उन सातों बॉसेस को हराने के बदले में मुझे यहाँ पे 50 से 45,000 का लाइफ स्पैम मिल सकता है और ऊपर से ये मुझे 10,000 का लाइफ स्पैम एक्स्ट्रा देने वाली है। नीचे भाई एक बंदे ने हमें बता दिया कि 800 MU का क्या मतलब है, बेसिकली ये स्क्वायर मीटर है और अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो 1.5 किलोमीटर जितना बड़ा ये हाइड आउट है। थैंक्स भाई नीचे कमेंट करने वाले के लिए। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो इधर उधर कोई सीक्रेट टाइम ट्रैवल पोर्टल का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे सायो के ऊपर पड़ती है जिसको 3 लड़कियां मिलकर भाई सूते जा रही थी। अब तुम लोगों को सायो के बारे में पता है कि वो हमेशा किसी लड़के को सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके सहारे लेवल अप कर सके, क्योंकि इसके पास खुद के लिए कोई एबिलिटीज नहीं है। लेकिन गिल्ली की बाकी लड़कियों ने ये पकड़ लिया और जिसके बाद वो उसे कोने में लेके गए और उसे खर्चा पानी दे रही है। वो उसे कहती है कि साला तुम्हें आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और तुम पहले ही गिल्ली लीडर को सेड्यूस करने लगी। सायो के बहुत ज्यादा बुरे हालात थे, उसका मुंह पूरा सूज चुका था। बाद में तुम्हें लोगों को बता दूं कि जब ये लोग गेम के अंदर सॉरी लॉग आउट करते हैं, लॉगिन करते हैं मतलब, तो रियल बॉडी की सो रही है लेकिन ये दर्द महसूस होता है ब्रेन वेव्स की मदद से। हालांकि रियल बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं रहेगा लेकिन दर्द एकदम करारा महसूस होगा। सायो लोगों से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जिस पे वो लोग आगे से कहते हैं हमें तो ना मोतिया बिंद हो चुका है, हमें कुछ दिखा ही कहा देता, हम तुम्हें काफी टाइम से बोल रहे थे कि ये सब ना कर ना कर, इसके बावजूद तुम माने नहीं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे तुम्हारी चमड़ियां धुलना ही पड़ेगा। इसके बाद वो तीनों मिलकर उसे खर्चा पानी देती हैं। तो दूर से ये सब कुछ देख रहा था वो मन के अंदर सोचता है कि सायो के साथ ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खैर वुमेन के गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद तुम उम्मीद क्या कर सकते हो। वो हम लोगों को बताता है कि उसके पास कई सारी पावरफुल स्किल्स पड़ी हुई हैं जो वो यहाँ पे सायो को दे सकता है, लेकिन वो देगा नहीं। वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम एंजॉय करो मैं तो चला। जिसके बाद वो यहाँ पे बस 5 मीटर दूर से एक पैर के नीचे को जाता है जहाँ पे सीक्रेट पोर्टल था और वहीं पे साइड में सायो की पिटाई हो रही थी जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मुझे नाम और दर्द हो रहा है भाई मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो लोग उसे सूते और धोते रहते हैं, ये कहते हुए कि मर जाओगी रिस्पॉन्ड तो दोबारा होगी ना टाउन के अंदर, तब हम तुम्हें दोबारा सूतेंगे। मैंने बोला था तुम्हें बुरा लगेगा, अब बुरा लग रहा होगा तुम्हें, पता नहीं इसके साथ आगे क्या क्या होगा। हम लोग फेक को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर गया हुआ था जो उसे डायरेक्ट यहाँ पे ओरिजिनल टाउन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। इसके बारे में ज्यादा प्लेयर्स को पता ही नहीं है, बेसिकली अभी तक ये अननोन ही है, कोई नहीं जानता इसके बारे में सिवाय फैंग को छोड़ के। हालांकि ये टेलीपोर्टेशन गेट फ्री नहीं है, पहली बार में तुम्हें 500 दिन देने पड़ेंगे, दूसरी बार में 1000, तीसरी बार में 2000 और चौथी बार में 4000। बेसिकली काउंटिंग इफेक्ट इस पे लगता है, इसलिए कई सारे लोग इसे इग्नोर ही करते हैं। फैंग हम लोगों को बताता है कि वो ओरिजिनल टाउन इसलिए जा रहा है क्योंकि समय के साथ साथ छोटे मोटे टाउन हॉल्स यहाँ पे इवॉल्व होकर एक हाई लेवल के एरिया के अंदर बदल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर आते रहते हैं और वो बॉस के अंदर बदल जाते हैं। जैसे ही टाउन यहाँ पे इवॉल्व होता है और ऑफ कोर्स ट्रेजर भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं और कुछ हिडन के अंदर बदल जाते हैं, इसलिए शायद से वहाँ पे ईसन गॉड स्लैट हो सकता है, हो गया वहीं पे कोऑर्डिनेशन के हिसाब से। इसके बाद फैंग टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करता है और 500 दिन फूक के इनिशियल गेट के अंदर आ जाता है। वो फैंग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे तो लगा ये पूरी जगह वीरानी होगी, लेकिन यहाँ पे तो कई सारे लोग हैं और खासकर यहाँ पे बूढ़े लोग ही हैं। इसके बाद फैंग जब थोड़ा सा बाहर जा रहा था तब उसकी नजर यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर पड़ती है जो सिटीजनशिप को यहाँ पे मदद करे थे लेवल अप करने में और उसे लेवल 3 तक ले आए थे। वहाँ पे बुढ़िया को यहाँ पे कम से कम 72 दिन का लाइफ स्पैन मिला था जो कि यहाँ पे आपस में बंटना था, इसलिए वो दोनों यहाँ पे बुढ़िया से कहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दे तो हम लोग चले जाए। लेकिन बुढ़िया आगे से कहते तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बुजुर्ग की इस तरीके से मदद करते हुए पैसा मांगते हो तुम लोग। इसमें वो लोग कहते हैं मेरी माता तो पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम लोगों ने जब टीम अप किया था तो फिर लाइफ स्पैन जो यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर बदला था वो सब तुम्हारी साइड पे चला गया है, तुमको कोई भी हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, बस हमारा एक्सपीरियंस पॉइंट और लाइफ हमें वापस कर दो, हम लोग चले जाएंगे। और ये तो शुरुआत में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था ना। लेकिन बुढ़िया को ये बात समझ में नहीं आती, वो आगे से कहती कौन सा एग्रीमेंट, कहां तुम लोगों को शर्म नहीं आती मुझे सी बुढ़िया से यहाँ पे इस तरीके से पैसे मांगते हुए बेशरम। जिस पे वो लोग अभी भी गुस्से में नहीं थे, वो काफी अच्छे से समझा रहे थे कि दादी आप समझ नहीं रही हैं, हम लोगों ने आपकी मदद की है फ्री में और ऊपर से जो लाइफ स्पैन गिरा है वो हमारी मेहनत की वजह से गिरा है और हम लोग आपका हिस्सा भी नहीं मांग रहे हैं, बस हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। और अगर आप लाइफ स्पैन को यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं मिलेंगे और आप लेवल अप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुढ़िया नहीं मान रही थी, वो आगे से कहती है मुझे हाथ ना लगाना, नहीं हाथ तोड़ दूंगी, तुम्हारे किसी को बुला लूंगी मैं। इसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि ये लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं, बुलाओ बचाओ, गिल्ड वालों को बुलाने लगती है। लेकिन तभी एक पीछे से हाथ आता है जो उसे उठा के टाउन के बाहर लेके जाता है। इसके बाद फैंग अपने पास से निकालता और बुढ़िया के अंदर देख भाग और यहाँ पे बुढ़िया का खेल पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या, इसको कौन खींच के लेके गया। तभी फैंग उन लोगों से कहता है कि इसके लाइफ स्पैन को तुम लोग उठा लो और आपस में शेयर कर लो। इस पे वो लोग आगे से कहते हैं कुछ ज्यादा ही माल है। जिसके बाद वो लोग फैंग से कहते हैं शुक्रिया मदद करने के लिए, मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कौन है। तो फैंग आगे से कहता है तुम लोग कुछ भी ना जानो, माल उठाओ और तुरंत भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई ना देना मुझे। फैंग आगे से कहता है ड्रीम सैंड रिवर, ये गिल्ड काफी ज्यादा पावरफुल गिल्ड हुआ करता था और इसका ओरिजिन यहाँ पे डार्क मून टाउन से हुआ था। फैंग हम लोगों को बताता है कि जब ये गिल्ड पहली बार बना था तो फिर चैरिटेबल गिल्ड था, बेसिकली यहाँ पे लोगों की मदद करता था गेम के अंदर सर्वाइव करने को और कई सारे लोगों को फ्री में लाइफ स्पैन देता था ताकि कोई भी लोग ना मरे। इसके बाद इसको यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली यानी कि मान्यता मिली और इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। हालांकि नंबर्स के मामले में यानी कि तादाद मामले में जितने ज्यादा मेंबर्स इस गिल्ड के अंदर थे उतने किसी भी गिल्ड के अंदर नहीं थे। इसलिए फैंग इस गिल्ड को काफी ज्यादा पसंद करता है क्योंकि इस एपोकलिप्स के टाइम पे लोगों को यहाँ पे इस गिल्ड जैसे लोगों की जरूरत है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।